गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एफएसएम चालू करेंगे। सीएम में मैंने आपको पहले कराया था, चैप्टर 1 कराया था। आज एफएसएम का पहला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड किया, लेटेस्ट वाला है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, तो अगर आप कुछ पुरानी भी होगी तो वो भी चलेगी, ठीक है। पर फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंस्टीट्यूट की साइट से। इसमें ये पहला चैप्टर है, ये करेंगे आज। नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। तो आ जाइए इंट्रोडक्शन में पहले तो ये फाइनेंस की डेफिनेशन देगा, मीनिंग क्या होता है फाइनेंस का। फिर ये बिजनेस फाइनेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। फिर ये देगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेशन, ठीक है। फिर की डेफिनेशन नाम से एक और दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। किस किस ने बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन दी थी, अलग अलग प्रोफेसर्स वगैरह की, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बताएगा, अलग अलग प्रोफेसर्स की। फिर कैपिटल बस्टिंग क्या होता है वगैरह, तो ये करेंगे अभी। इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है फाइनेंस का। फाइनेंस इज द बैकबोन of any business. It helps in defining the feasible area of operation for any type of business activities. Therefore, it is the foundation for any strategic planning. It may also be defined as an art or as a science of managing money. Finance function is the uh, procurement of funds and their effective utilization of in business concern. ठीक है। फंड्स प्रोक्योर किए मतलब कि इक्विटी से किए हैं या डेट से किए हैं, ठीक है। ये दो पॉपुलर होते हैं, इनसे ही होता है वैसे मेनली, इक्विटी से किए हैं या फिर डेट से किए हैं। तो उसको जैसे मान लीजिए 100 रुपये अपन ने प्रोक्योर किए, या फिर तो इक्विटी से या फिर डेट से, उसको अपनी यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं कि अपने फिक्स्ड एसेट खरीदने में कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने अपना क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल खरीदने में कर रहे हैं, और अदर चीज़ें हो सकती है। तो अपने को इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, मतलब फिक्स्ड एसेट से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या फिर अपने को रॉ मटेरियल खरीदने ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उन पैसों से। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो ये ऑथर्स की डेफिनेशन है ना, जो ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है, उनको एक बार आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। मैं पढ़ाऊँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। आपको एक बार इसको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि एमसीक्यू आ जाता है कि ये मतलब इसमें ना कोई भी जैसे ये साइंस ऑन स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एज द सिस्टम दैट इंक्लूड्स द सर्कुलेशन ऑफ मनी, द ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, ऐसे ना लाइन लिखी हुई है। तो उसमें पूछा हुआ ये डेफिनेशन किसने दी है, तो उसमें से एक का आंसर ही होगा वेबस्टर। सो आपको वो चूज करना होगा ना, तो इसलिए आपको ढंग से पढ़ के जाना। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पहले तो अपन ने फाइनेंस की पढ़ी, अब है बिजनेस फाइनेंस की। द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस इज मनी, ठीक है। मनी के बिना तो चलता नहीं कुछ। Efficient financial planning, budgeting, financial forecasting, cash management, credit administration, investment analysis, and fund procurement of the business are important for sustainable development of business organization. क्योंकि अगर आप ढंग से प्रिक्योरमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगी बिजनेस की इन द प्रेजेंट डायनामिक ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, अपन ने फाइनेंस देखा, फिर अपन ने देखा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फिर अभी अपने बता रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जो मेन चैप्टर का है, जो मेन चैप्टर में यूज है, क्योंकि उसमें नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो अपने को यही मेन चीज़ है समझ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है। द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड by different experts.
It is concerned with the efficient use of an important economic resources, namely capital funds. ठीक है, सोलोमन ने कराया ये, ठीक है, ये काफी बड़ा ऑथर था. It is concerned with the efficient use of an important it is concerned with the efficient use of an important economic resources, namely capital fund. मतलब कैपिटल फंड को आप कैसे अच्छी तरह यूज करते हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उससे कंसर्न करते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह आप अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करते हो. इकोनॉमिकली रिसोर्सेज को यूज करना वही होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये सब अलग अलग दी हुई है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जो मोटा मोटा मतलब होता है ना, इज ब्रॉडली कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फंड्स. आप फंड रेज करोगे, ठीक है, क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट ऑफ द बिजनेस. वैल्यू कैसे होगी, यूटिलाइज, ये जो फंड रेज किया ना इसको यूटिलाइज करोगे, ठीक है, और उससे एसेट खरीदोगे. ठीक है, क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, एफिशिएंटली एलोकेट करोगे. तो मेनली क्या होता है, फंड रेज करोगे इफेक्टिवली, सबसे जो मिनिमम कॉस्ट वाली चीज होती है उससे फंड रेज करोगे और इन्वेस्ट उसमें करोगे जिससे सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न मिले. इट इज स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न. ठीक है, of a firm by taking proper decision in utilizing the funds. In other words, raising the funds should involve minimum cost और bring and to bring maximum return. ये मेन इसका क्रक्स है, ये वाली यहाँ से लाइन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब था. ठीक है, अब ये की डेफिनेशन दी हुई है, ये ऊपर वाली है बिजनेस फाइनेंस, या पढ़ लेना, कुछ है नहीं. बिजनेस फाइनेंस जो अलग अलग दी है वो ढंग से पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू जो अगर पूछा जाएगा ना डेफिनेशन पे, तो बस इन्हीं पे पूछा जाएगा, ये जिन्होंने दी हुई अलग अलग एक्सपर्ट्स वगैरह दी हुई है ना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा, तो ये इनकी ढंग से पढ़ लिया. अब कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग ये नया कॉन्सेप्ट है एकदम, आपने 11th-12th कहीं पे भी नहीं पढ़ा हुआ है. कैपिटल बस्टिंग अगर मैं आपको लेमन टाइप में बताऊँ ना, तो क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है या फिर पैसा नहीं भी पड़ा, आप ये मान लो कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, उसमें था, उसको लिखते थे प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट किसी ने आपको दिया, मतलब कि ऑफर किया कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं. उसमें रिक्वायर्ड जो कैपिटल था ना आपकी तरफ से जो इन्वेस्ट करना था, वो था 100 रुपये. ठीक है, इससे जो रिटर्न आना था ना, रिटर्न लेट से अपने कहते हैं कि आफ्टर टैक्स वगैरह सब काट के, अपने एक्सपेंसेस काट के जो नेट रिटर्न आ रहा था आफ्टर टैक्स, वो था 16%. सही है, और ये जो 100 रुपये को रेज करने के लिए जो पैसे लगने हैं ना, 100 रुपये को रेज करने के लिए जो पैसे लगने, मार्केट से रेज करोगे या फिर इक्विटी में करो या किसी में करो, उसकी जो रेज करने के पैसे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं जिसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये चाहे तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, इसको की डिनोट करते हैं, और ये हो सकता है केडी. ठीक है, तो कोई दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बहुत ही हो सकते हैं. तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ना इस फंड की, ये थी 15. तो अब ये एक्सेप्ट करना चाहिए. तो आप ये देखो कि अपने को रिटर्न मिल रही है 16%, अपने को रेज करने के लिए लग रहे 15%, तो करनी चाहिए 1% का एक्सेस है. ठीक है, पर यही अगर ये 16 होता और ये 17 होता, तो अब तो गेन नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, क्योंकि हर साल आप 17 रुपये दोगे. रेज किया आपने, इंटरेस्ट मान लो रेज किए, डेट किए, तो 17 रुपये हर साल जाएंगे और 16 रुपये हर साल आएंगे. तो ये तो हर साल 1 रुपये अपने पॉकेट से जा रहा है. ठीक है, तो फिर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट को जब भी एक्सेप्ट करेंगे जब ये 17 ज़्यादा दे रहा हो, 18 दे रहा होगा. ठीक है, इसको करने के लिए एनपीवी निकालते हैं, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं सर. ठीक है, ये जो डिटेल में ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये सब और डिटेल में ना अगले चैप्टर में सीखोगे. कैपिटल बस्टिंग नाम से चैप्टर है अगला, उसमें ये डिटेल होगा, फुल डिटेल में होगा ये कि कैपिटल बस्टिंग कैसे करते हैं वगैरह.
तो ये डेफिनेशन ना सही नहीं है और इधर लिखा भी हुआ है सेकंड चैप्टर में अच्छे से कवर किया जाएगा। वैसे ये है कि इफेक्ट एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये ढंग से नहीं लिखी हुई डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड एंड ग्रीन लॉ, लॉन्ग टर्म रिटर्न, नहीं ये सही से नहीं लिखी हुई, आपको मैंने मतलब सिखा दिया। इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना आप, ये जो दी हुई है इन्होंने, पर ये डेफिनेशन सही से नहीं लिखी हुई विद, क्योंकि इसमें लिखा विद एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली, वैसे तो कैपिटल फंड होगा इधर, कैपिटल फंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? जो मैंने आपको इधर ये बताया ना, ये एक तरीके से इसकी डेफिनेशन है। जब आप इसको मतलब क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो ये चीजें देख लेना उसमें है कि नहीं, तो वो डेफिनेशन में आ जाएगा, उसको टिक कर दो। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? ठीक है, ये एक डिसीजन लेना होता है अपने को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू द डिसीजन मेड बाय द इन्वेस्टर, ठीक है, और द टॉप लेवल मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ फंड टू बी डिप्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फंड रेज किया, उसके बाद जो फंड रेज कर लिया अपन ने, फंड रेज करने के बाद अपने को जो आगे इसको यूटिलाइज करना है ना, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। मतलब कि फिक्स एसेट में करना है, कैपिटल इन्वेंट्रीज में करना है, रॉ मटेरियल्स में करना है, या फिर किसी और के एसेट्स खरीदी करना है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू द डिटरमिनेशन ऑफ वेयर, व्हेन, how how much capital to spend, debt to acquire, capital to spend and or debt to acquire in pursuit of making profit। मतलब कि फिक्स एसेट आया तो इससे अपने को कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, यही अपन शेयर्स में किया तो उससे कितना अपने को रिटर्न मिल सकता है, वो चीज़ की बात कर रही है। मैक्सिमम रिटर्न आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, ये होता है कि आप कहाँ से रेज कर रहे हो फंड, अपने को मिनिमम कॉस्ट के साथ रिटर्न, सॉरी, रेज करना होता है फंड, और जो मैक्सिमम के साथ अपने को, मैक्सिमम रिटर्न वाले के साथ अपने को इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मिनिमम के साथ अपने को यूटिलाइज रेज करना होता है फंड, और यूटिलाइज करना होता है मैक्सिमम रिटर्न के साथ। तो मिनिमम क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन आ रहा था, फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इक्विटी सोर्स हो गया, डेट सोर्स हो गया, एंड द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स। दो तरीके के फंड होते हैं। अगर 12 साल से ज़्यादा का है, मतलब 12 महीने से ज़्यादा का है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का है, तो लॉन्ग टर्म हो गया, और 1 महीने 12 साल से, सॉरी, 12 महीने से कम का है और 1 साल से कम का है, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। इफ हम कैन रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस आइदर थ्रू शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में आगे डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और इसमें इक्विटी हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस ये थ्रू शेयर होल्डर फंड के। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, कहाँ पे आप यूटिलाइज करते हो। फाइनेंशियल डिसीजन क्या, कैसे आप रेज करते हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In modern times, we cannot imagine a world without the use of money. In fact, money is the lifeblood of business. तो ये इसको मार कर लिया, एमसीक्यू हो जाता है इसमें। ये लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का। क्या होता है? फाइनेंस, मनी। मनी लाइफ ब्लड होती है, मतलब मनी के बिना नहीं चल सकता बिजनेस। तो इसका यूज याद रखना, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस का मतलब मनी। ठीक है, तो एमसीक्यू आ जाएगा कि लाइफ ब्लड किसको कहते हैं, मनी को कहते हैं क्या, या फिर इट इज ट्रू कि मनी लाइफ ब्लड है बिजनेस की, तो ट्रू है। Because all our economic activities are carried out through the use of money. For carrying out for carrying on the business, we need to resources which are pulled in the terms of money. It is used for obtaining physical and material resources for carrying out the productive activities and business operation, affect affect sales, pay compensation to supplier and resources, physical as well as monetary. Hence, financial management considered as an organic function of a business, and her and has rightly become a important one। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मनी के बिना काम कैसे चलेगा। अगर मान लो पेमेंट करनी है अपने को सप्लायर्स को, तो मनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट करनी है किसी ऑफिस एसेट की, तो मनी चाहिए।
ठीक है, बेचेंगे तो उनसे पैसा आएगा, मनी में ही आएगा, तो मनी बिना तो काम नहीं चल सकता कभी भी। Finance is an essential and indispensable part of any organization. It is difficult for organization, whether profit making or otherwise, to sustain themselves long without proper finance. ठीक है, फाइनेंस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। Not just that, the efficient management of these financial resources is essential to sustain and viable in long run. ठीक है, अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। फाइनेंस आपने जो रेज किया वो इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं होगा, तो जो रिटर्न रेज हुई है वो होगी 12% के हिसाब से। अपन ने जो रिटर्न जो मिली है अपने को वो 12% के हिसाब से मिलेगी, और जो रेज की है फंड अपन ने वो 20% के हिसाब से की, तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। कभी आप पे नहीं कर पाओगे, डिफॉल्ट होंगे और डंपिंग बंद हो जाएगी। A group of experts define financial management as simply the task of providing funds needed by the business or enterprises on terms that the most of the favorable on किस टर्म पे लेना होता है, मोस्ट फेवरेबल मिनिमम पे रेज करेंगे, that are most favorable in the light of its objective. The approach is concerned almost exclusively with the procurement of funds, could be could be widened to include the instruments, institutions, practices through which funds are raised. It also covered the legal and accounting relationship between a company and its resource of fund. Financial management is certainly broader than procurement of fund, क्योंकि इसमें utilization भी आता है ना। Financial management is a strategic planning, organizing, directing, controlling of financial undertaking in an organization. It also encompasses applying a management principle to the financial asset of an organization while also paying a significant part of its management. Financial management refers to the effective and efficient planning, organizing, directing, controlling the financial activities, processes of an organization. This includes but is not limited to fund procurement, allocation of financial resources, utilization of fund, etc. It is to be noted that ये दोनों बातें यही कह रहे हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई है, उसी को बस एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक रीड इसका तो आपको सिर्फ एक रीड करना है, सिर्फ रीड करना है इसका। तो सिर्फ ये जो चीज़ है ना, ये पहली वाली लाइन, ये वाली चीज़, इसमें से एमसीक्यू बनेगा क्या होता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट बात मैं समझ सकता हूँ, बाकी एकदम नॉर्मल एक बार रीड करोगे ओके। It is to be noted that the financial management is a persuasive and is applicable to all the forms of organization. कोई भी फॉर्म हो फाइनेंस तो चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को मनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को मनी चाहिए, तो मनी चाहिए, फाइनेंस आया, फाइनेंस तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके साथ ही आ जाएगा। Business organization, education organization, religious organization, so on so forth. In nutshell, wherever the finance is involved, financial management is crucial for effective planning, procurement, and utilization of funds. वही सेम बात, बस ये कह रहा है कि सारी फॉर्म्स हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहिए पार्टनरशिप हो, चाहे कुछ हो। Thus, the financial management is related not only for the fundraising but encompasses a wider perspective of managing the finance for the company effectively. ठीक है, सिर्फ फंड रेजिंग से नहीं होता, उसको मैनेज भी करना होना चाहिए। अब ऐसे तो कुछ भी रेज कर लोगे आप और उसको छोड़ दोगे, वो कैसे भी यूटिलाइज हो रहा है समझ लो। इफेक्टिवली आपको उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, एफिशिएंटली उसको आपको रेज करना है कि जिससे कंपनी का सबसे कम खर्च हो। In the developed states of a capital market, raising fund is not a problem. The real problem is to put the capital resource to efficient use. Through effective financial planning, the financial organization, financial control, financial organization and financial control, ये तीन चीजों की बात करें, financial planning, financial organization और financial control, to deal with this task like ensuring that the availability of fund, allowing them for different uses, ठीक है, managing them and investing funds, controlling cost, forecasting financial requirement, कि मतलब कि फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए, तो उसी हिसाब से अभी रेज कर लेंगे तो हो जाएगा सही से। अगर अभी इंटरेस्ट रेट्स कम चल रहा होगा तो डूइंग प्रॉफिट प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, असेसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा होती है ना, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, तो उसी हिसाब से फाइनेंस भी रेज करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है ना, उसको तीन इंक्लूड करते हैं हमें, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और एक और होता है
इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, हाँ 3 हो गए ना ये। चलो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी में दिक्कत होती है, रेस तो कर लेंगे फंड, पर अपने को ये देखना है कि जितने पे रेस किया उससे ज़्यादा पे इन्वेस्ट करेंगे हमने। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर वैल्यू क्रिएशन। तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। Ordinary means utilization of money for the profit or return. This could be done by creating physical assets with the money, or carrying on the business, or purchasing shares or debenture of the company. मतलब ये तो एक तरीके से इन्होंने एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कुछ और भी कर सकते हो आप, पर ये एक तरीके से एग्जांपल है कि आप या फिर एसेट खरीद लो, या फिर कोई और बिजनेस चालू कर सकते हो आप, या फिर परचेजिंग ऑफ शेयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट नेसेसिटी इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो है ही, अपने थोड़ी पता कि इतना रिटर्न मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही क्या नहीं। Investment necessarily involves uncertainty and are therefore quite risky within a firm. A finance manager decides that in which activity resources of the firm need to be channelized. For example, a marketing manager may like to have a new showroom. ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर तो चाहिए नया शोरूम हो। या प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए मशीन, और या फिर पर्सनल मैनेजर को क्या चाहिएगा, हायर वेजेस और सैलरी फॉर द लेबर एंड स्टाफ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। टॉप मैनेजमेंट में लाइक टू for a top management may like to foray into new areas। मतलब कि नई चीजें चालू करते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहले अब आईटीसी है, वो टबैको के गुड्स बनाती थी, अब उसने उसको आगे जाके उसमें भी करना है, क्या बोलते हैं, एफएमसीजी में। तो ये वाला अब आईटीसी ने ये डिसीजन लिया कि नए अपने उसमें जाते हैं, मार्केट में नए एरिया में जाते हैं, एफएमसीजी में जाते हैं। तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है ना। बिजनेस न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस और टेरिटरी नेशनल, और अपने ये भी कर सकते हैं कि अभी नेशनल थे, अभी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया। और पोस्ट लॉन्च मतलब कि सोचा है कि नया लॉन्च करेंगे न्यू प्रोडक्ट का। अब जैसे टबैको के अंदर ही कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एफएमसीजी के अंदर ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, with the aim of increasing the profit or capturing a lion's share। lion's share मतलब कि बड़ा शेयर in the industry will trigger the needs for investment। In view of this, investment decision becomes significant। It is to be noted that the financial management investment decision leads to the capital busting। तो ये कैपिटल बस्टिंग होता है, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट का अपने सोचते हैं ना, तो कैपिटल बस्टिंग है। कैपिटल बस्टिंग अपने करते हैं कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कितना अपने को उस कैपिटल पे रिटर्न मिले, और कितना रेजिंग में अपना खर्चा आया, जो भी नेट हुआ उसे एनपीवी कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर वो पॉजिटिव है तो लेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे इसको, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। In other words, investment decisions are concerned with the question whether the adding to capital asset today will increase the revenue of tomorrow to cover cost. Thus, investment decisions are commitment of money, resources at different time in expectation of economic रिटर्न इन फ्यूचर डेट्स। ये ऐसे डेट्स वगैरह की, टाइम वगैरह की बात कर रहे हैं। जब कैपिटल बस्टिंग होता है ना, तो कैपिटल बस्टिंग कभी भी मतलब जरूरी नहीं कि वो 1 साल का ही हो, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट 1 साल का ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए अगर इधर लिखा हो 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 10 ईयर्स में आपको हर साल जो एक्सपेंसेस काट कूट के, मतलब जितने भी खर्चे वगैरह आपके काट कूट के आपको मिलेंगे 10 रुपये पर ईयर, 10 साल तक, ठीक है। और इसमें आज अपने रुपये लगेंगे 100 रुपये, आज की कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। तो अपने पता क्या करेंगे, और एट द एंड ऑफ द जो ये होगा प्रोजेक्ट, अपना शायद कि 100 रुपये वापस में मिल सकते हैं, इसमें मानते 100 रुपये वापस में मिल जाते हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल ही लगा दो। पर ज़्यादा मशीनरी होती है तो इसका कुछ नहीं मिलता, 5 5 रुपये मानते हैं अपना वापस मिलेगा, ठीक है। 10 + 10 ऐसे करते 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 10 साल के बाद लास्ट का जो 10वां साल होगा उसमें 15 हो गया, 15, ठीक है। ये वाला 5, इसमें जो 5 की बात की है 5 जोड़ के, ठीक है। पहले 9 साल 10 10, फिर 10वें साल 15। तो अब क्या होता है कैपिटल बस्टिंग में, क्या होता है
ये जो 10 10 10 15 15 है ना, 10 10 10 10 लास्ट में 15, कैपिटल वेस्टिंग आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। मतलब आज के जो पैसे है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कल के पैसे से, ठीक है, ये हमेशा होता है। तो अब ये कह रहे 1 साल बाद 10 रुपया मिलेगा, 2 साल बाद 10 रुपया मिलेगा, ऐसे 90 साल तक 10 रुपये मिलेगा और 10वें साल में 15 रुपये मिलेगा। तो उसकी 15 वैल्यू आज के लिए उसकी वैल्यू 15 रुपये नहीं है, क्योंकि वो 15 साल बाद 10 साल बाद अपने 15 रुपये मिलेगा, ठीक है, आज उसकी वैल्यू 15 नहीं हो सकती। तो अपने क्या करते हैं, अपने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिक्वायर्ड रिटर्न होता है, जैसे वर्ड सिनोनिमस होते हैं, मतलब कि इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं आप, पर इनका सबका अलग डिफरेंट मीनिंग होता है। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो होता है रेजिंग के लिए, रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब होता है कि अपने को कितनी रिटर्न चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर अपन ने इधर से रेज नहीं किया होता, मतलब अगर ये चीज नहीं की होती तो अपने को कितना रिटर्न मिल सकता था, ऐसे नहीं, ये अलग अलग चीजें होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी होता है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो चैप्टर में आएगा, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो इनमें से किसी भी जो दिया होगा ना आपको, उस पर अपने इनको डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंट रेट निकल जाता है, डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है, 1/1 + r, जैसे डिस्काउंटिंग रेट निकल जाता है, जैसे 1 + 0.10 है मान लीजिए, अपना डिस्काउंटिंग रेट, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 0.909, ठीक है। अब एक जो 10 रुपये है ना वो 1 साल बाद मिल रहा है, तो इसको इंटू इससे कर देंगे, तो ये आज की वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, इसको ये कहते हैं। तो ये आज की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 10 रुपये से कम आएगी, क्योंकि मैंने बताया ना 1 साल बाद जो वैल्यू है ना वो आज 10 रुपये नहीं माना जाएगी उसे, क्योंकि कम मानी जाएगी, डिस्काउंटिंग लगती है, टाइम वैल्यू मनी कहते हैं इसको। तो अपन ऐसे ही करते करते ना 10 सालों का अपने कैश फ्लोज है ना उसको डिस्काउंट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी, और जितना अपने को अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जितना अपने को खर्चा लगा है कैपिटल रेज करने के लिए, आज ये मतलब कि ये रहा 100 रुपये ना, जितनी अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होता है एनपीवी का मतलब, पीवी ऑफ आउटफ्लो, ये बाद में आना था, पीवी ऑफ इनफ्लो करना था मुझे, इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ गई, और नेगेटिव है तो नहीं करेंगे। तो ये पीवी ऑफ आउटफ्लो जो है वो तो हमें दी हुई है 100 रुपये जिस पे रेज की है, और पीवी ऑफ इनफ्लो जो है ये, इनको अगर आप करते जाओ ना, क्या देखो ये ऐसे क्यों करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो अपने को दी हुई, ठीक है, मान लीजिए 10% दी हुई है, जो ये अपन ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करना था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 100 रुपये जो है ना, 100 रुपये रेज कर लिए 10% की कॉस्ट में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 10% से अपने ना ये इसको डिस्काउंटिंग वो रेट मान लेंगे, और इससे ना अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर बना लेंगे 10 साल का, और इससे अपने ना कैश फ्लोज को पीवी कर लेंगे। तो अब क्या है कि ये 100 रुपये है ना, ये पीवी ऑफ आउटफ्लो तो दिए ही हुए अपने को, क्योंकि अपन ने इस 10% की कॉस्ट पे, 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अपने 100 रुपये रेज कर लिया, और इसी 10% से अपन ने कैश फ्लोज भी वो कर लिए पीवी, ठीक है। इधर आ जाएगा मान लीजिए 102 रुपये, ये पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा, किस रेट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट पे। तो अब इस पे अपने को पता चल जाएगा एनपीवी की 2 रुपये अपनी आ गई। अभी इसका मैं आपको ये बताता हूँ, इस ये कैसे आया, इसका जो करक्स है ना ये है कि 10% अपना उन्होंने रेट लिया था, 10% की कॉस्ट पे किया था। अब 10% पे अपन ने 100 रुपये पे हर साल 10 रुपये देते जाएंगे, और जब अपन ने पीवी किया ना इसका, तो इससे दो आए, मतलब कि अपन ने 10% ज्यादा कमा रहे हैं, 10% से ज्यादा अपने कैश फ्लोज आ रहे हैं हर साल के, जब उसको पीवी किया ना इसलिए वो 102 आया। अगर ऐसा होता ना कि अपने 10% से कम कराते, कम कमाते, मान लीजिए कैश फ्लो ये 10 की जगह 8 आता, तो इसका मतलब कि अपने 10% से कम करा रहे हैं, तो ये 102 की जगह आता 98, और इधर माइनस हो जाता 100, तो ये नेगेटिव आ जाता 2 रुपये। तो ये होता अब नेट एनपीवी की माइनस हो, तो इसलिए फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको आईआरआर आपने सुना नहीं होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है,
अगर आप किसी सब्जेक्ट का IRR निकाल लो, ठीक है, IRR मान लीजिए 15% आ गया, और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है कि कितनी है, 10% मान लीजिए रेज करने का, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, 5% ज़्यादा है। ये होता है मेन। ऊपर रह गया अपना, यहाँ तक हो गया था। कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री में कर सकते हैं। होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ए मटेरियल इज अनअवॉइडेबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ए बिजनेस, द एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉक कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्टॉक खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, नहीं वैसे तो स्टॉक ही मानेंगे इसको, इन्वेंट्री की बात कर रहा है। इन्वेंट्री खरीदने में अपन ने जो पैसा लगाया, ट्रेडिंग मारने करते हैं अपने, ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अपने ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको खरीदेंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, in this case the firm makes investment decision on in the order to strengthen its market power, the return on such investment will not be immediate, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि अपने कोई तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होती है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो ये इसलिए कह रहा है कि उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा कभी भी, बस ये मार्केट शेयर में करने के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि एक तरीके से मॉडर्न टाइप में चेंज करना है अपनी फॉर्म को। इन दिस केस द फॉर्म डिसाइड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, बेटर टेक्नोलॉजी होगी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वंस, ठीक है, मॉडर्न होगी ना। पहले जैसे मान लीजिए कि अपने यूज़ करते थे मशीन जो कि सेमी ऑटोमेटिक थी, अब अपने ऑटोमेटिक लिए, तो मॉडर्न होगी। और ठीक है, द ओल्ड वन फॉर द सेक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस, इसको याद रखना आपको। कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस, इसका जो दूसरा मतलब नाम है ना, कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और मॉडर्नाइजेशन तो सभी वो याद रहेगा, पर कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको। तो वही क्वेश्चन आ सकता है किसको कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस कहते हैं, तो आपको उसमें चूज करना होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन को कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस कहते हैं। इन्वेस्टमेंट न्यू बिजनेस, in this case, the firm decided to start a new business, diversify into new lines of the production for which a new set of machines are to be purchased. इसे कहते हैं investment new business. Replacement investment. In this category, the firms take decision about the replacement of worn out or obsolete asset by new ones. ठीक है, ये normal, ये एक और important आ गया। Expansion investment हो गया ना। In this case, the firm decides to expand the productive capacity for the expansion investment. In this case, the firm decides to expand the productive capacity for existing products, thus grows further in the uni direction. This type of investment is also called capital widening, मतलब कि वाइड करना, बढ़ाना, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नई नई जगह पे आपने करना, एक्सपैंड इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात कर दी ना, फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग नहीं होता तो इसमें आ ही जाता ना इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस, सेट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस और डिवर्सिफाई इनटू न्यू लाइन, ठीक है, तो ऊपर में आ जाता। पर अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको बढ़ाने का तो एक्सपेंशन होगा ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दी, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन डिसीजन है, तो ये यूनिट डायरेक्शन में होता है, और इसको कैपिटल वाइंडिंग भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनकम्बस वाइड एंड कॉम्प्लेक्स मैटर इन्वॉल्विंग द फ्लोइंग। कैपिटल बस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मैंने बता ही दिया आपको। मेजरिंग रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट एसेट, लिक्विडिटी एंड करंट एसेट। करंट एसेट्स आपको पता है, स्टॉक्स, डेटर्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट वो जो होता है। और लिक्विडिटी को क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो एसेट है ना, अपने उसको कितनी जल्दी बेच के कैश में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कैश ही लिक्विडिटी होती है, कि अपने कितनी जल्दी कैश में एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैश से अपने कितनी जल्दी अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको पे कर सकते हैं, उसको लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व बिजनेस फेलियर एंड रियूनाइजेशन बाय और हायर और लीज ऑफ एन एसेट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए ये चीजें इंक्लूड करता है।
फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना जो अपना, उस पर कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर उसको डिटरमाइन करते हैं। द थ्री की फैक्टर्स एंड दैट इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर एज अंडर। ठीक है, इन्वेस्ट एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल आउटलेज मतलब कि करना, estimation of capital outlays and the future earning of a proposed project, focusing on the task of value engineering and market forecasting, availability of a capital and consideration of cost of capital, focusing on attending the financial analysis, attention on financial analysis, a set of standard by which to select a project for implementation and maximizing the return. Therefrom, focusing attention on logics and arithmetic. As mentioned, that the investment decision mainly focus on capital expenditure decision. Capital expenditure के revenue को नहीं मानते investment decision. In view of this, it is imperative to have a discussion on the mentioned topic. अच्छा, कैपिटल बस्टिंग जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग एक ही बात है, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द प्लानिंग प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग of the long-term investment, that whether the project are fruitful for the business and will provide the required return in the future year or not। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था ना, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अपना चेक करते हैं ना, तो वो है ये और नॉट। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, कभी 100 करोड़ की जरूरत है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए कैपिटल बस्टिंग करके देखते हैं कि उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। So, huge amount of funds. So before doing such expenditure in capital, the companies need to assure themselves that the spending will be bring profit in the business. Capital budgeting is a decision making process where a company plans and determines any long term capex whose return in terms of cash flows are expected to receive beyond a year। अब मैंने आपको बताया था कि 10 साल का है मान लीजिए या 15 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होगा कि कैश फ्लोज होंगे, कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, और कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। दोनों जो नेट निकलेगा उसको पीवी करेंगे, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके। तो अब क्या होगा कि अगर एनपीवी आ जाता है, मतलब कि पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आती है, एक्सेप्ट करें नेगेटिव में आती है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो वही उतार का है। Capital budgeting is a decision-making process where a company plans and determines long-term capex whose return in terms of cash flow are expected to receive beyond a year। एक ईयर से ज़्यादा वाली जो होती है ना कैपेक्स करने की, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की, जिसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, कैपेक्स उसको कहते हैं। अगर वो एक साल से ज़्यादा के लिए, तो अपने इसमें कैपिटल बस्टिंग करते हैं और चेक करते हैं कि वो ठीक है क्या नहीं। ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इंक्लूड एक्सपेंशन, एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट, न्यू प्रोडक्ट, R&D हो गया, मेजर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हो गया, और वेलफेयर इन्वेस्टमेंट हो गया, इतने तरीके के होते हैं। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन मेकिंग रिमेन्स इन The capital busting decision making remains in understanding whether the project and investment area are worth the funding of the cash through capitalization structure of the company, debt से करना है, इक्विटी से करना है, रिटेन अर्निंग से करना है और नोट। मतलब ये कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने कर रहे हैं ना उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो किससे करना है, डेट से करना है, इक्विटी से करना है, या फिर रिटेन अर्निंग से करना है। हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है कैपिटल बस्टिंग में, हमेशा हाई रिस्क होता है, क्योंकि फ्यूचर का एस्टिमेट लगाते हैं ना अपने अपने को पता थोड़ी है। लार्ज प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड, कह रहा हूँ ना, एस्टिमेट बेस पे होता है ना, तो अपना पक्का नहीं होता, तो एस्टिमेटेड होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड बिटवीन लॉन्ग टाइम पीरियड बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द एस्टिमेटेड रिटर्न। अब क्या है कि इक्विपमेंट होता है ना, उस पर इन्वेस्टमेंट तो कर दिया 100 करोड़ का, आज अभी कर दिया, ठीक है, और जिसका रिटर्न है ना मान लो 30 साल से आना चालू हुआ, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, आज से 30 साल के बाद,
थर्ड ईयर आज से तीसरे साल जो होगा ना उसके एंड में अपने गाने स्टार्ट होगा, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स ईयर में, ऐसे जाते जाते मान लीजिए 20th ईयर तक चलेगा ये। और इसमें ऐसे मिलते जाएंगे, मान लीजिए कभी 1 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 50 करोड़, ऐसे मिलते मिलते। तो अपने क्या करेंगे, इनका पीवी करेंगे। तो वही वो कह रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आज होगी, पर रिटर्न जो एस्टिमेट किए अपने वो बहुत साल, बहुत आगे सालों के लिए होता है। और इसके बारे में मेन कैपिटल इन्वेस्टिंग नहीं सीखोगे। Investment decision have thus become the most important area in the decision making process of a company. Such decisions are essentially made after evaluating the different proposals. एक ही प्रोजेक्ट में तो बहुत प्रोजेक्ट होते हैं, सबको कंपेयर किया जाता है, जिसकी एनएवी सबसे ज़्यादा होती है। पहली बात, जिसकी पॉजिटिव हुई उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो मान लो पॉजिटिव बहुत सारा हो गया, ये तो जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मान लो कि 10 साल का एक प्रोजेक्ट, एक 15 का है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि फर्क आएगा ना। तो उसको कंपेयर करते ई एन ए वी से, इक्विवेलेंट एन ए वी बनाते हैं उसकी। और उसको कैसे करते हैं, एन ए वी होता है ना, एन ए वी जो निकला, एन ए वी जो निकला ना, उसको डिवाइड कर देंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब कि मान लीजिए डिस्काउंट रेट जो है ना, अब डिस्काउंट रेट क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, रिक्वायर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको, मतलब जैसे डिस्काउंटिंग करो उसे डिस्काउंट रेट बोलते हैं। आप चाहें तो आप उसके लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हो, या फिर रिक्वायर्ड रेट यूज कर रहे हो, या जो मर्जी यूज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहे हो कुछ भी। तो अपने इधर मान लेते हैं डिस्काउंटिंग रेट जो है ना वो 10% है। इससे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर बनाना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे बनता है, 1/1 + R से डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाता है। ये 1 साल का बन जाता है। ठीक है, ऐसे 2 3 4 ऐसे करते जाओगे ना, तो अब 1/1.1 आता है ना, या आर की जगह इसको पुट कर दोगे। इसको अगर आप कैलकुलेटर में करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 0.90 अप्रोक्स, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे करते जाओगे ना, तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाएगा। ये एक ही साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाएगा। अगला कुछ 8 9 ऐसे कुछ होगा, मतलब कि ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। उन सबको आप जब टोटल लगाओगे ना, जैसे मान लो ये था 10 साल का प्रोजेक्ट, इसका टोटल आया कुछ 5 पॉइंट कुछ 4 आया, और इसका टोटल आया कुछ 6.8। तो अब क्या है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। 1/1 + 10 को करते जाओगे ना, इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू, तो वो आएगा। ठीक है, ये कैपिटल बस्टिंग में आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, इधर सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो इसको करते जाओगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। अब क्या होगा कि जो एन ए वी है ना, उसको इस डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइड कर देगा, तो जो आंसर आएगा ना वो ई एन ए वी होगा, इक्विवेलेंट होगा। एग्जैक्ट और कैपिटल बस्टिंग में करेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्रपोजल होता है विद रेफरेंस टू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, projection of the company. The choice helps achieve the long term objective of the company. सर्वाइवल, ग्रोथ, यही ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के। प्रिजर्वेटिंग मार्केट शेयर, अब क्या है कि 10% ही था, उसको प्रिजर्व रखना है अपने को, 10 ही रखना है, या फिर ज़्यादा हो जाए तो और भी बढ़िया है, पर 10 से कभी कम ना हो। रिटेन लीडरशिप इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग डिसीजन, अभी अपन ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सीखा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया कहाँ पे लगाएंगे पैसा, फाइनेंशियल डिसीजन हो गया कहाँ से लेंगे पैसा, डेट लेंगे, इक्विटी लेंगे, ठीक है, रिटेन अर्निंग यूज करेंगे, लोन को यूज करेंगे। ठीक है, इन पर डिपेंड करता है। ये तीनों डेट है, सॉरी ये वाला डेट है, ये दोनों इक्विटी है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। कौन सा शेयर होल्डर्स को पसंद है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो कंट्रोल नहीं खोना चाहते, तो वो डेट ही करेंगे, वरना वो इक्विटी कर लेंगे। ऐसे अलग अलग होता है, चॉइसेस पे होता है। मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर होगा, उसी चॉइसेस पे। Determine the best capital structure, financing decision
और फाइनेंसिंग डिसीजन इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वंस टेकन। अब आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, मैंने कोई प्रोजेक्ट था, 10 प्रोजेक्ट थे, उसमें से एक प्रोजेक्ट चूज किया मैंने, प्रोजेक्ट बी नाम से, उसमें 100 करोड़ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अब मेरे को सोचना है कि ये 100 करोड़ कहाँ से रेज करना है, ठीक है। A look at the balance sheet of a company shows its source of long-term finance. How much fund it has procured from equity shareholders. मैंने इक्विटी से कितना रेज किया हुआ है, बैलेंस शीट में देखिए वो। प्राइवेट शेयर होल्डर से कितना रेज किया हुआ है, वेंचर होल्डर से कितना किया हुआ है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक से कितना किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे किया हुआ है। एग्जांपल इसका ले सकते हैं एनबीएफसी, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एफडीआई रूल्स है जो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने जो पढ़ा हुआ। Financing decisions are concerned with the determination of how much fund to procure from the various avenues available, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा, कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन कि हाउ मच फंड किससे प्रोक्योर करना है। वेरियस एवेन्यूज का मतलब इक्विटी, वही डेट इक्विटी, लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो या फिर बैंक से ले लो या किसी से ले लो। अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं, रिलेटिव से लेते हैं जो अपने। फाइनेंसिंग मिक्स कहते हैं इसको, और कैपिटल स्ट्रक्चर। लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन द सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। Capital structure is essentially concerned with how the firm decides to divide its cash flows into two broad components. Fixed component that is impacted to meet the obligation towards the debt capital, ठीक है, and a residual component that belongs to equity shareholders. ये पी चंद्रा ने दिया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना एमसीक्यू के लिए, सॉरी एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन ऐसे इसमें से कोई भी वर्ड उठा के, मतलब वर्ड एकदम ऐसे छोटा वर्ड नहीं देगा, पूरी एक लाइन देगा, उसके बाद पूछे ये डेफिनेशन किसने दी थी। नहीं, कम आते हैं क्वेश्चन, पर आने के चांसेस होते हैं, तो एक बार रीड करोगे तो चलेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर टू द अमाउंट ऑफ डेट इक्विटी एम्प्लॉयड बाय ए फर्म टू फंड इट्स ऑपरेशंस, फाइनेंस इट्स एसेट्स। A firm's capital structure is typically expressed as a debt to equity or debt to capital ratio. डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं पता क्या वो, डेट डिवाइड बाई इक्विटी, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, यार पड़ा हुआ। ये कभी मोर देन 2 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 2 या उससे कम चलता है ये, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता ये। From a technical perspective, the capital structure is the careful balance between equity and debt. जो आपको दस्ता मतलब कि डेट से एक ऑब्लिगेशन रेज हो जाती है, इक्विटी में क्या है, जो बचेगा वो पैसा देते जाएंगे। पर डेट का क्या है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, अपने को इतना देना है, तो वो एक तरीके ऑब्लिगेशन हो जाती है देने की। तो अगर डिस्ट्रेस आ गया, अगर कुछ भी आ गया, तो वो दिक्कत करेगा फ्यूचर में। दैट अ बिजनेस यूजेस टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशन का मतलब वर्किंग कैपिटल मान लो आप, वर्किंग कैपिटल फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए हो गई, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ठीक है। तो अभी ये जो थोड़े फॉर्मूले हैं इसको हटाता हूँ। फंड क्या होता है, फंड्स होते हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड के अंदर क्या आ गया, इक्विटी आ जाएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग। अब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर का होता है, इक्विटी शेयर्स का होता है, और रिटेन अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। प्रेफरेंस शेयर भी उसमें ही आता है ओनर्स फंड के अंदर, ठीक है। और जो बोरोड फंड होता है, बोरोड फंड वो होते हैं लोन्स, ठीक है। लोन्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब ओनर होते हैं, आउटसाइडर्स मान सकते हैं आपको। इन शॉर्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्सचर ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होता है, ठीक है। फाइनेंसिंग जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो एक तरीके से वो नहीं होती, फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं मानते उसको। लॉन्ग टर्म जब भी आएगा ना, उसी को फाइनेंसिंग डिसीजन मानते हैं। Capital structure is optimum when the proportion of debt equity maximize the value of equity shares of the company. इसे wealth maximization भी कहते हैं, ठीक है। Maximize the value of equity share of the company, मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है ना, एमपीएस है जो कंपनी की इक्विटी शेयर का, वो जब मैक्स पे पहुंच जाएगा ना, तो उसका होता है कि ये डेट और इक्विटी का जो मिक्सचर है ना, वो परफेक्ट है।
कोई बेस्ट है। तो इसलिए कह रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। In lesson 3 we would study in detail how the change in capital structure can impact the valuation of firm। चैप्टर 3 में सीखेंगे। चैप्टर 3 में बात करेंगे। अभी तो क्या है, ईपीएस वगैरह सिखाएंगे ये आपको मेनली। लीवरेज वगैरह की डेट अगर रखोगे तो उससे फाइनेंशियल लीवरेज होता है। ठीक है। अगर वो लोग इक्विटी लोगे तो उससे ईपीएस कम हो जाएगा क्योंकि फिर नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। ईपीएस आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये मैं स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिख रहा हूँ। अगर प्रेफरेंस शेयर है ना, तो प्रेफरेंस शेयर जो अगर कम्युनिटी वाले हैं या कोई भी अपन ने अगर उनके लिए अनाउंस करते हैं डिविडेंड, तो वो पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना अपने अर्निंग के अंदर, मतलब पी एंड एल के अंदर, वो अवेलेबल होता है शेयर होल्डर का, सिक्योरिटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी वालों के पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। ठीक है। उसे डिवाइड करोगे तो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है। ये क्या हो जाता है, फिर गिर जाता है अगर आप नए इक्विटी शेयर इशू कर देते हो। और अगर डेट यूज करते हो तो ये रहता है, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर उतना ही है। उससे बस वो एक डायरेक्ट चार्ज लग जाएगा और उसमें टैक्स सेविंग भी होती है। आपको टैक्स सेविंग किसी ने बताया हो तो मैं बता देता हूँ। टैक्स सेविंग का क्या मतलब होता है, कोई भी इनकम कमाते हो, टैक्स में भी पढ़ाऊंगा, कोई भी इनकम कमाते हो तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसने 100 रुपये कमाए हैं, तो 100 रुपये में से 30% टैक्स कट जाएगा। ठीक है। 70 रुपये रह जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इक्विटी लिया, आपने इक्विटी लिया तो 70 रुपये डिवाइड बाय, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इजी करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मानते, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ना, तो ये 70 रुपये क्या हुआ अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यही अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगी, डिवाइड बाय मान लीजिए 10 शेयर होल्डर है तो 7 रुपये ईपीएस आ जाएगा। ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 100 रुपये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पहले मैंने तो अर्निंग बताई थी ना, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने फाइनेंस करना था अपने प्रोजेक्ट को, आपने लिया डेट, डेट लिया तो उसमें मान लो 10 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, 10 रुपये, तो अब 90 रुपये रह गया अर्निंग। अब क्या हुआ, इस पे 30% काटो। ठीक है। 27 जाएगा, 30% काटो, 27 जाएगा। अब ये है ना, जाएगा सॉरी 27 जाएगा ना, तो 27 गया तो 70 और 63 रहेगा ना, तो ये 63 कर देगा, 63 रहेगा। अब 63 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 6.3 आ गया, 6.3 रह गया। अब क्या हुआ कि ये 10 रुपये से क्या हुआ, ये 10 रुपये से 10 नहीं करेंगे, इधर अब 5 करेंगे क्योंकि अपन ने इक्विटी शेयर से रेज किया था पहले, 5 करेंगे। तो ये इजी के लिए 10 मान लेते, उसको 20 मान लेते हैं, वो बस समझ जाओ मेन बात मेरी। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें ये जो अपने 30% टैक्स हटाया, अब इसमें ये 10 रुपये की वजह से अपना टैक्स 10 रुपये में नहीं देना पड़ा। ठीक है। 10 रुपये का अगर इंटू अपने करेंगे ना 30% से, तो ये 3 रुपये है ना, ये 3 रुपये से टैक्स बचाया है अपना। पहले इधर 27, इधर अभी 27 आ रहा था ना टैक्स, पहले इधर 30 आ रहा था, तो 3 रुपये इस इंटरेस्ट ने अपना बचाया, इसे टैक्स सेविंग कहते हैं। ये कैपिटल बस्टिंग में और ईपीएस में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इतना हार्ड नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे ना उसके जो मैं कराऊंगा, तब आप समझ आ जाएगा कि क्या होती है टैक्स सेविंग वगैरह। In business organization, financing decision today has become fully integrated with the top management. Policy formulation via capital busting, long range planning, evaluation of alternate use of funds, establishment of measurable standards of performance in financial terms. ठीक है। ऐसी बात कह रहा है। क्या अब क्या हो गया, पहले कैसे होता था। Financial decision making concerned more and more with the question as to how cost of the funds be measured.
Proposal for capital using projects to evaluate or how far the financing policy influence the cost of capital and should be corporate fund be committed or to or withheld on the certain purpose and how the expected return on the project be measured. ये लेसन 4 में आएगा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के को कैलकुलेट करना, के डी को कैलकुलेट करना. ठीक है. के आर को कैलकुलेट करना. के आर वैसे के ई होता है इजिकल टू के आर इजिकल टू के ई होता है. फिर वैक सिखाएंगे आपको. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके दो होते हैं तरीके कैलकुलेट करने के. या फिर तो बुक वैल्यू वेट से होता है या फिर मार्केट वैल्यू वेट से होता है. ठीक है. ये उसमें सीखोगे आप, कुछ है नहीं इतना, आ जाएगा. इधर से बेसिक बताया, इसमें से क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं. तो ये चैप्टर थ्योरी ज़्यादा बच्चे सब छोड़ ही जाते हैं, पर ये वीडियो लगा लो तो थ्योरी तो आपकी इतनी तो हो जाएगी पेपर में कम से कम दो, मतलब कि चार में से कम 2 में तो ऐसा डाउट हो कि इन दोनों में से क्या है. ऐसा नहीं कि चारों में डाउट है. ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न. ठीक है. of the financial decision, top management in corporate sector are more concerned with planning of source. ठीक है. ऑप्टिमम यूज क्या, जो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, अगर उसका ऑप्टिमम नहीं करेंगे ना अपने और गलत में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो एक तो फाइनेंसिंग कॉस्ट भी लग जाएगी और अपने को रिटर्न भी नहीं मिलेगा. आर मोर कंसर्न विद द प्लानिंग ऑफ सोर्स एंड यूज ऑफ फंड measuring performance. New measurement techniques utilizing computers have facilitated effective capital allocation through financing decision. Both investment decision and financial decision are jointly made an effective way of financial management. Investment decision and financing decision की बात कर रहे हैं दोनों की. एक corporate unit, no doubt. Financial management corporate, no doubt the preview of these decision is separate but they affect each other. क्योंकि इफेक्ट करते हैं. अगर फाइनेंसिंग डिसीजन सही नहीं होगा तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्टिवली कैसे होगा. फाइनेंसिंग डिसीजन अपने महंगे में कर दिया पूरा, मतलब फाइनेंस कॉस्ट मान लीजिए 16% के साथ आ गई, पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया था अपन ने, इन्वेस्टमेंट लिया था, उसकी रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब उससे रिटर्न जो मिलनी थी अपने को कैलकुलेट की थी अपन ने, वो है 15%. तो ये तो अगर नेगेटिव ही आएगा मुझे, तो अपने को ढंग से करना है, दोनों काम ढंग से करना है, दोनों की इफेक्ट पड़ेंगे एक दूसरे पे. As discussed earlier, encompass the determination of the proportion of equity capital to debt to achieve an optimal capital structure to balance the fixed and working capital requirement in the financial structure of the company. This is important area of financing decision making, aims at maximizing the return. ठीक है, maximizing the return, minimum the cost, maximize the, maximum of return. ये रूल है एक तरीके से, आपको याद रखना है. ऐसे कुछ है नहीं, इतना ही नॉर्मल है कि अपने को कोई चीज़ परचेज करनी है तो अपने कम पे करते हैं और कोई सेल करनी है तो ज़्यादा करते हैं, तो ये तो प्रॉफिट होता है. तो वही बात कह रहा है बस. ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइज द रिस्क. ठीक है. द रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस इज ए कॉमन टूल. ये आप पोर्टफोलियो में सीखोगे. रिस्क एंड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन. ठीक है. रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस इज ए कॉमन टूल फॉर इन्वेस्टमेंट and financing decision for designing an optimum capital structure of the corporate unit. It may be mentioned that the data add to the riskiness of the capital structure of a firm. This part of the financial management is the analysis of the company through earning before interest and taxes. ठीक है. EBIT की बात कर रहे हैं इधर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. और इधर ये कह रहा है रिस्कीनेस बढ़ाता है. कैसे रिस्क, इक्विटी ले लोगे ना तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा. ठीक है. पर एक तरीके से कोई वो नहीं है ये अपने के ऊपर ऑब्लिगेशन. ठीक है. एक तरीके कंट्रोल छूट जाए, वो तो जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं ना, अगर वो तैयार है कंट्रोल छोड़ने के लिए तो कोई मतलब नहीं है उस बात का. पर अगर डेट लोगे ना, डेट लोगे तो मान लो 100 करोड़ का डेट लिया तो उस पर 10% अगर देना है तो हर साल 10 रुपये आपको तैयार रखने पड़ेंगे. मतलब 10 करोड़, 100 करोड़ वाले 10 करोड़ हमेशा तैयार रखने पड़ेंगे. ठीक है. तो उसका एक डर सा हो जाता है कि मतलब कि इस बार अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कम प्रॉफिट हुआ, इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, वो चक्कर है. पर कैपिटल पर इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक तरीके से कोई रिस्कीनेस नहीं बढ़ती. अच्छा. दिस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इज एनालिसिस ऑफ कंपनी थ्रू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन. इट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जो आपको इसमें थर्ड चैप्टर में आएगा. लीवरेज कंसेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में ही आता है ये. इसमें दो होते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज,
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये दो होते हैं। फिर इन दोनों का जब इंटू कर दोगे तो वो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज बन जाता है। लीवरेज का मतलब है कि अगर कंट्रीब्यूशन या फिर सेल 10 रुपए चेंज हो रही है तो ईबीआईटी कितने रुपए चेंज होगा। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे अपने एकदम क्या बोलते डिटेल में, और इसका फॉर्मूला बताता हूँ ना। फॉर्मूला किस हिसाब से बनाया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बनता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो अभी ये मान लीजिए 1.5 आया। ठीक है, 1.5। तब ये कह रहा है कि अगर कंट्रीब्यूशन 10 रुपये चेंज हुआ ना, 10 रुपये से बढ़ा या 10 रुपये से घटा, कुछ भी हुआ, ठीक है, अभी मान के चलते कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 10 रुपये से बढ़ा तो 1.5 करो इसको, मतलब 15 रुपये से ईबीआईटी भी बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों, डिटेल में उधर बताऊंगा, पर इधर जल्दी जल्दी बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस जब आप फिक्स्ड कॉस्ट करते हो ना तो ये ईबीआईटी आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो रह जाती है फिक्स्ड, मतलब वो अगर आप सेल बढ़ाते जाओगे तो वो तो चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर इधर 10 रुपये सेल बढ़ाई, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो ही रहेगी क्योंकि वो पहले चार्ज हो गई है। 10 रुपये बढ़ेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये 10 का 10 ऐड हो जाएगा ईबीआईटी के अंदर, इसलिए 1.5 है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से अपने को कितना फायदा हो रहा है, मतलब कितना लीवरेज चेंज होगा ईबीआईटी के अंदर। वैसे डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज करें अपने, फाइनेंशियल लीवरेज, तो इसमें क्या होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईएटी। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें जो है ना, अब इसमें बताता हूँ, इसमें क्या है ईबीआईटी माइनस क्या करोगे, माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें कंपोनेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, सेल बड़ी, इंटरेस्ट होता रहेगा। एक बार पैसा रेज कर लिया फिक्स्ड कॉस्ट एक तरीके से, एक बार पैसा रेज कर लिया उसके बाद क्या चेंज है इसमें। आप अगर 1000 करोड़ की भी सेल करोगे, आपके पास अगर लोन आपने और लेना ही नहीं, उतना ही रखना है, तो वो बस आपके प्रॉफिट, आपके पहले तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो ही रहेगी, वो तो बढ़ नहीं सकती, और इंटरेस्ट कुछ भी जीरो रहेगी। मतलब जीरो ये मतलब कि ये जो कंट्रीब्यूशन जो चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ, उसकी बात हो रहा हूँ। इंक्रीज वाले कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में कोई फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, तो फिर ये सारा का सारा किधर जाएगा, सारा का सारा ईएटी में बढ़ जाएगा। इसलिए इसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं और ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। और कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईएटी। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईएटी। तो अब ये मान लीजिए 2 आ गया, तो कंट्रीब्यूशन के अगर 100 रुपये चेंज हो रहा है तो 200 रुपये से ईएटी में चेंज होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। आपको भी ये थोड़ा सा हैवी लग रहा हो क्योंकि आपने समझा नहीं है अभी, इतना कोई क्वेश्चन नहीं किए, कोई एग्जाम्पल नहीं किए। एक बार उस चैप्टर पे जाएंगे सब समझ आ जाएगा। इधर बात आई तो मैंने बताया। ठीक है, थर्ड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर फाइनेंसिंग आ गया, फिर डिविडेंड आ गया। डिविडेंड डिसीजन, द डिविडेंड डिसीजन इज अनदर मेजर एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स प्रॉफिट। ठीक है, ये एक तरीके से ये पार्ट मान लो उसका फाइनेंसिंग डिसीजन का। क्यों, मैंने आपको क्या होता था, फाइनेंशियल डिसीजन अपने या फिर इक्विटी से कर सकते हैं, या फिर अपने डेट से कर सकते हैं, या फिर अपने रिटर्न अर्निंग से कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो डिविडेंड डिसीजन होता है ना, जो डीडी लिखा जाता है शॉर्ट में, वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है रिटेन अर्निंग में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी पैसा शेयर होल्डर को, तो उससे रिटेन अर्निंग कम होती है, तो उस कम होगी तो इस कम पैसा बचेगा अपने पास रिटेन अर्निंग, जिससे अपने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो डिविडेंड डिसीजन एक तरह का फाइनेंशियल डिसीजन पे काफ़ी इफेक्ट लाता है। Dividend decision is another major area of financial management. The financial manager must decide whether the firm should distribute all its profit। ठीक है, जो भी अर्न किया है, प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ता गया, वो रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं वो रिटेन अर्निंग में जाते हैं, तो
अब क्या है, अगर सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें रिटेन नहीं फिर जाएगा नहीं, कुछ रिटेन नहीं होता है, रह जाएगा 100 रुपये, बढ़ा 100 रुपये रह जाएगा, 100 रुपये रह जाएगा। ठीक है, और रिटेन देम करते हैं, रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट ए पोर्शन, मतलब कि बहुत कर सकते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50% रिटेन अर्निंग में चल गया, या फिर 10%, ये जो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड रिटेन द बैलेंस। Theoretically, this decision should depend upon whether the company or shareholder are in the position to better utilize the fund. ठीक है, अगर कंपनी को बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन मिल रहा है तो कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब उस प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर होल्डर को on a higher rate of return on funds. However, in practice, both the dividend and tension profit are important financial signals to the market. ठीक है, अब क्या है कि मार्केट में जो शेयर की वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ रिटेन करने से नहीं बनती। आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कैसे होती है मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई से होती है मेनली तो। पर क्या है कि अगर कंपनी रेगुलरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है। ठीक है, रिटर्न मिलता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है शेयर की, तो उससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है, to earn a higher rate of return or fund. However, in practice, both the dividend and potential profit are important financial signals to market, which continuously tries to assess the future profitability and risk of a company. ठीक है, a number of the other factors like market price of the share, the trend of earning, the tax position of the shareholder, and cash flow position requirement of funds for future growth, restriction under the Company Act, etc. also play an important role in determining the dividend policy. अब क्या है कि आपने शायद पढ़ा होगा कि अपने अगर प्रॉफिट नहीं है तो 15% से ज़्यादा रिजर्व नहीं कर सकते वो, उसका कैपिटल वगैरह का, कैपिटल प्लस रिजर्व्स का जो भी होता है वो, तो कंपनी लोगों को भी ध्यान कर रखते हुए अपने को करना है। एवरेज होता था, एवरेज अगर और लॉसेज में चल रही था, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स अपने 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते, एवरेज रेट से, सॉरी एवरेज रेट जो भी निकला पिछले 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, ऐसे आपने पढ़ा होगा। The financial manager has to take decisions regarding the optimum dividend payout ratio. ठीक है, it has to also take a decision relating to the bonus issue and interim dividend. अब डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने कंपनी लॉ में। डिविडेंड दो तरीके के होता है, एक तो होता है इंटरिम और एक होता है फाइनल। फाइनल होता है शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं और रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इंटरिम डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर देता है, शेयर होल्डर का जारी नहीं होता। एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन इन द मार्केट, ये आपका एक और है चैप्टर 6, उसके अंदर सीखना आप क्या इम्पैक्ट होता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें डीडीएम अप्रोच है, गोल्डन मॉडल है, ठीक है, ये अलग मॉडल है, उससे अपने ये निकालते हैं कि डिविडेंड D1 डिवाइड बाय RE माइनस जी, इससे वैल्यूएशन हो जाती है इक्विटी की। ये सब सीखोगे आप उसमें, अभी भारी नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। It can be said that the investment financing dividend decisions are interrelated to each other. होता ही financial management concerned with all the three investment financing and dividend decision in relation to the objective of the company. Investment owner means a profitable utilization of funds. ठीक है, perfectly maximum return वाले में अपने को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर एडिंग टू द कैपिटल एसेट टुडे विल इंक्रीज द नेट वर्थ ऑफ द फर्म। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये होता है नेटवर्थ का मतलब। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग इज नेक्स्ट स्टेप इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एग्जीक्यूट करना वंस टेकन, financial decision making is concerned with the question as to how the fund requirement should be met keeping in view of their cost। ठीक है, मान लीजिए 100 करोड़ की अपन ने, मैंने जैसे पहले एग्जांपल लिया, 100 करोड़ की अपन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन का अपन ने एक तरीके से डिसीजन ले लिया है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो फाइनेंशियल डिसीजन में अपने ये लेंगे 100 करोड़ रेज कैसे करेंगे और मिनिमम कॉस्ट पे कैसे करेंगे। How far the financing policy influence cost of capital? The dividend decision is another major area of financial management. It helps the financial manager in deciding whether the firm should distribute all the profits or retain them, or distribute a portion or retain the balance. Management needs to ensure that the enough funding is available in the right time to meet the needs of the business. Hence, the making of financial policies in taking these three important decisions of business
Financing, investment, and dividend are always helpful to the management to take key corporate decision like expansion and diversification. ठीक है, और बोलिए डिसीजन क्राइटेरिया है डिपेंड अपॉन ये जो तीन डिसीजन लेने हैं ना अपने को, जो तीन डिसीजन लेने हैं, ये उनका डिसीजन क्राइटेरिया है। 50% ऑलमोस्ट 50% चैप्टर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा टाइम और लूँगा मैं, उसके बाद हो जाएगा। ए फेयर डिसीजन क्राइटेरिया शुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन decision criteria depend upon the objective to be achieved through the instrumentality of the decision making process. The main objective which a business organization pursue are maximization of return, ठीक है, and minimization of cost। जब से मैं बोल रहा हूँ एक ही बात बार the fair decision criteria should be distinguished between acceptable or unacceptable proposal and solve the problem of selection of the best alternative from amongst the various alternative available। मतलब कि प्रोजेक्ट है अलग अलग, P1 P2, तो उसमें से बेस्ट कौन सा है। फाइनेंस के लिए है इक्विटी और डेट, डेट में भी दो तीन है, D1 D2, तो उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव इसमें से चूज करना, बेस्ट अल्टरनेटिव इसमें चूज करना amongst the various alternative available in the given situation to achieve the above objectives। if fair above objective क्या है, maximize the return, ये मेन ऑब्जेक्टिव इधर लिखो, maximize the return, minimize the cost। A fair decision criteria should follow the following two fundamental principle है, इनको याद रखना। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। पहला क्या है, बिगर एंड बेटर। ठीक है, बिगर एंड बेटर। प्रिंसिपल सेकंड क्या है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू बर्ड्स इन बुश। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये बताया था, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि आज मैंने जो आपको पहले बताया था, जस्ट अभी कैपिटल बस्टिंग समझाते हुए बताया था कि आज अगर 10 रुपये है, उसकी वैल्यू कल के 10 रुपये से ज़्यादा होगी। आज जो 10 रुपये है उसकी वैल्यू 1 डे लीटर से ज़्यादा होगी हमेशा। ठीक, क्यों, इंटरेस्ट कॉस्ट की बात आ जाती है। आपने आपका वो कौन सा है, सिक्योरिटी मार्केट वाला जो है ना, आपके कैपिटल मार्केट जो चैप्टर है, कैपिटल लो, कैपिटल मार्केट लो, उसके अंदर जो अगर आपने वो किए हो तो न्यूमेरिकल्स, तो उसके अंदर आता है ना एक, क्या नाम है, ऑप्शंस वगैरह। तो ऑप्शन में बताते हैं कि अगर ये ऑप्शन मेच्योरिटी पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ऑप्शन की टाइम वैल्यू ऑफ मनी जीरो हो जाती है, अगर आपको बता किसी टीचर ने बताया होगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जीरो हो जाती है उसमें, क्योंकि वो मेच्योरिटी पे आ जाता है। मेच्योरिटी पे आता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह सब खत्म हो जाती है। ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहा है। क्या बात होगी इधर, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, जो चीज़ ज़्यादा होगी वो बढ़िया होगी, बिगर एंड बेटर। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करता हूँ आगे क्या होगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो मेन बात यही है कि बर्ड इन हैंड, अभी जो हाथ में बर्ड है वो ज़्यादा वैल्यू की होगी, जो वो ज़्यादा बड़ी होगी, ना कि दो जो बुश में है, क्योंकि अभी तक अपने को मिली नहीं है वो। ठीक है, तो जो हाथ में चीज़ है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की 10 रुपये ज़्यादा वैल्यू करते हैं कल के 10 रुपये। द फर्स्ट प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं द बिगर बेनिफिट्स आर प्रेफरेबल टू द स्मॉलर वंस। ये नॉर्मल है, ये तो सबकी पॉलिसी यही होती है। ठीक है, वेर एज द सेकंड प्रिंसिपल क्या कर देता है, अर्ली बेनिफिट्स आर प्रेफरेबल टू लेटर बेनिफिट्स। ठीक है, जो मैंने बताया टाइम वैल्यू मनी, इंटरेस्ट की बात आती है, आज 10 रुपये मिल गए, उसको आज की आज इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो कल वो 11 रुपये हो जाएंगे, मान लो 10% मिलता है एक दिन का, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, पर मान लीजिए 10% मिलता है, और वही कल आपको 10 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको आज ही इन्वेस्ट करते हैं 10 रुपये को, कल आपको मिल जाते वो 11 रुपये, पर आपको अब कल 11 रुपये मिले, कल 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको 11 मिल सकते थे अगर आज मिलता तो उसकी वैल्यू देखो, 1 रुपये का फायदा होता है, इसलिए आज जो मिलेगा उसका ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। Decision criteria and financial management can be studied under two separate heads: the criteria for investment decision and criteria for financing decision. The criteria for investment decision are mainly concerned with the planning and control of capital expenditure through budgeting process.
Following the tools of analysis पे बैक पीरियड ऐसे होता है जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट की 100 करोड़ की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 और ये 5 साल है, उसमें अपने को 10 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, ये तो पूरा ही हो गया। फिर 10 करोड़ मिले, ठीक है, 10 50 10, ये 70 हो गया, ये 20 और 10 ऐसे मिले, ठीक है। तो पे बैक पीरियड में क्या होता है कि अब क्या हुआ, 100 करोड़ है, ये पे बैक कब हुए, अपने 5 साल के अंदर पे बैक हुआ, ठीक है। अब मान लो जो 6th ईयर भी होता और इधर भी 10 होता, तो अभी अपने कहते 5 साल में पे बैक हो गया अपने को, ठीक है। और इधर है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जैसे अकाउंट्स में निकालते हैं वैसे तरीके से होता है। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड, मैंने आपको बताया था इस, अब ये जो था ना, इसका पीवी कर देंगे अपने @10%, अगर वो है अपनी डिस्काउंट रेट, अगर वो है तो 10%, तो ये कुछ 9 आएगा, ये कुछ 40 कुछ आएगा, ऐसे कम होता जाएगा क्योंकि आज कम होती है उसकी वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू आज के लिए कम होगी, 50 ही नहीं मानी जाएगी। तो वो लेके कुछ मान लो 101 आया, तो अगर कैश फ्लो मेथड के हिसाब से एनएवी पॉजिटिव आ गई तो कर लेंगे। एग्जांपल नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वी शैल डिस्कस दीज मेथड इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन डिटेल, कहीं तो करेंगे चैप्टर 3 में, 2 में करेंगे कैपिटल बस्टिंग में। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा वो, ठीक है। पता चल गया स्लिंग कैसे होता है वो। However, the essence and the inherent spirit in these techniques are based on the logic which help in a decision making process. Both the above principle based on the assumption, other things being equal. Assumptions पे तो देखो और मेथड assumptions होती है, real reality, but in practice the decision process very much adhere to these principles, particularly in the area of capital busting. Capital busting तो देखो रियल में भी ऐसे ही होता है। Decision and determine the cost of capital in project of financing proposal. फाइनेंस कैसे होगा प्रपोजल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दीज टेक्निक्स हैव बीन फाउंडेड इन द फ्लोइंग डिसीजन रेटिंग। अब जो अपन ने अर्जेंसी देखो, द यूज ऑफ अर्जेंसी इज ट्रीटेड एज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन मैनी ऑफ द कॉर्पोरेट यूनिट्स, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट सेटअप्स। अर्जेंसी इज असेस्ड ऑन द फ्लोइंग बेसिस, it provides sufficient justification for undertaking a project, it provides immediate contribution for attainment of the objectives of the project and maximize the profit. Although urgency as a criteria lack objectivity, क्या objectivity तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, बस जल्दी करने के, being non quantifiable, yet it definitely uh, provide an ordinal ranking scale for selection of the project on preferential pre-exemption basis, ठीक है। जैसे ऐसे रैंकिंग दे देगा ये अर्जेंसी, रैंकिंग करता है 1 2 3 4, ऑर्डिनल रैंकिंग स्केल दे देगा कि कौन सा आपको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा मतलब रैंकिंग उसके हिसाब से कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए सबसे। फिर आया अपना पे बैक पीरियड, पे बैक टाइम is of essence while selecting the criteria for investment decision. The decision is taken on the basis of quickness or the payoff. मैं जैसे होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 साल तक चलेगा प्रोजेक्ट, पैसे मिलते गए, और ये मान लो कि जो 5वां साल है उस पर इतना पैसा मिल गया जिसपे अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना वो कवर कर दी इसमें, अब इसके बाद इतना सारा प्रॉफिट है, कैपिटल रिकवर हो गया अपना, करते नहीं शेयर्स में कि कैपिटल तो रिकवर हो गया, अब ऊपर जो है प्रॉफिट से वो है, ठीक है। तो ये पे बैक पीरियड है, मतलब पे बैक पीरियड अपना 5 ईयर्स है, ये मैंने एकदम सीधा बताया। हमेशा पे बैक पीरियड ऐसा नहीं होता, ऐसे मान लो कि फोर्थ ईयर में कवर हो जाता है 90% या 95%, 5th ईयर में एक्सीड कर देता है कैपिटल को, तो अपने क्या करते हैं जो फोर्थ, ऐसे फिर उसको ऐसे कैलकुलेट है 4+, अब जितने ही अपने को रिकवर करनी है और जितनी उससे रिकवर करते हैं उसको प्रोपोर्शन पीरियड निकाल लेते हैं मंथ वाइज में, वो 4.5 मंथ्स हो जाता है, ऐसे 4 years 5 months ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। पे ऑफ द इन्वेस्टमेंट, payback simply measure the time required for the cash flow from the project to return the initial investment to the firm's account. Project on the basis of this criteria having quicker payback are preferred, वो तो ही नॉर्मल बात है। Payback decision criteria does not follow the principle laid down above. Bigger the better से मतलब नहीं होता payback को, उसको बस ये देखना कि किसने सबसे पहले किया,
4 साल में, किसी ने 3 साल में कर दिया, किसी ने 4 साल में कर दिया, किसी ने 2 साल में कर दिया, तो 2 साल वाला प्रेफर किया जाएगा। बर्ड इन हैंड, ठीक है। अब प्रिंसिपल को इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो बर्ड इन हैंड को भी क्यों नहीं करता है, बिगर एंड बेटर का मतलब ही नहीं है, तो बस उसको रिकवरी से मतलब कब रिकवरी हुई है, और बर्ड इन हैंड से इसलिए मतलब नहीं कि डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड नहीं कर रहा है, एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी होता है, ये तो पे बैक पीरियड है, नॉर्मल पे बैक पीरियड है, तो ठीक है, जिसके अंदर अपने डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करते, जितना जितना मिल रहा है देख लेते कब रिकवर हो गया कल। जो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो मिले हैं ना अपने को 1 2 3 4 साल 5 6 साल, ये जितने मिले इन सबको पहले डिस्काउंट करते हैं, जो मैंने बताया ना पीवी करते हैं, उसका पीवी निकलने के बाद अपने देखते कब रिकवर हुआ, कब रिकवर हुआ। मान लो फिर 5 साल में रिकवर नहीं हुआ क्योंकि उसका कम हो जाएगी वैल्यू, वो 7वें या 6ठे साल में होगा। मान लो 6ठे साल में 95% रिकवर हो गया और 7वें साल में वो एक्सीड कर गया, तो अपने क्या करेंगे 6 ईयर पॉइंट, मान ली 6 मंथ हो गया, फिर डिवाइड करके वो जो बनता है वैसे हुआ फिर। It ignores the first principle completely as it does not take into account the cash flow after investment has been recovered. ठीक है, उसमें मतलब नहीं है। It does not satisfy entirely the second principle as it assigns zero value to the receipts subsequent to the recovery of the amount. क्योंकि अगर वो होता ना अपना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो उसमें भी डिस्काउंटेड फैक्टर लगता है, पर ये नहीं कहता। रेट ऑफ रिटर्न से मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्राइटेरिया कैसे, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। It provides another decision criteria based on the accounting records of project statement to measure the profitability as an annual percentage of a capital employed. Rate of return is arrived at the following two methods treating the income of the analysis which give different reasons. In first case, the average income generated from the investment taken after a deduction of the depreciation charges. In second case, the original cost is taken as dominator rather than the average investment. इसमें तो क्या बोलते हैं डिडक्शन और डेप्रिसिएशन करके लेते हैं अपने। सेकंड वाले में क्या करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट है ना उसको टेक कर लेते हैं। इसमें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है वैसे, एवरेज इन्वेस्टमेंट सिंपल गिव yearly rate of return. This is the biggest and better principle. This method is on biggest and better principle. The criteria can be applied either against the average investment in the year selected for study or simply against the initial cost. ठीक है। Undiscounted benefit cost ratio. It is the ratio between the aggregate benefit of the benefit and the cost of project. Benefit are taken in at the face value. The ratio may be gross भी हो सकता है और net भी हो सकता है. It is the gross when the calculated the benefit without deducting depreciation or depreciation deduct नहीं होता और net में depreciation deduct हो जाता है. Before computing the result, both the ratio gives identical ranking. Net ratio equals to the gross ratio minus 1. This ratio make it simple to calculate gross ratio then arrive at net ratio. This criteria is compatible with क्या वो करता है बिगर एंड बेटर को करता है, बट इट डज नॉट सेकंड प्रिंसिपल को नहीं करता क्योंकि ये डिस्काउंटिंग नहीं कर रहा। वेट लेटर रिसीव्ड इन प्रोजेक्ट लाइफ, वही बात लिखी हुई है, ये रीड करना बहुत बहुत है। डिस्काउंटिंग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, वो था डिस्काउंटिंग बेनिफिट कॉस्ट, अनडिस्काउंटेड बेनिफिट था, अभी डिस्काउंटेड है। तो अगर डिस्काउंटेड आएगा तो मतलब ये बर्ड इन हैंड और बर्ड इन टू बर्ड्स इन बुश को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस रेशियो मोर रिलायबल एज इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, कॉस्ट इट मे बी आल्सो भी, देखो ये जो पीवी वाली बात करता हूँ ना मैं प्रेजेंट वैल्यू, ये मान लो कि फ्यूचर में भी कोई भी पेपर हो, कोई भी आप ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर दोगे ना, उस सब में यही कॉन्सेप्ट लगता है। इस कॉन्सेप्ट को तो आप भूल नहीं सकते, ये तो एक तरीके बेस है सारी चीजें। इंडियस वगैरह भी सीखोगे ना जब आप, यस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसमें भी पीवी ये प्रेजेंट वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उनमें इतना नहीं था, ठीक है, उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं लिया था उन्होंने ये प्रेजेंट वैल्यू वगैरह की, मतलब आज की वैल्यू की ज़्यादा कीमत है वगैरह। पर जो इंडियस हो गए और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पूरा इसी बेस है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह सीखना है, ये आपका बेस बना रहे हैं अभी। Whenever received and to extend the complies with the bigger and better principle, early receipts are given more weights than the later, क्योंकि 1 फिर 0.909 हो जाता है, फिर 0.829 ऐसे जब तक कम होता जाता है। तो सबसे पहले वेट अर्ली वालों को दिया 1 दिया, फिर उससे कम दिया इसको, फिर उससे कम दिया, ऐसे चलता जाता है।
द रेशियो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड गुड क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दोनों करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये जो सबसे ज्यादा चलता है, एनएवी जिससे निकलती है। और फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो मैंने आपको बताया था, IRR इज मोर देन रिक्वायर्ड रेट, तो एक्सेप्ट कर लो। This concept is useful as a decision criteria because it reveals the fact that the value of a money is constantly declining as a rupee is received today is more value than the rupee at the end of a year. Besides, if a rupee is invested today, it will fetch a return on investment accumulate to rupee one। ये देखो, इसमें वन प्लस आई लिखा है ना, जो उसको आप वन प्लस आर भी लिख सकते हो। मैं रेट बोलता हूँ उसको, ये इंटरेस्ट बोलते हैं, एक ही बात है। आप जो भी मर्जी यूज करो, उसको डोनेशन है। एट द एट एट द एंड ऑफ द एन पीरियड, एन पीरियड मतलब कोई भी पीरियड, क्वेश्चन में 10 साल लिखा हुआ, 10 साल, 5 साल लिखा हुआ तो 5 साल, इसलिए एन पीरियड लिखा हुआ है। एंड से रुपी रिसीव एट द एंड ऑफ द एन पीरियड इज वर्थ वन। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला था, वन प्लस आर, इन्होंने लिखा हुआ वन प्लस आई लिखा हुआ बस। नाउ नाउ ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिक्वायर्स कंपैरिजन एट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विद द कॉस्ट ऑफ एसेट, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट। अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो बात लिखी हुई है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू स्टेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल, एनएवी पॉजिटिव होगी। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वुड बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 ए कैपिटल बस्टिंग में डिस्कस करेंगे। एक ही बात बार बार बोल रही है, पर पढ़ना जरूरी है। अगर इससे पढ़ लिया ना आपने, बस स्टडी मटेरियल जो है ना आपका, ये जो आपकी मॉड्यूल है, इससे पढ़ लिया ना, बस खत्म। क्योंकि जितने भी टीचर आपको मिलेंगे सारे इधर से कॉपी मारते हैं, इधर से बनती है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये यही अपना वो है, क्या बोलते हैं, सिलेबस। इसके बार पूछ नहीं सकता इंस्टीट्यूट, पूछेगा तो एमसीक्यू वाले जो वीडियो है इसमें कवर ही होगा। ठीक है, कोई भी अलग एमसीक्यू उसमें बोर्ड लिखा ही होगा। वो अगर जाना फुली तैयार हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Another offshoot of this criteria is net present value method, which is closely related to the cost benefit ratio. ठीक है, it takes into account all the income or its timing with the appropriate weights. Here, difference of present value benefits and cost is considered as against the ratio is cost benefit analysis. This criteria is useful for acceptance of projects showing positive net present value at the company's cost of capital rate. अगर cost of capital रेट जो है ना, उससे अपने डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव आ गया एनएवी तो कर लेंगे, सब नहीं आया तो नहीं करेंगे सब। इट कैन बी यूज फॉर चूजिंग बिटवीन द मैनी एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर प्रोजेक्ट वन एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोजेक्ट टू नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये कर लिया। और अगर प्रोजेक्ट वन सॉरी प्रोजेक्ट अगर टू एक्सेप्ट कर लिया तो वन नहीं कर सकते। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। बहुत सारे होते हैं उसमें, जैसे लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा हो कि म्यूचुअली इंक्लूसिव है तो सबको कर सकते हो, फिर आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। वरना जो अगर साइलेंट है क्वेश्चन, तो जो ये एक तरीके से डिफॉल्ट, एक तरीके से साइलेंस में ये मानना जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होगा, कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसको नहीं कर सकते, और इसको कर लिया तो इसको नहीं कर सकते। Considering whether the increment of investment yield a positive net present value. अब आ गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो मेनली क्या होता है, अगर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता ना आपका, पूरा बड़े वाला पेपर होता, तो उसमें क्या होता कि पूरा बड़ा क्वेश्चन आता, कैपिटल बस्टिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, आराम से 12-15 नंबर का आता। वो ऐसे इतना बड़ा कोई क्वेश्चन होता, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें लिखा होता है ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, पहले तो उसे कहते हैं स्टेप 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, उसमें आपको पता चलता कितना इन्वेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या निकालते हैं, अपने जो पीरियड है ना, कि ये इन्वेस्टमेंट रिकवर होएगी कोई 10 सालों में, तो 1 से 10 लेके अपने कैश फ्लोज निकालते, कैश फ्लो को पीवी करते। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, एन ए वी निकालते। एन ए वी, ये जो पीवी किया हुआ है इसको माइनस, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो कॉस्ट है वो माइनस करते। पॉजिटिव है, ओके। इतना बड़ा ये क्वेश्चन होता पूरा बड़ा, ऐसे पूरा 1.5 पेज है।
और आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो वैसे हो सकते हैं कि एक साथ पूछ ले चार वाले, एक डाटा दिया होगी, नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन इससे सोल्व करने हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था उसकी क्लास में कॉस्टिंग की। अब आगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ वाइडली यूज्ड क्रिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्राइटेरिया ये फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट टेक्स इंटरेस्ट फैक्टर इनटू अकाउंट। इंटरेस्ट फैक्टर को अकाउंट लेता है, पहले तो अपने सीधा सीधा वैल्यूज में कर रहे हैं, अब इंटरेस्ट फैक्टर हुआ है, अगर आईआरआर ज़्यादा है रिक्वायर्ड रिटर्न से तो एक्सेप्ट कर लेंगे। Interest into it is known as the marginal efficiency of capital or rate of return over cost. It stipulates the rate of discount which will equal the present value of net benefit with the cost of project. This method is set by both the principal and would be evaluated by capital busting से related है। सपोज कैपिटल बस्टिंग में सीखेंगे, इधर बस एक तरीके से क्राइटेरिया है तो अपने पढ़ लिया। Capital structure of a corporate unit contain two important parameters: the owner's capital, known as equity, and the debt, which represents the interest on debenture holder in the asset of the company. The factor responsible for inclusion of the debt in the capital structure of the company are tax saving। ठीक है, मेनली टैक्स सेविंग के लिए होता है, मैं बताता हूँ जो आपको easier to sell। ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड सर्विसेज। फ्लोटेशन कॉस्ट और सर्विसेज का मतलब होता है कि रेज करने के लिए पैसा कम, मतलब कम लगता है पैसा। इक्विटी को रेज करने के प्रोस्पेक्टस वगैरह करना पड़ता है, इनको रेज करने के लिए थोड़ा कम पैसा लगता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है फ्लोटेशन कॉस्ट और सर्विस के लिए इसमें कम पैसा लगता है। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एडवांटेज ऑफ लीवरेज। लीवरेज में फाइनेंशियल लीवरेज होता है, कंबाइंड लीवरेज भी आ गया। ठीक है, नो डिल्यूशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं होती। डाइल्यूट का मतलब कि कंट्रोल बढ़ जाता है। इक्विटी नया इशू हुआ और कंट्रोल जो कंसंट्रेटेड था कुछ फ्यू शेयर होल्डर के बीच में, वो और वाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबल लॉस ऑफ कंट्रोल, वही बात। लॉजिकल टू कंसोलिडेट एंड logical to consolidate and fund short term indebtedness of any bond issue by a bond issue। ठीक है, advantage in the inflationary trend for raising interest rate, improving the, ये क्या कह रहे हैं, एडवांटेज इन्फ्लेशन होगा ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट, बोरो का इंटरेस्ट रेट जो आज है ना वो 10 साल पहले से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल बात है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसे मान लो 20 साल के लिए बॉन्ड इशू किया तो जो उस टाइम के रेट के हिसाब से इशू कर दिया होगा, और इन्फ्लेशन आएगा, बॉन्ड का रेट जो लोन का रेट है वो बढ़ जाएगा। पर आपने बॉन्ड तो 10% के रेट पे इशू किया हुआ था, पर 15 साल बाद वो हो गया 20% पे, तो आपका तो फायदा हो रहा है कि आपको 10% पे पैसा मिला हुआ है, जो अगर आप रेज करते हो 20% में मिलता, तो उसका बेनिफिट उठा रहा है। देर इज नो अल्टरनेटिव there is no alternative for a capital to company to equity finances to meet the requirement for the fund. That can be raised by the company only on an adequate equity base, which serve as a cushion for debt financing. The study of effect of leverage of the is the main focus point to determine the best mix of debt and equity source of fund। जो मैंने बताया वो सेम बात इधर लिखी हुई है, बस एक्सप्लेन की हुई है। It is therefore desire to consider this criteria for financing decision in relation to the leverage and in relation to leverage and cost of capital। Financing decision, investment decision, financing decision और dividend decision इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे। वैसे यहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चालू होगी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर है। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वो आ जाए कि जो करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटी है, उनको कैसे करना होता है मैनेजमेंट। और जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसमें आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, ये भी सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, ये सेकंड है, ये शायद सिक्स्थ है, ऐसा मतलब चैप्टर के नाम याद नहीं, नंबर याद नहीं है मेरे को। ये चारों के चारों चैप्टर हैं, और एक है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये भी चैप्टर है, सारे करेंगे। ये जो थीम आती है डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सीधी बात है, इंपॉर्टेंट है।
वैल्यू ऑफ फर्म, रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है, ये मेनली पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। पोर्टफोलियो नाम से एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब कि हार्ड नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूले याद करने औखे होते हैं इसमें। वो आपने किया नहीं, वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ऐसे होता है, गलत होना बहुत ज्यादा ऐसे, स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसा साइन होता था, ठीक है, मीन का साइन होता था, ऐसे निकालते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न दी होती थी बहुत सारी, उसका सब सिग्मा करते थे, डिवाइड बाय एन करते थे, डिवाइड बाय एन, तो वो मीन आ जाता था, वो सब वही इसमें होता है पोर्टफोलियो चैप्टर। सबसे कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है वाला आपका जो वो है ना, एसएम, वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, ये तो बहुत बढ़िया। उसमें वो अलग अलग स्ट्रेटेजी टाइप में कि आपने अगर सुना हो कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क, बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें, ये इन्वेस्टर डिवर्सिफिकेशन, एक्विजिशंस, ऐसे ये सब एसएम का पार्ट है। ये थोड़ा बोरिंग है, पर वो स्कोरिंग ज़्यादा होता है आसानी से, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता। इसमें अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपके लिए आसान है, और अगर आपने नहीं समझा तो आपके लिए हार्ड रहेगा पेपर, क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चन, तो वो एक बार आपने रीड कर लिया ना, रीड ही करना, याद नहीं करना, एक बार रीड कर लिया ना तो मान लो हो गया, उस पेपर में हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते पेपर में। मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, पेपर में उस लेवल के नहीं पूछा जाएगा, पर अपने तरीके से अपने पूरी तैयारी करके जाएंगे, अच्छे नंबर लेके आना। फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें भी मेरे 70 नंबर आए थे, सीएमए में 73 आए थे, इसमें 70 आए थे मैंने, ठीक है, तो मैंने बिना कोचिंग के जब इतने लिया है तो आप मेरे से जा ला ही सकते हो। तो इस बार का टारगेट यही है अपना कि अपने 70 जा लेंगे, 70+ स्कोर करेंगे। Financial decision incur different degree of risk. An investor decision to invest in risk-free government bonds, RF कहते हैं इसको, डिनोट RF होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह, वो रिस्क फ्री माना जाता है। Has the less risk as interest rate is known and the risk of default is very less, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। On the other hand, an investor would incur more risk if he decided to invest in shares, रिस्क होता है सबसे ज़्यादा, as a return not certain. However, the investor can accept a lower return from the government bond, वो भी है, क्योंकि लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है, लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक, हायर फ्रॉम द शेयर्स, ठीक है, द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मूव इन टेंडम, द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, द फ्लोइंग, ये शो कर रहा है, ये जो है ना ये चीज, ये रिटर्न का है, ये रिस्क का है, यहाँ पे रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम को डिनोट कैसे करते हैं, आर एम माइनस आर, ये जो होता है ये रिस्क प्रीमियम होता है, बीटा भी इधर आ जाता है, पर ये मार्केट रिस्क प्रीमियम आ गया तो बीटा हट जाएगा, ये होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री तो बता ही दिया इसको, आर एफ, ये जब सी ए पी एम करोगे ना, उसमें होती है इसकी थ्योरी, एक करके एक वो दिया था इसने, सी ए पी एम, आर एफ माइनस आर एफ, ये पोर्टफोलियो में ही आएगा, अरे यार, बीटा, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए होता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न, आर ई सी भी कहते हैं इसको। I discussed earlier, a finance manager has to take various types of decision: investment, financing, dividend. A finance manager
टेक दीज डिसीजन इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये मेन होता है इसका, वेल्थ मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मैक्सिमाइज की होती है स्टेक होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, उसमें शेयर होल्डर्स भी आ गए। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, मार्केट एमपीएस बढ़ जाएगा जब referred in market price of the share. The finance manager should be known as to what are the factors that which may affect the market price of the share. The various decisions will be taken in the light of these factors. Otherwise, any attempt to achieve the objective of maximization of market price may not be achieved. The finance cannot avoid the risk. Although altogether तो कभी रिस्क वो ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। अवॉइड तो हो ही नहीं सकता कभी भी। रिटर्न चाहिए तो कोई रिस्क तो होगा ही कि यहाँ से थोड़ा कम हो गया, या फिर रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किए, मतलब कि 10 रुपये एक्सपेक्ट किए, तो वो उसका कम होने के चांसेस, वो होता है रिस्क, ठीक है। उसके बढ़ने के चांसेस, वो भी होता है रिस्क, ठीक है। इंडिया में या फिर मतलब नॉर्मल सेंस में जो लोग है ना, वो ये रिस्क को सिर्फ डाउनवर्ड मानते हैं, पर रिस्क सिर्फ डाउनवर्ड नहीं होता, अपवर्ड भी रिस्क ही माना जाता है, ठीक है। तो रिस्क को एक तरीके से बोलते हैं, जो एक्सपेक्ट किया है ना, अपन ने एक्सपेक्ट किया जो, उससे डेविएशन हो गया। मतलब 10 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने, पर अपने को मिला 11 रुपये, या फिर अपने को 9 रुपये। जो एक्सपेक्टेशन थी ना अपनी, उससे चेंज हो गया ना, उससे डेविएशन हुआ। डेविएशन को एक तरीके से, डेविएशन को अपने रिस्क बोलते हैं। पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली बता दें। A finance manager cannot avoid the risk also, ठीक है ना। he cannot take decision considering return aspects only. रिस्क तो होता ही है। Usually return from an investment increase, the risk associated with also increase. अगर रिटर्न इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। In an attempt to increase the return, now we will have to undertake greater degree of risk also. Therefore the finance manager is often required to trade off. रिस्क उतना ही ले सकते हैं अपने जितना अपने सहन कर सकते हैं, जितनी अपनी औकात है। अगर इसको थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो, और रिटर्न भी फिर उस हिसाब से अपने सोचना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि रिटर्न 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 मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, पर रिस्क कितना ज़्यादा होगा कि अपने जो सहन नहीं कर सकते, तो वो गलत हो जाएगा। तो ट्रेड ऑफ चाहिए, बिटवीन बैलेंस चाहिए अपने, बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। एट टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन, द फाइनेंशियल मैनेजर, एट टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन, financial manager tries to achieve the proper balance between the consideration of risk and return associated with the various financial management decisions, maximize the market value of the firm. A particular combination of risk and return where both are optimized may be known as risk return trade-off. At this level of risk return, the market price of the share are maximized. यहाँ से ये important है। The figure below demonstrates the relationship between the market value, firm return, risk on one hand and financial decision on the other. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिसीजन है, फिर रिटर्न और रिस्क के बीच में ट्रेड ऑफ करके जो बैलेंस आया, ट्रेड ऑफ, वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज करता है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। लिक्विडिटी क्या होती है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में है, इनको तो करना ही है। फिर उसके बाद कॉस्टिंग एंड रिस्क आ जाएगा, ये इतना कोई है नहीं हार्ड। और फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी अपने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट ये करेंगे। फिर ईवी है, और इसके बाद एम वी आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला है। और फिर ये फिर ऐसे ही है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। और चैप्टर बस ये लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज है।
Okay. लिक्विडिटी करेंगे। अब लिक्विडिटी इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट डिफाइंड एज एन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। लिक्विडिटी में वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको रीड कर लेंगे। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है एक तरीके से कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री, ये तीन चीज़ें होती है लिक्विडिटी। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाया वो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अपने कैसे मीट कर सकते हैं अपने ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, कितनी जल्दी अपने इनको रियलाइज़ कर सकते हैं, एसेट्स को कितनी जल्दी अपने रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेच के, और कितनी जल्दी अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका सकते हैं। तो लिक्विडिटी हर एक कंपनी को मेंटेन रखनी पड़ती है अपनी, कि कोई भी अगर बिजनेस की ऑब्लिगेशन आई तो उसको मीट कर पाएंगे अपन। तो आप पढ़ते हैं लिक्विडिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट ए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। इट शोज द क्विकनेस विद विच ए बिजनेस कैन कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू कैश टू पे what it owes in near future, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोलमन वॉइस भाई, ठीक है, इट मेजर्स ए कंपनीज एबिलिटी टू मीट द एक्सपेक्टेड एज वेल एज अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। जो मान लीजिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो भी एकदम से आ गई कॉन्टीजेंट, तो उसको भी मीट कर सकता है। और जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी, पहले से अपने जानते नहीं थे, उनको भी मीट कर सकता है। और जो अपने पहले जानते हैं उनको भी मीट कर सकता है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैश टू एक्सपेंड एसेट्स का मतलब है कि यूज़ करना, रिड्यूस इट्स लाइबिलिटी, cover up any operating losses. Liquidity is an as a decision criterion is wider used in the financial management, is used for managing liquid resources or current assets or near cash assets so as to enhance the effectiveness with which they are utilized with a view to minimize cost. It also focuses on attention on the availability of the fund. Enhance the liquidity enables a corporate body to have more funds from the market. लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, उसको चेक किया जाता है। वाइल यूजिंग द लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरियन द मैनेजमेंट मेक यूज ऑफ द रेशियो। दे गिव ए बर्ड आई व्यू ऑफ द करंट लिक्विडिटी पोजीशन और द शॉर्टेज देयर ऑफ ए कंपनी विल लाइक टू हैव लिक्विड रिसोर्सेज फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज एज ए पेक्यूनरी मेजर्स। पेक्यूनरी मेजर का मतलब होता है मॉनेटरी होता है मॉनेटरी का मतलब होता है पेक्यूनरी मेजर फॉर स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज। द स्पेकुलेटिव मतलब कि एक जो स्पेकुलेशन, अगर आपने कभी सुना हो, शेयर होता है इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है ना, वेजर वगैरह टाइप ना, कि इतना बढ़ जाएगा इतना घट जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हमने। द मैनेजमेंट टूवर्ड्स दीज ट्रांजेक्शन मोटिव, पेक्यूनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लोअर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एग्जाम्पल ये हुआ इन द मार्केट, इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी असेस थ्रू द यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिक्विडिटी रेशियो होता है करंट एसेट divided by current liability. Liquidity should provide an insight into the present capital solvency, cash solvency. Cash solvency of a firm, its ability to remain solvent in the event of claimants. Current ratio, which is the ratio of current asset to current liability, is widely used both by the corporate units to judge the ability to discharge short-term liability covering the period up to 1 year. The interpretation of current ratio is that higher the ratio, greater is the ability to firm to pay its bills. Current ratio की बात करते हुए, nevertheless it is crude ratio and does not take into account the difference among the different category of assets. For example, inventory may not be turned into cash as quickly as account receivables, ठीक है। तो कई बार सुपर क्विक रेशियो होता है, जो सुपर क्विक, तो उसके लिए इन्वेंट्री उठाए थे हमें। The main difficulty that arises is treating the
inventory as quick item. In that, unless one has ensured that the quality and condition and marketability of inventory, it may be impossible to turn it into cash immediately at the estimated value. Therefore, to assess quick liquidity position, inventory is excluded while calculating quick ratio. The ingredients of the current assets while computing quick ratio are cash, marketable securities received beside cash. The other two items are near cash and very short notice can easily be converted into cash. Therefore, for taking a financial decision, particularly assessing the cash position of the company and ability to discharge the current obligation, quick ratio is frequently relied upon. Nevertheless, the main shortcoming of quick ratio is that it ignores the inventory and concentrate on cash, marketable security, on receivables in relation to the current obligation. Although inventory is also a basic input in current ratio, without which the company decision process cannot be complete. सुपर क्विक भी होता है एक, ठीक है, उसमें तो सिर्फ एक तरीके से जो एकदम ही हाई लेवल की कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको लेते हैं. फिर क्विक, सुपर क्विक होता है, क्विक होता है, करंट होता है, और भी बहुत रेशियो होते हैं. अभी तक तो इतने ही बोल रहे हैं. लिक्विडिटी रेशियो enables a company to assess net working capital. Working capital is denoted by the combination of current asset or current liability of a company. For calculation of net working capital, current asset minus current liability working capital होता है. We deduct net working capital, we deduct current liability from the current asset. Having done so, we are left with the ready money in our hand to meet the day-to-day needs of the business. If we still wants to know as to how much is available with the company per rupee of sales, then the net working capital is divided by net working capital divided by sales कर देंगे तो आ जाए. Tailor-made measurement can be devised for calculating liquidity ratio in a different situation. For example, a principle of liquidity can be extended to study liquidity of receivables on inventory separately to enable the executive to take decision about the collection period, bills payable availability. Liquidity of receivables is assessed through the average collection period, ACP. Tell us the average number of days. देखो, एक तो ACP होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड भी होता है, ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियोज होते हैं, ठीक है. ये इसमें नहीं आएगा, ये आपके जो मेन है ना, इसमें से एक तरीके से आपको क्या बोलते हैं ऊपर से बताया गया है कि क्या क्या रेशियो होते हैं. जो मेनली आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं वगैरह वो आएंगे आपके CMA में. एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर आएंगे, ठीक है. इधर सिर्फ उनकी एक तरीके से उनके नाम बता रखे हैं, तो इधर आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं. सिर्फ नाम है, पेपर में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें CMA में इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके अंदर एग्जैक्टली बताया हुआ है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है. रिसीवेबल असेस थ्रू द एवरेज कलेक्शन पीरियड. रिसीवेबल कैसे होता है, एवरेज कलेक्शन की कितनी टाइम में कलेक्ट हो जाता है, एवरेज कलेक्शन, ठीक है. ACP टेल अस द एवरेज नंबर ऑफ डेज रिसीवेबल आर आउटस्टैंडिंग. एवरेज टाइम ए बिल टेक्स टू कन्वर्ट इनटू कैश. द इनवर्स टू दिस रेशियो इज receivable turnover ratio, ठीक है. Either the two ratio can be used as both depict the slowness of recovery, but the reading are different, ठीक है. इन दोनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है, इस रेशियो को और इस रेशियो. For financial decision and to use the liquidity as a criterion for average collection period ratio and recovery turnover ratio is used to take the corrective steps to maintain the optimum liquidity position for the company at the given time to avoid risk for losing goodwill and chance of bankruptcy. The ratio in short reveals the following results. क्या करता है ये ratios? Average collection period और receivable turnover ratio क्या होता है? Too low an average collection period may suggest excessive restricted credit policy of the company. मतलब कि कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है. और टू हाई एन एवरेज कलेक्शन में इंडिकेट टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी. मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड का तो मतलब ये है कि बहुत कम अपने क्रेडिट पीरियड देते हैं, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सख्त है उन्हें.
और लिबरल का मतलब हो गया कि लाइट है कि यार कभी भी दे जाना, तो उसकी वजह से फिर टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, कलेक्शन पीरियड ज़्यादा हो जाता है. A large number of receivers may remain due and outstanding, resulting in less profit and more chances of bad debts. ठीक है, इसकी वजह लिबरल होने की वजह से. Average collection period and receivable turnover ratio should be compared to the average age of account payable. अब ये उधर था रिसीवेबल का, ये पेबल का आ गया. Average collection period receivable turnover ratio should be compared to the average age of account payable or account payable turnover ratio. Through the adequate liquidity could be maintained by accelerating collection and deferring payments. Yet this has its own limitation and drawbacks. It affects the credit standing of the company in the business and banking circles. In the same spirit, decisions are made to maintain a proper inventory level in the company. For the purpose, it becomes essential to assess the liquidity of the inventory. इन्वेंट्री की लिक्विडिटी भी करनी चाहिए. लिक्विडिटी ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ये तीनों का टर्नओवर होता है. तीनों के बस इन तीन का ही होता है. इन्वेंट्री का होता है, ठीक है, रिसीवेबल्स का होता है और पेबल्स का होता है. इन तीनों का टर्नओवर होता है और इन तीनों का ही वो होता है, क्या बोलते हैं, कलेक्शन पेमेंट पीरियड हो गया. जैसे इधर एवरेज कलेक्शन पीरियड, receivable turnover ratio should be compared to average age of account payable और average payable turnover ratio. जैसे उसका एवरेज कलेक्शन होता है, इधर एवरेज पेबल, इधर एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल्स होता है, कितना टाइम का होता है, मतलब अकाउंट पेबल कितने डेज के लिए आउटस्टैंडिंग था. और उधर होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इधर अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो भी होता है. Inventory turnover ratio, that is the cost of goods sold divided by the average annual inventory. ये पहला बताया इन्होंने. इन तीनों के भी, इन ऊपर वाले चारों के भी फॉर्मूले, पर इन्होंने ऊपर चारों के नहीं बताए क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ ऊपर से आइडिया देने के लिए है. Shows the rapidly with the which inventory turn into receivables through sales. ठीक है, कि कितनी जल्दी इन्वेंट्री टर्न हो जाती है, मतलब कन्वर्टेड इनटू सेल करते कन्वर्टेड इनटू वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, डेटर बन जाते हैं. फिर डेटर टर्नओवर से पता चल जाता है कि कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है. हायर द रेशियो द मोर एफिशिएंट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द कंपनी. टू कंक्लूड, लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरिया, इट इज इंपॉर्टेंट टूल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, is an important tool in financial decisions are affected by the liquidity rating analysis of the company in the following area. Management of cash and marketable securities, ठीक है, इससे इफेक्ट होता है ये लिक्विडिटी. कैश को और मार्केटेबल सिक्योरिटी ढंग से मैनेज करें तो लिक्विडिटी भी सही रहेगी. क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म एंड प्रोसीजर फॉर यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टेकिंग डिसीजन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ करंट एसेट एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, or a decision to keep the company's position on the sound basis to avoid eventualities. The above analysis of liquidity suggests that the evolution of current asset of the company on the liability side, also the liquidity position is analyzed, managed through the assessment of the long and medium term debts of the company. The arrangement for their repayment, this is done purely for the pecuniary point of view, monetary point of view, so that the companies could be saved from the risk of bankruptcy of non-payment of debt as to the lender. अगर पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, तो अपने पे नहीं कर पाएंगे अपनी ऑब्लिगेशन, उससे बैंकरप्सी का रिस्क हो जाएगा. जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं बैंकरप्सी पे. प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी एज ए डिसीजन क्राइटेरिया इज अनदर इम्पोर्टेंट टूल है ये इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है तो अपने को उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ती है उस प्रोजेक्ट की. ठीक है, डिफरेंट एंगल फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स आफ्टर एवल्यूटिंग द प्रेफरेंस ऑफ द कंपनी इन डिफरेंट स्पेयर्स. फॉर एग्जांपल, if it becomes essential for the company to examine profit per unit of sale, then it is done by estimating profit per rupee of sales. If it is used as a measure for comparison and standard of performance. Similarly, there could be other ratios. Other ratios हो सकता है कि करंट रेशियो को भी यूज़ करते हो ना. वैसे ज़्यादातर वो होता है ना, सेल्स टू एसेट रेशियोज होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, उसको भी यूज़ करते हैं. बिकॉज
because different users look at a profitability of a company from different angles. They use different ratio. जीपी रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, एनपी रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, ईबीडिटा भी यूज़ कर सकते हैं, ईबीडिट इधर टी डालना था, ईबीडीआईटीए ईबीडिटा होता है, या फिर अपने और भी होते हैं, ईबीआईटी को देख के भी कर सकते हैं, ईपीएस भी, ईएटी भी हो सकता है, बहुत होते हैं. They use different ratios, short term creditors, long term lenders or equity shares investor, all are interested in profitability of operation of a concern. They use the ratio which best suit their requirement. The profitability can be related to sales or to total capital employed, to net worth of the company, but then different figures for profit are taken into account. Profitability to sales ratio reflect the company ability to generate profit per unit of sale. ठीक है, प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाई यूनिट ऑफ सेल, या फिर इसको अगर रूपी टर्म में लोगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स. ये एक तरीके से ये जो चीज़ है ना, ये नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है जो, और ये पर यूनिट ऑफ सेल का प्रॉफिट होगा. If sales lack a sufficient margin of profit, it is difficult for the business enterprise to cover its fixed costs, including fixed charges on debt and to earn profit for shareholders. From investor point of view, profits are compared by the investor as a percentage to the capital employed in the business enterprise. Absence of adequate profit ratio on sales reflects that the company's inability to utilize asset effectively. This is analysis through the asset turnover ratio. Asset turnover ratio होता है ना, ये होता है टर्नओवर डिवाइड बाय एसेट, टोटल एसेट होता है. One of the more important profitability ratio is the profit on equity. Profit figure after interest, before dividend and taxes. ठीक है, ड्रोन मतलब ये इसकी बात कर रहा है, EBT की बात कर रहा है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस. ठीक है, उसकी बात कर रहा है. Before dividend and taxes drawn from the profit and loss account is related to the equity shareholder as shown in the balance sheet. This is an indicator of the profit earned on the funds invested by the owners. क्योंकि जो डेट से लिए अपन ने उसको तो पे कर ही दिया इंटरेस्ट, तो ये उनके लिए जो अपने शेयर होल्डर होते हैं. इट इज़ इंडिकेटर ऑफ एक्चुअल रिटर्न रिसीव्ड बाय देम. दिस रेशियो में अज्यूम टू फॉर्म्स. ठीक है, ऐसे. अब इसमें क्या, इसको आप कह सकते हो ईपीएस निकालने का तरीका. ईपीएस में कैसे, अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर होना चाहिए. इधर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है. ठीक है, इधर भी यही बोल रहा है. तो ये क्या कह रहा है कि अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, या फिर नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. द रेशियो एट 2 इज़ यूज्ड व्हेन द कंपनी हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर. मैं बताता हूँ. अब क्या हुआ कि मान लो EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम आफ्टर टैक्स, ये मान लो ये आ गया. उसके बाद अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो उसको प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, वो माइनस हो जाएगा, और इससे कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, क्योंकि अपना प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दिया. पर अगर प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो फिर यही हो गया, ये जो है ना, यही मान लीजिएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है. यही बात बोल रहा है.
Profit margin is another measure of viewing the profitability. The revenue bearing profit of shares can be easily assessed from the profit margin. It is derived by dividing operating income from business by sales. Yeah, this ratio is indicates the efficiency of operation as well as how products are priced. Inadequacy of profit margin is an evidence of the company's inability to achieve sufficient results. Pricing decisions are made by the financial executive in consultation with the marketing department of the company. Policy decisions relating to the increase or decrease in the prices are taken in respect of different product, keeping in view the completeness of the market, competitiveness मतलब कि मार्केट में क्या कंपटीशन है. Profit margin ratio is consistently used by the business executive for this purpose to look किया ना ये to look into the cash generating capacity of sales. Gross profit margin is used by directing gross profit margin GP ratio की बात कर रहा है is used by deducting cost of goods sold from the sales and dividing by sales. अपन ऐसे करते हैं ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करते हैं तो जीपी रेशियो आ जाता है. नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करो तो एनपी रेशियो आ जाता है. ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आल्सो रेशियो इंडिकेट्स द प्रॉफिट रिलेटिव टू सेल आफ्टर रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि डायरेक्ट है. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि वो नहीं होते प्रोडक्शन के रिलेटेड में, वो सेल्स के रिलेटेड में होते हैं, वो फिर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आते हैं. जीपी में सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होती है. इट इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस. ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है जीपी को. ठीक है, एनपी होता है जो उसको होता है कि जितने भी अलग अलग खर्चे हैं सारे होने के बाद लास्ट में जो क्रक्स होता है मतलब लास्ट में जो एक्सेस है वो रह गया, वो उससे मतलब होता है नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट से प्रोडक्शन कॉस्ट से मतलब होता है सेल से माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट करोगे तो जीपी आ जाता है. जीपी डिवाइड बाय आप सेल्स करो तो जीपी रेशियो आ जाता है. द डिफरेंस अबाउट टू रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इज दैट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जो और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, वो एक्सक्लूड होते हैं वाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस मार्जिन. मतलब कि ग्रॉस मार्जिन को कंप्यूट करते वक्त अपने लेते नहीं है जीपी रेशियो के अंदर. जब जीपी ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है ना उसके अंदर अपने ये दोनों खर्चों को, ये वाला और ये वाला लेते नहीं है. ठीक है, बाकी सारे खर्चों को अपने ले लेंगे. ज़्यादा जितने भी खर्चे होते हैं ना उन सबको अपने जीपी में ले लेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और जीपी आ जाता है. नेट प्रॉफिट में ये दो खर्चे भी ले लेते हैं. तो ये कह रहे हैं ये डिफरेंस है मेन. द नेट प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बस वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स. नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो is an indicator of a company's ability to generate profit after paying all the taxes and expenses. Decline the ratio reflects the presence of either high expenses related to sale or high tax burden on the company, affecting its profitability adversely. For assessment of profitability as a decision criteria, return on investment (ROI) is a frequently used ratio. Return on investment बता रहा है अभी क्या. This is an important profitability ratio from the angle of a shareholder. That reflects on the ability of the management to earn a return on resources put in by the shareholders. The beauty of the ROI ratio is that earning of the company can be viewed from different angles so as to take decision on different causes responsible to reduce or to enhance the profitability of the company. One way of finding out the rate of return return on asset employed in the company is to find the ratio of earning before interest and taxes, EBIT to capital ratio, capital employed, ये वाला. ठीक है, EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो भी बदल जाएगा. वो लॉन्ग टर्म होते हैं ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस मान लो वो होते हैं. अभी इसमें समझाता हूँ. द रेशियो इंडिकेट्स द ऑपरेटिंग इनकम टू द एसेट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस इनकम. अनदर वे ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो ऑफ
return through the assets turnover ratio, margin of profit, which gives the same result as EBIT to capital employed. ठीक है, मेनली तो EBIT टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, पर इसका एक और तरीका होता है EBIT टू, आप वो भी कर सकते हो एसेट, टोटल एसेट होता है इधर। ठीक है, ये जो जितने भी रेशियो है ना, ये सब आप वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है ना, उसमें ही आएंगे आपको, बस इधर ऊपर ऊपर से बताया होगा। A high ratio indicates the efficient use of assets, and a low ratio reflects inefficient use of assets by a company. Another offshoot of profitability ratio is the times interest earned ratio, times interest earned ratio, which gives a clue to the interest bearing capacity of the company, character of the business operation. And this ratio relates the operating profit to the fixed charge created by the company borrowing. The provides an indication of the margin of safety between the financial margin of safety की बात कर रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि एक तरह प्रॉफिट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने आपको मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स का पार्ट। ठीक है, सेल्स के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी सुनो आराम से, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हो गया इधर, कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसे मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, अब क्या होता है, सेल्स जो होती है सेल्स, उसका जो वेरिएबल कॉस्ट एक तो और एक कंट्रीब्यूशन, ये दो पार्ट होते हैं ना। अब क्या है कि कंट्रीब्यूशन एक चीज़ होगी और सेल्स एक चीज़ होगी। सेल्स कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और BEP रेशियो, BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसका पार्ट होते हैं। मतलब इसके चार पार्ट होते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। अब सेल्स जो है वो सेल्स से कंट्रीब्यूशन मिला और वेरिएबल कॉस्ट भी, पर अपने को ये जानना है कि कितनी सेल पे, वो कितनी अमाउंट की सेल पे जो अपने को कंट्रीब्यूशन है ना, अपने को सॉरी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो ज़ीरो होगा। मतलब कि कुछ भी नहीं होगा प्रॉफिट, बस अपने पूरी जो टोटल कॉस्ट है उसको कवर करेंगे, उसे वो कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो वो कैसे पता करते हैं, उसके फॉर्मूले हैं अलग अलग। पर जो नॉर्मल तरीका है ना, मतलब जो तरीका कम यूज़ होता है वो ये होता है कि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, मतलब कि प्रॉफिट अगर 50% ऐसे 50-50 के रेशियो में है, मैंने कहा नहीं, ये कंट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, ये प्रॉफिट और फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। तो अगर 50% कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट होता है ना और 50% फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो यही रेशियो में ये दोनों होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना जो, वो अपने को ये बताता है कि अपने को इतनी सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब कि मेरी बात सुनो, ब्रेक इवन है ना, ब्रेक इवन पे ज़ीरो प्रॉफिट है, ब्रेक इवन BEP पे ब्रेक इवन पॉइंट पे अपने को ज़ीरो प्रॉफिट होता है। ठीक है, इससे ऊपर जितनी भी सेल होगी ना, इससे ऊपर जितनी भी सेल होगी वो सारी प्रॉफिट होती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कितना प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये जो सेल अमाउंट है ना, सेल्स की ये जो परसेंटेज है, मान लो ये 50 है, तो मतलब सेल्स का 50%, ठीक है, प्रॉफिट वाली सेल है ये। तो अपने ये बता सकते हैं कि ये जो 50% ऑफ सेल है ना, ये प्रॉफिट वाला है। ठीक है, ये जो ज़्यादा नॉलेज चाहिए ना आपको, तो ये CMA में ही आएगा। ठीक है, उसमें एक चैप्टर है मार्जिन कॉस्टिंग वाला, उसमें समझ आ जाएगा। इसमें इतना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया थोड़ा सा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? बिटवीन द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड net income after tax. A company may earn profit but may find it difficult to make a payment of excess interest charges, or may face inability to meet such obligation. EBIT should be 5 to 6 times interest charges as a satisfactory guidelines. ये याद रखना, as a satisfactory guidelines
for this ratio. The lenders particularly बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट greatly rely on this ratio. ठीक है, जब वो लोन वगैरह देते हैं तो ये चीज़ देखते हैं. Profitability assessment through the projection of income of a borrower in the coming year after investment of borrowed fund. In this way, we find that the profitability as discussed as a decision-making criteria in the financial management is crucial for business managers. ठीक है, ये ज़रूरी होता है, ये कहने का मतलब इसका कि profitability ज़रूरी criteria है. Business works as a system comprised of sub-systems, comprises होना चाहिए, comprised of sub-system. Different criteria assess different aspects, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, and assist in viewing the different situations which have a aggregate impact on the business activity. Therefore, from a basis of financial management, this is an inverse relationship between liquidity and profitability. While the immediate survival of a business depends on its liquidity, ठीक है, ये जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट है ना अपने, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों क्रक्स है कि इससे अपने क्यों करते हैं. There is an inverse relationship between liquidity and profitability. While immediate survival of a business depend on liquidity, its long run survival and growth depend on profitability. मतलब short term के लिए तो अपने liquidity देखते हैं और long term के लिए अपने profitability देखते हैं. Thus the liquidity ensures short term survival and profitability ensures long term survival. Both are therefore important for any firms to survive. A firm should maintain a trade-off situation where the firm maintains its optimum liquidity for greater profit, and the finance executive has to strike a balance between the two conflicting objectives. क्योंकि inverse relation है ना, therefore we can say that liquidity and profitability are competing goals for the finance manager. Costing and risk. In financial management, costing relates to the system adopted for assessing the cost of capital from various sources, equity and preference shares, debentures. ये costing मतलब हो गया, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि cost कितनी लगती है उस फंड को रेज करने में, मतलब जितना बड़ा फंड रिक्वायर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है. ये बता रहा है लॉन्ग टर्म borrowed from the financial institution, equity capital is the owner's money employed in the business, whereas the borrowed fund are creditors fund carrying an interest obligation. ठीक है, रीपेमेंट शेड्यूल भी होता है क्योंकि हर महीने अपने को पेमेंट इंटरेस्ट की करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट होगा तो दिक्कत करेगा. देयर आर थस रिस्क इन्वॉल्व इफ देयर इंटरेस्ट इज नॉट पेड. कंपनी लॉ में भी लिखा हुआ है कि अगर आप डिपॉजिट्स लिए हैं या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड नहीं दिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक के पैसे नहीं दिए तो वो मतलब ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा, वरना वो 5 साल तक वो है ना अलग अलग जगह पे, तो वो सारी दिक्कतें तो हैं. देयर आर थस रिस्क इन्वॉल्व इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स. अब जैसे ना ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है ना, ऑडिटर उसके अंदर एक कारो रिपोर्ट होती है, कारो 2020 चल रहा है अभी, तो उसके अंदर ही जाती है कि वो डिफ़ॉल्ट की है क्या नहीं बैंक वगैरह का, तो ऑडिटर भी देता है, तो दिक्कत रहती है, इनको फिर कंप्लाई करना पड़ता है सब कुछ. इट इज़ ओन, अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट की है ना तो फिर वो सारी जगह जाता है, कारों में भी जाएगा, कंपनी लो की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग वहाँ पे भी जाएगा, और मतलब कारो एक तरह की कंपनी का ही है, कंपनी लो का ही है, उधर भी जाएगा, और ऑडिटर की रिपोर्ट कारों के साथ जो जुड़ती है उसमें भी जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी देना पड़ता है, बहुत जगह जाता है. फिर आगे लोन भी नहीं मिलते, और फिर आपको कंप्लाइंस करने के लिए आप इशू भी नहीं कर सकते एक्स्ट्रा लोन्स, वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कंपनी लोन ने. इट इज़ ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड दैट द एवरी रुपी ऑब्टेन्ड ऑन द लोन हैज़ द चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल. क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो उतने रहेंगे जो पहले थे, बस इंटरेस्ट का कट जाएगा और सेविंग भी हो जाएगी टैक्स की, तो वो इंक्रीज़ करता है इनके लिए. पर अगर शेयर्स नहीं इशू कर दोगे तो फिर वो डिक्रीज़ कर देगा. एंड द नेटवर्थ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड इज़ यूजुअली लोअर देन द रुपी एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स. वो तो होती है बात, क्योंकि रिस्क कम होता है ना, जितना रिस्क उतना रिटर्न, ये हमेशा मान के रखना. तो अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसको शायद पैसा मिले ही ना, डूब जाए, तो उसको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है.
वहीं जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके फिक्स चार्ज होता है, तो इंटरेस्ट भी कम रेट पे होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मोर ओवर इंटरेस्ट पेड इज डिडक्टेबल फ्रॉम फॉर टैक्स पर्पज, जो टैक्स सेविंग हो जाती है। द फ्लोइंग इलस्ट्रेशन गिव्स ए, एक सेकंड के लिखा हुआ है, गिव्स ए आइडिया ऑफ द फिनोमिना स्टेटेड अबाउट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिया हुआ इधर, वो देखना आप समझ आ जाएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। अगर नहीं आई तो वैसे तो आई ही होगी, इतनी तो हार्ड ही नहीं बात। कंपनी ए एक तो, और एक कंपनी बी है। टोटल कैपिटल 100 है, इधर भी 100 है। ओनर्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ओनर्स भी आ गया और आउटसाइडर भी आ गया, ठीक है। बोरोड कैपिटल भी आ गया, ठीक है। ये नील है, ठीक है। ये 100 है, ये 50 है, 50 है। अब ये जो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है ना, ये इधर आएगी, समझ आ। रेट ऑफ अर्निंग 20% है, इधर 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है क्योंकि है ही नहीं बोरोड फंड, इधर है 15%, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 20 रुपये हुआ है अपना, और इधर 20 रुपये, इधर भी 20 रुपये हुआ है। अब क्या होगा, ये जो 15% है, ये 15%, ये 20% था ना जो रेट ऑफ अर्निंग, ये 20% को इससे इंटू कर दिया, 100 इंटू 20%, ये अपनी अर्निंग का रेट है। तो ये आगे इधर, इधर भी सेम हो गया, रेट सेम है, ठीक है। इधर भी सेम आ गया। अब क्या, इधर तो डेट था नहीं, पर इधर है 15% ऑफ 50 रुपीज़ करो, ठीक है, 15%, तो ये 7.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 7.5 इसमें से कटेगा कि इसमें से नहीं कटेगा, क्योंकि इधर आई नहीं। इधर है नहीं, और इधर है नहीं, इधर है, तो इसमें कट देगा, ये काट दिया इन्होंने। इधर 20 रुपये रहा, इधर 12.50 हो गया। टैक्स रेट क्या है, 50% है। इसका 50% 10 रुपये, इसका 12, इसका 50% 6.25। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT, अब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, इसमें भी लिखा नहीं हुआ, तो ये साइलेंट, अब तो ये मानना प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो उसमें क्या लिखा होता कि EPS निकालना हो तो कैसे होगा, EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हटा के अर्निंग अवेलेबल जो होगी वो, ठीक है। इधर ये माना कि नहीं है, तो 10 रुपये है, इसको ही मान लो कि ये अर्निंग अवेलेबल है, डिवाइड बाय 100 से कर देंगे, क्योंकि पूरा पूरा ओनर्स कैपिटल ही है, 10 डिवाइड बाय 100 कर लो, तो परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑन ओनर्स फंड 10%। इधर 6.2 है, कट गया, 6.25 रह गया, 6.25 डिवाइड बाई 50, ठीक है, 12.5, ज़्यादा आया ना रिटर्न, कुछ शेयर्स कम थे, ज़्यादा रिटर्न आ गया, वो समझा रहा है। द वैल्यू आर इन करोर्स, वो कोई नहीं। बट इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू अर्न सफिशिएंट रिटर्न, ठीक है, पर एक रिस्क है ना कि रिटर्न नहीं अर्न कर पाए आप सफिशिएंट, तो क्या ओनर्स तो बैठे रहेंगे, पर जो ये डिवेंचर होल्डर नहीं बैठे रहता ना। द रिटर्न ऑन ओनर्स फंड आर reduced and risk increases using the borrowed fund and fixed cost fund in the capital structure of the company is called financial gearing. फाइनेंशियल गियरिंग कहते हैं इसको, लीवरेज हो गया, फाइनेंशियल गियरिंग होगी। हाई फाइनेंशियल गियरिंग विल इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर राइजिंग, ठीक है। फाइनेंशियल गियरिंग का रेशियो होता है EBIT डिवाइड बाय जो इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट होती है ना वो, क्यों इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिपॉजिट पे भी हो सकता है, तो अलग अलग, तो इसको फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट कह के करते हैं, कॉस्ट। तो वो ये होता है फाइनेंशियल गियरिंग का रेशियो। एग्जैक्ट जो मतलब अच्छी तरह आपको एग्जांपल के साथ वो उसमें आएगा अपना रेशियो एनालिसिस। तो ये बता रहा है कि अब क्या है कि ये कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल गियरिंग ज़्यादा होगी, हाई होगी, हाई फाइनेंशियल गियरिंग का मतलब कि EBIT ज़्यादा है इंटरेस्ट से, जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है ना उससे ज़्यादा है, तो बड़ी है। अगर वो ज़्यादा है, मतलब कि अगर EBIT ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, ठीक है, तो जो फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस होने के बाद जो बचेगा ना नेट, वो ज़्यादा होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर किन के लिए, अपने किन के लिए ज़्यादा होगा, ये शेयर होल्डर्स के लिए, अगर हाई फाइनेंशियल गियरिंग है तो, क्योंकि EBIT ज़्यादा है। फाइनेंशियल गियरिंग का रेशियो बता दिया, ऊपर EBIT आता है, तो अगर फाइनेंशियल गियरिंग का रेशियो ज़्यादा होगा तो मतलब EBIT ज़्यादा था। EBIT अब इधर कुछ, इधर अगर 3 है और डिवाइड बाई 1 है तो 3 आ गया, इधर अगर 4 है डिवाइड बाई 1 आ गया तो 4 आ गया, तो मतलब कि ज़्यादा ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो रेशियो भी ज़्यादा आएगा ना। तो मतलब यही है ना कहना है, मतलब कि अगर फाइनेंशियल गियरिंग, हाई फाइनेंशियल गियरिंग है तो मतलब EBIT ज़्यादा है, EBIT ज़्यादा है तो मतलब अर्निंग अवेलेबल ज़्यादा है।
हाई फाइनेंशियल गियरिंग विल इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि फिर ज़्यादा है वो. इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस आर राइजिंग एज कम्पेयर टू द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी विद लो or no financial gearing, it may be understood that the leverage or gearing used interchangeably. So at the time when the economy is doing well, the shareholder of high geared company will do better than the shareholder of a low geared company. However, if the company is not doing well, when its profit before interest and taxes are falling, the earning per share of highly geared company will fall faster than those of the lower geared company. Higher this level of financial gearing, the greater the risk. Those who take a risk would appreciate that in difficult times there is reward will below average, but in good times they will receive above average reward. ठीक है, तो जितना ज़्यादा मतलब कंडीशन अच्छी होगी उतनी, अगर हाई गियरिंग रेशियो है, ठीक है, अगर हाई वाला है, हाई गियरिंग रेशियो वाला है, तो जितना अच्छा टाइम होगा उसमें EBIT ज़्यादा होगा तो अर्निंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम में नहीं होगी. और अगर लो गियरिंग रेशियो है, लो गियरिंग रेशियो मतलब कि इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 है या फिर और कम मान लो, ऊपर और कम आ गया, तो अगर अच्छा भी होगा ना तो भी इनको रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन जो फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट वाला है ना वो ज़्यादा है. Risk associated with the fixed charges in the shape of interest on debt capital. Higher the fixed charges, the greater the chances that it will not be covered by the earning. ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे, जितना ज़्यादा बड़े अमाउंट में होगा, हायर द फिक्स चार्ज, द ग्रेटर द चांसेस दैट इट विल नॉट कवर्ड बाय द अर्निंग. ठीक है, अर्निंग कवर नहीं कर पाएगी तो कैपिटल यूज होना है. सो ग्रेटर द रिस्क, क्योंकि अगर कवर नहीं कर पाए तो पे नहीं कर पाएंगे, कैपिटल से पे नहीं कर पाए मान लो. लार्ज कंपनी फाइनेंस बाय हैवी बोरोइंग नीड टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड सर्च फॉर न्यू मार्केट फॉर देयर आउटपुट, क्योंकि अगर अर्निंग नहीं होगी तो पेमेंट कैसे करोगे इंडस्ट्री. एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट दैट में, कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया कि रिस्ट्रिक्शन, दैट में हैम्पर द कंपनीज प्रोडक्शन एंड सेल विल रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ द फंड, बट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैव टू बी पेड, क्योंकि इस पर तो कोई मतलब नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वैसे फिक्स चार्ज होता है, इंटरेस्ट इतना है तो लेगा ही लेगा. A study of effect of the capital gearing on the cost of capital is quite important for financial decision. देखना कि कितना EBIT कवर कर पाता है, अगर ज़्यादा कर पाता है कोई डर की बात नहीं. मतलब अगर हाई रेशियो है तो फिर कोई डर की बात नहीं, क्योंकि वो कवर कर ही लेगा. गिवन दैट ए कंपनी हैज़ टू मिनिमम, देखो ये वही बात आ गई, गिवन दैट ए कंपनी हैज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट शुड फिक्स अप ए लेवल ऑफ गियरिंग वेयर इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम. ठीक है, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन यही कहता है कि मिनिमम रखनी है. As against the traditional theory of capital structure suggesting that the average cost of capital does not depend on the level of gearing, the alternate theory on cost of capital is proponented by the Moti Gilani wala aa gaya, Modi Gilani. Miller argues that the cost of capital is independent of the capital structure. The essence of Modi Gilani and Miller argument is that arbitrage process की बात कर रहे हैं यहाँ. आर्बिट्राज क्या होता है, बिना कुछ पैसा लगाए प्रॉफिट कमाना. शुड द वैल्यू ऑफ टू फर्म्स विद द आइडेंटिकल इनकम द सेम रिस्क क्लास रेशियो वेरी विच इज वुड बी यूज्ड इन, इसको छोड़ दे, ये वाली बात ना देखो. द इन्वेस्टर वुड आर्बिट्राज इज टू मेक द मार्केट वैल्यू ऑफ द टू फर्म्स इक्वल. एक की assumption ऑफ द मॉडल इज दैट द इन्वेस्टर कैन आर्बिट्राज बिटवीन कंपनीज, between loan and equity capital without increasing the risk of their individual investment ratio. The above theory would be discussed in, हाँ ये इधर छोड़ दो, ये वाली इधर आपको समझ ही नहीं आएगी, ये वाली इसको छोड़ दो. थर्ड चैप्टर के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, क्योंकि इधर समझ नहीं आएगा. इन्होंने ना एक थ्योरी सी दी थी कुछ एग्जाम्पन्स के साथ जो कि वैलिड नहीं मानते अब. Despite all the above theoretical explanation, the fact remains that debt is associated with risk. डेट रिस्क ही है, जो क्या बोलते हैं शेयर होल्डर फंड है उसमें शायद तक पेमेंट ना मिले. डेट में शेयर होल्डर फंड को जब भी पेमेंट मिलती है जब कंपनी कमाती है, डेट को देना ही पड़ता है. बस ये मेनली जो अपन 11th-12th में पता होता है अपनी बात है, वही बातें कर रहा है. विच एनहेंसेस द विद द इंक्रीज इन द लीवरेज. ठीक है, लीवरेज कॉन्सेप्ट जो लीवरेज के चैप्टर में आएगा, थर्ड चैप्टर में ही आएगा. देयर आर टू मेजर रीजन फॉर दिस इंक्रीज रिस्क.
इंटरेस्ट इज ए फिक्स चार्ज, देना ही पड़ेगा, एंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कंपनी वेदर इट इज वेदर और नॉट इट अर्न्स प्रॉफिट, ठीक है। एंड द सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द लिक्विडिटी और इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम द क्रेडिटर फॉर पेमेंट इफ द कंपनी हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, मतलब जो क्रेडिटर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, वो अगर ये देख लेते हैं ना कि इसका ज़्यादा क्या वो है डेट का, तो उनको फिर डर सा हो जाता है कि ये शायद पे कर पाएगा। अगर ये मान लो कि बैंकरप्ट हो गया तो हमारे को तो पेमेंट मिलेगी नहीं, तो वो फिर एकदम से पेमेंट मांगने भी आ सकते हैं, तो उससे लिक्विडिटी कम रहती है अपनी। For this reason, the risk of the company not being able to meet its obligation is the greater than in case of a company in which the proportion of borrowed sum is substantially smaller. Decision may be made between the different types of risk to which an enterprise is exposed in the business environment. The risk which we have discussed in the financial risk that arises in the relation to the owner's return created by the utilization of fund in the enterprise, particularly fixed cost securities, debt or preference shares. फाइनेंशियल रिस्क डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द बिजनेस रिस्क, ठीक है। ये फाइनेंशियल रिस्क बता रहा है, बिजनेस रिस्क बता रहा है, और एक और बताएगा इसमें डिस्टिंग फ्रॉम बिजनेस रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। जो बिजनेस रिस्क होता है ना, वो रिटर्न वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न की वजह से होता है। इन जनरल क्रिएटेड बाय द एंटरप्राइज एज सच इज नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क, कि शायद तक अपना लॉस हो जाए बिजनेस में, वो बिजनेस रिस्क है। द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क विल बी डिस्कस विद द प्रैक्टिकल 3 में ही आएगा ऑपरेशन। इसमें ना बस पहला जो चैप्टर है ना आपका, उसमें जितना भी सिलेबस है ना आपका FSM का, वो एक तरीके से ऊपर से समरी सी दे दिया, वो टॉपिक्स बता दिए कि ये इसमें बताएंगे, ये इसमें बताएंगे, पर इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं 3-4, तो फिर करना तो पड़ेंगे। ऑपरेटिंग रिस्क इज कंसर्न विद EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। मैं बता रहा हूँ ना, बिजनेस के अर्निंग से रिलेटेड है। मेरा फाइनेंशियल रिस्क कंसर्न विद EAT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। क्योंकि इसको फाइनेंशियल रिस्क का तो ये मतलब है कि पैसा है क्या इसका जितना, और जो ऑपरेटिंग रिस्क है उसका ये मतलब कि ये पैसा कमा पा रहेगा नहीं। इफ देर इज ए प्रेफरेंस कैपिटल देन द फाइनेंशियल रिस्क इज कंसर्न विद अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर। मैंने आप बताया ना, EAT मान लेते हैं वैसे तो अपने, पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो, मतलब प्रेफरेंस शेयर से तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो, फिर जो अर्निंग अवेलेबल है उसको लेना है अपने, मतलब में आफ्टर डिविडेंड दैट हैज बीन पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल रिस्क इनकम्बेंस द रिस्क ऑफ पॉसिबल इंसॉल्वेंसी, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ द अर्निंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल रिस्क इससे करता है बिलोंग। जो बिजनेस रिस्क है उसको है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, मतलब अर्निंग से मतलब। और जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी से मतलब। इन केस ऑफ एंटर डज नॉट एम्प्लॉय डेट और प्रेफरेंस कैपिटल देयर विल बी नो फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, क्योंकि वो फिर EBIT आ जाएगा ना। ओवरऑल ऑल द रिस्क ऑफ द फर्म विल बी लो। It is only because the application of debt financing it is only because of the application of debt financing हो तो EAT बनता है ना, इंटरेस्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट की बात ही नहीं आएगी फिर। डेट फाइनेंसिंग दैट ओवरऑल रिस्क इंक्रीजेज एंड ओरिजिनेट्स इनटू फाइनेंशियल रिस्क टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या रिस्क है कि इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी, हमारी जो अर्निंग है ना, बिजनेस की जो अर्निंग है वो लग जाएगी इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर, वो प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट के अंदर लग जाएगी, तो हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उससे उनको रिस्क होता है। पर ये दोनों है ही नहीं, तो फिर रिस्क नहीं रहा ना ब्रॉडली, ठीक है। तो ये दो याद रखना, ये दो है, एक ये वाला है, पर ये तभी है जब फाइनेंसिंग हो डेट या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। ब्रॉडली रिस्क में भी क्लासिफाइड इनटू सिस्टमैटिक, हाँ ये बहुत जरूरी है, ये पोर्टफोलियो चैप्टर में आएगा। पोर्टफोलियो जो चैप्टर है ना वो उसमें है ये, इसके फॉर्मूला क्या है इसका, इसके क्वेश्चंस क्या है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक रिस्क विद इन द एंटायर सिस्टम, देखो मैं वैसे बताया तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो इफेक्ट करता है कंपनी को बाहर से, ठीक है, मार्केट रिस्क कहते हैं जो सिस्टमैटिक रिस्क को, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा।
ठीक है, सिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है इंटरनल रिस्क, मतलब कि अंदर की पॉलिसीज़ की वजह से कोई रिस्क है तो इंटरनल रिस्क है, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है। और अगर बाहर मतलब अपनी गलतियों की वजह से नहीं, बाहर कुछ ऐसा चल रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह के जो उससे कोई रिस्क हो रहा है, वो है मार्केट रिस्क और वो है सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक रिस्क को अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं और अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। सिस्टमेटिक को डाइवर्सिफाइबल नहीं, अनडाइवर्सिफाइबल कहते हैं, और अनसिस्टमेटिक को डाइवर्सिफाइबल कहते हैं। क्यों? पोर्टफोलियो चैप्टर क्या है, कंपनी की तरफ से नहीं सोचना। पोर्टफोलियो चैप्टर ये सोचता है इन्वेस्टर की तरफ से, व्यू पॉइंट चेंज करो। अभी तो कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, कहाँ से फाइनेंस करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टर की सोचो कि इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का होता है। पोर्टफोलियो का मतलब कि बंच ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स हैं, उसको अगर जब एक साथ रख देते हैं ना एक बकेट में, तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अब ये क्या है, पोर्टफोलियो अपने बना लेते हैं अपना अलग अलग, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, टाटा पावर, टाटा मोटर, अलग अलग कंपनी के, अडानी के शेयर्स हो गए, तो सारा कंपनी के मिला के एक पोर्टफोलियो बना लेंगे अपने, 10 शेयर इसके, 5 शेयर इसके, इतने। अब क्या है, जो इंटरनल रिस्क है ना इन सब के, रिलायंस का अपना रिस्क, रिलायंस का कोई रिस्क है, टाटा का कोई रिस्क है, ठीक है, टाटा कोई रिस्क है, जो इंटरनल है इनके अंदर है, इनकी खुद की पॉलिसी की जाए, वो हो जाएगा ख़त्म, कट जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने डाइवर्सिफाई किया है। आपने टाटा में सारा इन्वेस्ट रखते तो आपको रिस्क का वो मतलब इंटरनल पॉलिसीज़ का वो इंटरनल रिस्क का इफेक्ट पड़ता अगर आप सारे शेयर्स रिलायंस के अंदर रखते। पर आपने क्या किया, कुछ रिलायंस के अंदर रखे, कुछ टाटा के अंदर रखे। मतलब कि अगर रिलायंस की पॉलिसी ख़राब होती है तो रिलायंस के कुछ स्टॉक में, जो रिलायंस के अपना स्टॉक है उसमें असर पड़ेगा, तो पूरे पोर्टफोलियो पे एज ए होल नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर अगर ये आपने सारे ही पूरा जो पोर्टफोलियो अपना रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता होली, तो आपका पोर्टफोलियो में पूरे में इफेक्ट पड़ता, क्योंकि इंटरनल का भी पड़ता और एक्सटर्नल का भी पड़ता। पर आपने क्या किया, आपने टाटा में भी कुछ किया और रिलायंस में भी कुछ किया, तो उससे क्या हुआ कि इसका जो रिस्क है सिर्फ इस पर इफेक्ट डाला, इस पर नहीं डालेगा, तो पोर्टफोलियो एज ए होल इफेक्टेड नहीं हुआ ज़्यादा, कुछ परसेंटेज तो होगा पर पूरा नहीं हुआ। पर जो मार्केट वाला रिस्क होता है ना, जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, उन जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो अब क्या कहती है कि टैक्सेस बढ़ा दिए जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इससे क्या इस पर भी इफेक्ट डालेगा, इस पर भी इफेक्ट डालेगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये पोर्टफोलियो पे इफेक्ट डालेगा पूरी तरह। पर ये जो है ना, ये पूरी तरह नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सिर्फ इसकी इंटरनल की वजह से है। इसलिए ना पोर्टफोलियो में ये कहते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, जिससे जो आपका रिस्क है वो कट जाए। कटने का मतलब ख़त्म हो जाए, डाइवर्सिफाई होने से रिस्क कटता है। एग्जैक्ट पोर्टफोलियो चैप्टर। सिस्टमेटिक होता है और अनसिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक रिस्क विद इन द सिस्टम, विद इन द इंटायर सिस्टम, जो सिस्टम होता है। देखिए, दिस काइंड ऑफ रिस्क दैट अप्लाइज टू एन इंटायर मार्केट, मार्केट पे रिलेशन में होता है सिस्टमेटिक रिस्क। और ए मार्केट सेगमेंट, ऑल इन्वेस्टमेंट आर इफेक्टेड, सारी इन्वेस्टमेंट चाहे टाटा हो चाहे कुछ में ही हो, छोटा या छोटा शेयर, बड़े से बड़ा शेयर, सबको इफेक्ट करेगा। ऑल इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड बाय दिस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ गवर्नमेंट कोलैप्स, रिस्क ऑफ वॉर, इन्फ्लेशन, ये सब करेगा, ठीक है। ऑन द अदर एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क आल्सो रेजिजुअल रिस्क। रेजिजुअल रिस्क का मतलब कि जो लास्ट में कुछ बच जाता है, रेजिजुअल, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं इसको, ठीक है, और डाइवर्सिफाइबल भी कहते हैं। इसका याद रखना, ये अनडाइवर्सिफाइबल है, ठीक है, अनडाइवर्सिफाइबल। इट इज़ यूनिक टू ए कंपनी, मतलब टाटा में गड़बड़ है और टाटा में गड़बड़ है, और ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक्स, लॉ सूट्स और सच इवेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू ए कंपनी, ठीक है। तो उस कंपनी के शेयर पे इफेक्ट डाला, पूरे पोर्टफोलियो पे अगर आपने डाइवर्सिफाई किया हो तो इफेक्ट नहीं डाले। कैन बी एक्सटेंडेड टू बी डाइवर्सिफाइड अवे बाय अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे जैसे डाइवर्सिफाई करोगे, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करोगे, वो रिस्क कटता जाएगा, क्योंकि वो कम हो जाएगा प्रोपोर्शन। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर पूछना है, पर वैसे कुछ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ ना, सिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक मार्केट में, अनसिस्टमेटिक स्पेसिफिक टू द कंपनी होता है, इंटरनल रिस्क होता है।
अब अगर आपने डिवर्सिफाई कर लिया, अलग अलग स्टॉक ले लिए, तो अब मान लो कि 10 इसके लिए 10 इसके लिए, ये 10% है आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट का, पूरी पोर्टफोलियो। तो अब इसमें कुछ गड़बड़ होगी, सिर्फ पोर्टफोलियो 10% पे फ़र्क पड़ा। और अगर मान लो कि आपने डिवर्सिफाई नहीं किया, आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपने सिर्फ रिलायंस का लिया, तो ये 100% है। अब इफेक्ट पड़ेगा तो पूरे पोर्टफोलियो पे पड़ा ना, बस इतना ही है। एग्जाम्पल क्या, सिस्टमेटिक रिस्क का, चेंज इन लोड फ्रूट, टैक्स रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ये नॉर्मल है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है सर, पढ़ जरूर लेना एक बार, रीड जरूर कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक रिस्क है, तो आपको पता ही चलेगा। यहाँ से करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, थोड़ा ही रह गया चैप्टर। Besides, there are other type of risks which are related to the investment decision. Not cost of financial resources, purchasing power risk to investment decision, and not cost of financial कौन से होते हैं, परचेजिंग पावर रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, सोशल रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क होता है, अदर रिस्क होते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में बताया। मीन तो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक होते हैं, उसके पार्ट्स एक तरीके से पार्ट्स मान लो, उसी के अंदर है, सब टाइप्स हैं। परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है, इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। एज रेफर टू इन द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है कि मान लो पहले आप एक एनर्जी बार है ना, बार खाते हैं जो चॉकलेट बार, वो आप 10 रुपये में खरीद पा रहे थे। अब आपकी परचेजिंग पावर कम होगी क्योंकि टैक्सेस की वजह से, जीएसटी ज़्यादा लगे, उसकी वजह से अब ये 20 रुपये की होगी। तो ये परचेजिंग पावर पे इफेक्ट डाल दिया था। इन्फ्लेशन हुआ ना, इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है परचेजिंग पावर पे। परचेजिंग पावर की किसी चीज़ को परचेज करने की पावर होगी। रेफर टू ए परचेजिंग पावर इज द रिस्क दैट इन्फ्लेशन विल अंडरमाइन द रियल वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज मेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन रिस्क कैन बी सीन क्लियरली विद द फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन से क्या होता है, रिस्क रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपने कोई पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्फ्लेशन होगी, उसके बाद आपको लगता है यार इंटरेस्ट रेट तो अभी भी इतना मिल रहा है, पर इन्फ्लेशन के हिसाब से इतना मिलना चाहिए, तो फिर उसको रिलेशन, मतलब उसको थोड़ा सा कंसिडर करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो एक रिस्क इन्वॉल्व ही रहता है हमेशा। मार्केट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल और अदर एंटिटी विल experience losses due to factor that affect the overall performance of investment in the financial market की वजह से। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज द पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट लॉसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बढ़ गया इंटरेस्ट रेट और अपने ने कम पे किया हुआ, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क। फॉर इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, देखो वैल्यूएशन होती है ना बॉन्ड की, ये है नहीं आपके वैसे ज़्यादा वैल्यूएशन होती है ना बॉन्ड की, वो कैसे होती है, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है ना, जितना भी इंटरेस्ट होता है, जितने भी, जैसे अपने को क्या मिलता है बॉन्ड से, अपने को दो तरह की चीज़ मिलती है। एक तो इंटरेस्ट मिलता है हर साल, आपने लिया नहीं है बॉन्ड, आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मतलब आपने बॉन्ड लिया है, आपने इन्वेस्ट किया, बॉन्ड इशू नहीं किया आपने। ठीक है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो क्या मिलता है, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी। ये दो ही चीज़ें मिलती है। ठीक है, इसमें बोनस वगैरह कुछ नहीं होता, ये दो चीज़ें मिली। जीरो कूपन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, इन दोनों, ये हर साल मिलेगा और ये लास्ट में मिलेगा। इन सब का पीवी करते हैं, पीवी जो करते हैं ना, वो होती है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड को कहते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैसे होती है, पीवी करना है इन सबको। तो अब क्या है, और पीवी किससे करेंगे, पीवी इंटरेस्ट रेट से नहीं करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है रिक्वायर्ड कितना है आपका जितना रिक्वायर्ड है उस रेट से उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर बनाएंगे और उससे इन दोनों पीवी करेंगे। इन दोनों पीवी किया तो उससे जो अमाउंट आई ना, उससे जो प्राइस आया वो वैल्यूएशन हो जाती है स्टॉक की, कि आप क्या मानते हो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो उससे मिल जाता है, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा चेंज होगा। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए 15%। ठीक है, पर मैंने जो बॉन्ड खरीदा था वो 10% के रेट पे खरीदा हुआ है, तो मुझे हर साल 10-10 रुपये मिल रहे हैं,
और लास्ट में जो मेरे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो मिल जाएंगे। अब इसको 15% से पीवी करोगे ना, तो ये जो आपको इशू हुआ था ना, वो मतलब ये जो प्राइस आएगा ना वो कम आएगा बहुत, क्योंकि आपने 10% के हिसाब से इशू किया हुआ है, मतलब ख़रीदा हुआ है। तो पर अब जो रेट मेरा रिक्वायर्ड है वो 15% है, तो इस हिसाब से इसका कम आएगी वैल्यू, तो इससे वैल्यूशन हो जाती है। तो ये रिस्क है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझा दिया। सोशल रिस्क क्या हो सकता है? फॉर ए बिजनेस इंक्लूड्स एक्शन दैट इफेक्ट द कम्युनिटीज अराउंड देम, ठीक है। एग्जांपल्स क्या होते हैं? लेबर इश्यूज हो जाते हैं ना, ह्यूमन राइट्स के इशू आ जाते हैं कि ये ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूशंस वगैरह, वायलेशन विद वर्कर, और ये करप्शन, ये सब सोशल में आ जाता है। रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस होती है कंपनी लोग की हो गई, कोई फेमा हो गया वगैरह, इन सब की अगर नहीं करोगे तो वो दिक्कत हो जाए। रेगुलेटरी इज द रिस्क दैट चेंज इन द रेगुलेशन और दैट विल इफेक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। मान लो इनकम टैक्स में कुछ चेंज कर दिया कि ये ऐसा करना पड़ेगा, तो वो रिस्क आ गया ना, एकदम से कुछ मतलब नेगेटिव आ जाता है। तो कंपनीज मस्ट एबल टू अबाइड, मतलब कि फॉलो करना है उनको, बाय द रेगुलेशन सेट बाय द गवर्निंग बॉडीज दैट ओवरसीज देयर इंडस्ट्री, देयरफॉर एनी चेंज इन द रेगुलेशन कैन कोज रिपिंग इफेक्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री। नहीं, अगर कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव आया तो रेपुटेशन रिस्क होता है। एक तो रिस्क इज अ थ्रेट ऑफ डैमेज, डेंजर होगा, सॉरी, डैमेज करना, डेंजर करना रेपुटेशन ऑफ द फर्म को, टू द गुड नेम और स्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस और एंटिटी। रेपुटेशन रिस्क कैन बी ओकर इन द फ्लोइंग वेज, डायरेक्टली एज द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस और ऑफ द कंपनी हिटसेल्फ। कंपनी खुद की एक्शंस की वजह से भी हो सकता है। किस किस क्या क्या रीज़न है रेपुटेशन रिस्क का? सबसे पहले डायरेक्टली कंपनी के खुद की एक्शन की वजह से, इनडायरेक्टली ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कुछ गलत कर दिया, और टेंजिटिवली थ्रू अदर पेरिफेरल पार्टी सच एज जॉइंट वेंचर्स, अपने जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं, सब्सिडरी की हुई है, उसकी वजह से, सप्लायर्स वगैरह, उनकी वजह से भी हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क, द बिजनेस रिस्क कैन हैपन। देखो, ऑपरेशनल रिस्क बिजनेस से एक ही बात ही, मैंने जो ऊपर होता है तो ऊपर भी लिखा होता है, बिजनेस रिस्क ऑपरेशनल रिस्क भी होता है। क्या होता है ये कि लॉसेस का होता है ये, मतलब कि शायद तक अपने बिजनेस में लॉस हो जाए, ऑपरेशन से रिलेटेड है। द बिजनेस रिस्क कैन हैपन इंटरनली और एक्सटर्नली, इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, समटाइम्स कुड हैपन अनएक्सपेक्टेडली रिजल्टिंग इनटू क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। लॉसेज हो जाएंगे, बंद हो जाएगा बिजनेस, वो बात है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुड भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, फायर दैट में कोज सब्सटेंशियल डैमेज टू द बिजनेस रिलेटेड कोज क्लोजर ऑफ बिजनेस। ये ऑपरेशनल रिस्क है, ये बिजनेस रिस्क है कि बिजनेस में लॉसेज हो जाएंगे, बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, ऑपरेशन बंद हो जाएंगे, वो है। कंपटीशन रिस्क होता है कि नया कंपटीटर आ गया, वाइल बिजनेस में वेयर दैट देयर इज ऑलवेज सम कंपटीशन, तो हमेशा रहेगा इन देयर इंडस्ट्री, इट इज इजी टू मिस आउट दैट व्हाट बिजनेसेस आर ऑफरिंग दैट मे अपील टू द कस्टमर, कि दूसरे कंपटीटर क्या ऑफर कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब मान लो वो सस्ते में कर रहे हैं, अपने ध्यान ही नहीं है, तो फिर अपने बाहर हो जाएंगे, मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। अपील टू द कस्टमर, इन दिस केस द बिजनेस इन्वॉल्व कंपनीज लीडर बिकमिंग सो कंफर्टेबल देयर सक्सेस। मान लो कि अब रिलायंस है इतनी बड़ी हो जाए, जियो का इतना बढ़िया फ़ायदा हो जाए, जियो ने कंपनी सारी खत्म कर दी एक तरीके से, अब बहुत कम है, तो वो ध्यान ही ना दे कंपटीशन पे, एयरटेल वगैरह ध्यान ना दे, और एकदम से फिर पता ले उसको कि एयरटेल तो बहुत सही दे रही है, और एकदम ख़त्म ही हो जाए, मार्केट शेयर जा रहा है, क्यों जा रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है, द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व्स कंपनीज लीडर बिकमिंग सो कंफर्टेबल विद देयर सक्सेस, बिजनेस लीडर जियो होगा जैसे, द स्टेटस क्यो दैट दे डू नॉट लुक वेज टू पाइवट एंड मेक्स कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। देखो, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करोगे तो सक्सेस रहेगी, आगे से आगे नए नए ढूंढने तरीके, जैसे कॉस्ट कम हो, ठीक है, प्रॉफिट बढ़े अपना, या फिर प्राइस कम करवाएं अपने। तो अगर ध्यान नहीं देंगे और एयरटेल ने मान लो कि सही तरीके से कम कॉस्ट पे देना चालू कर दिया नेट, तो फिर जियो बाहर हो जाएगी। इंक्रीजिंग द कंपटीशन कंबाइंड विद एन अनविलिंगनेस टू चेंज मे रिजल्ट इन टू लॉस ऑफ कस्टमर। मैं बिजनेस लीडर हूँ मान लो, ठीक है, मैं चेंज ही नहीं होना चाहता, और मेरा साथ का जो कॉम्पिटिटर है वो अब उसने क्या बोलते हैं मेरे को ज़्यादा कंपटीशन देने लग गया, वो उसने अच्छे प्राइजेस पे, मेरे से कम प्राइजेस पे वही गुड्स दे रहा है जो मैं हाई प्राइजेस पे दे रहा हूँ, और मैं अपने जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं करना चाहता, तो मेरा शेयर खत्म हो जाएगा। ये लिखा अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। फर्म के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये दो ही होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सबसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, फिर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब भी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, किसकी वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की, वही है, इनका डिफरेंस हो गया। फिर ये ईवी है, और जो
एम बी है, वो है इम्पोर्टेंट। और बस इधर ही ख़त्म ही है, बस थोड़ा सा ही। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन according to Solomon, price system directly managerial effects towards more profitable goods or services. Price are determined by the demand and supply conditions as well as the competitive forces. ठीक है, मेनली तो डिमांड और सप्लाई होती है ना, उसी से इफेक्ट पड़ता है प्राइस को। They get the allocation of resources for various productive activities. In economic theory, the behavior of firm is analyzed in terms of profit maximization. मैं इसका ना इम्पोर्टेंट बताता हूँ, कोई है ना चीज़ें। This occur in economic terms when the managerial revenue equals to managerial। ऐसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, ये इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे ही बताते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब ये एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर थ्योरीज दी थी इन्होंने, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन मीन्स दैट ए फर्म आइदर प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट और यूज मिनिमम इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब कि जो इनपुट है ना अपने पास, उस इनपुट से अपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट बनाए, या फिर जो आउटपुट है ना उसके लिए मिनिमम इनपुट यूज़ करें। मतलब जितना अपने बेच सकते हैं ना उसके लिए मिनिमम इनपुट यूज़ करें, या फिर जो अपने पास इनपुट पड़ा है ना उससे मैक्सिमम आउटपुट करें। द अंडरलाइंग rational of profit maximization is efficiency। एफिशिएंटली अगर अपने इनपुट और रिसोर्सेज है ना, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे ना, तो अपने सही कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे, अच्छा मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इट इज़ assumes that the profit maximization cause the efficient allocation of resources under the competitive market। क्यों? देखो सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, अपने पास लेबर लिमिटेड है, अपने पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है। अगर उसको अपने एफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे ना तो वो वेस्ट हो जाएगा। एंड प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस। Thus, profit maximization is considered as an important goal in financial decision making. In an organization, it ensures that they utilize available resources most efficiently under the condition and competitive market. But in recent the change of corporate environment, profit maximization is regarded unrealistic। ठीक है, अब अनरियलिस्टिक माना जाता है। अब पहले तो ये चलता था, ठीक है, अनरियलिस्टिक, डिफिकल्ट एंड इनअप्रूव्ड एंड सोशली नॉट मच प्रेफर्ड गोल। ठीक है, अब क्या हो गया है कि ना पहले तो कंपनीज थी ना, जो पहले जो जितनी भी एंटिटीज़ होती है उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, पर आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ, अब क्या है, अब सोशल में आ गया बिजनेस। जो अपना 11th 12th में आता है ना, उसमें भी आपने पढ़ा हुआ। अब क्या हो गया, अपने पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता, अब क्या हो गया, अपने एक गोल नहीं रहा, अपना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी करना होता है, सोशली ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो गया सोशल नोट प्रेफर्ड है अभी गोल फॉर द बिजनेस है। इट इज आर्ग्यूड दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अज्यूम्स द परफेक्ट कंपटीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या अज्यूम करता है? परफेक्ट कंपटीशन। इन द फेस ऑफ द इनपरफेक्ट मॉडर्न मार्केट इट कैन नॉट बी legitimate objective of the firm। ठीक है, it is also argued that the objective of profit as a business objective developed in 19th century when the business activity was self financing। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम सेल्फ फाइनेंसिंग जो कैपिटल होता है वही होता है, बस जो ओनर ने लगा दिया बस ओके है। अब होते हैं डेट वगैरह से, खुद के पैसों से काम नहीं करते, लोगों से लोन ले लेके करते हैं। द ओनली एम ऑफ द एंटरप्राइज दैट देन वाज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, उस टाइम प्रॉफिट ही था। एनहेंसेस हिज ओन वेल्थ, खुद की वेल्थ बढ़ाना। दिस इज ऑब्जेक्ट कैन ईजिली सेटिस्फाइड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जो अब है इज करेक्टरिस्टिक बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी। एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी, LLPs बन रही है, LLP पार्टनरशिप का तो कम हो गया काम अब, और कंपनी है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी नहीं मिल सकती। ठीक है, और फिर आर शोल्डर, ठीक है, दैट एरा लिमिटेड लाइबिलिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैनेजरियल ओनरशिप। मैनेजमेंट कोई और करता है, ओनर कोई और होता है, शेयर होल्डर कोई और है, और जो CEO और या फिर अपने ये कहें MD वगैरह ये कोई और होता है।
The various stakeholders of the firm are shareholders, lender, customer, employee, government, society. In practice, the objective of all these stakeholders may differ. ठीक है, एम्प्लॉय का हो सकता है कि मेरे को सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है, क्रेडिटर का हो सकता है मेरे को टाइम पे पेमेंट मिल जाए, इन्वेस्टर का होता है कि ये रिटर्न सही देता है क्या नहीं, और बाहर वाली जो कस्टमर है ये मेरा प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे दे और बेस्ट क्वालिटी दे, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। द गोल ऑफ द प्रोडक्ट में ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टीज़, ठीक है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखें तो वो ओवरलुक करती है बाकी पार्टीज़ के ऑब्जेक्टिव। द शेयर इज देयर फॉर क्रिटिसाइज एंड कंसिडर एज अनरियलिस्टिक, इनएप्रोप्रिएट और इमोरल। ये बताया गया कि मतलब कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों इन अनरियलिस्टिक है। प्रॉफिट corporate goal is criticized by the scholars mainly on the following ground. Vague conceptually ignores the timing of the return, ignores the risk factor, maybe long run proves disastrous। मतलब ये पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, पढ़ जरूर लेना एक बारी। अब थोड़ा मैं खींचूंगा इसको क्योंकि ये फालतू बातें कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, ये आपको ही पता है, ठीक है। सिर्फ एक रीड देना बहुत है, क्वेश्चन कल को आ जाए तो ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन होने का कि ये क्यों इसको मतलब अनरियलिस्टिक मानते थे, क्योंकि बाकियों का ध्यान नहीं रखता था, बाकी ऑब्जेक्टिव्स का, सोशली ये इसको कंसिडर क्रिटिसाइज किया था बहुत ज़्यादा। अब आ गया शेयर होल्डर वेल्थ। अकॉर्डिंग टू सोलमन भाई ने सब कुछ दिया था अपने। शेयर होल्डर वेल्थ मीन्स मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, एनपीवी। ये मैं बता रहा हूँ ना, एनपीवी जो है ना, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू से एनपीवी निकलता है। ये एक तरीके से ये मान लो कि लाइफ है, फाइनेंशियल जो आपका मैनेजमेंट चैप्टर है ना, ये चैप्टर है जितने भी, फाइनेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पार्ट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक पार्ट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्योर थियोरटिकल है, प्योर थियोरटिकल, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी भी है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी से समझ आएगा ना प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो ये मान लो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये दोनों तो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों का रिलेशन है, और इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये कहीं शायद काम भी ना है, पर ये तो हमेशा ही आएगा, इसके बिना चलता है इंडिया सारी जहाँ यूज़ होता है। तो इसको कैपिटल बस्ट में से सीख लें। Of the course of action to the shareholder, net present value or wealth of a course of action is the difference between the present value PV of its benefit and PV of its cost। मतलब ना PV of inflow, उसी को अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है यार, कुछ नहीं, माइनस PV ऑफ आउटफ्लो, इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं और कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट। Presently, maximization of a present value or wealth of a course of action is considered appropriately operational flexible goal for financial decision making. In an organization, the net present value or wealth can be defined more। ये देखो कैसे निकलता है, कैश फ्लो जो भी होगा ना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, ठीक है, ये होता है। इधर 1 आएगा अगर 1 साल बाद है, 2 आएगा 2 साल बाद है, 3 आएगा और 3 साल बाद है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहाँ गया, इसलिए इसको कई बार तो n लिखते हैं, ठीक है, कई जन इसको t लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड हो गया या फिर टाइम हो गया, ये r है रेट, ठीक है। अब इसने ये ऐसे लिखा है ना, आर टी डिवाइड बाई 1 प्लस आई को इंटरेस्ट बोल दिया और रेट बोल दिया, क्या होता है, और टी लिखा है। तो अब ये क्या है, ये इधर लिखा है इसने, मैंने इधर लिखा है कैश फ्लो, इसको आप आर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये मैं इधर क्यों लिखता हूँ, आप जब कैलकुलेटर पे करोगे ना तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर कर पाओगे तो आसान रहेगा, ठीक है। आप इसको अगर इधर चक्के लिख दोगे ना तो भी ओके है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ आर डिवाइड बाई 1 प्लस, मुझे सही कर दो थोड़ा सा, इसको ऐसे भी लिख लो आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर, तो गलत क्या है, इसको इंटू कर दो 1 से, तो वही आ गया ना। तो ये लिख तो कैसे भी सकते हो आप, इधर नेट एन पी वी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, आर का मतलब नेट कैश फ्लो जो मैंने लिखा है इधर कैश फ्लो, ठीक है, आई का मतलब डिस्काउंट रेट, ठीक है, और इधर टाइम वैल्यू ऑफ कैश फ्लो।
The management of an organization tries to maximize the present value not only for the shareholder but for other stakeholders, to the employee, customer, suppliers, हो गया अपना कम्युनिटी एट लार्ज हो गया. दिस गोल इज फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रेजेंट वैल्यू जनरली जस्टिफाइड ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड. क्या क्या ग्राउंड से जिस पे जस्टिफाई किया. कंसिडर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है. फोकस ऑन लॉन्ग रन अकाउंट. It takes into account the various forms of risk, recognizes the value of regular dividend payment. ठीक है. पढ़ लेना यार, ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू में बताया होता है कि क्या क्या रीज़न है. बहुत कम चांस है कि इस पर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए. बस एक बार रीड जो कर लेना. रीड करना तो हर चीज़ को ज़रूरी है. जब MCQ पेपर होता है ना, कोई भी पेपर, देखो MCQ एक जगह हार्ड होता है किधर की, अगर आपने कम कवर किया है ना तो दिक्कत रहेगी. इसलिए रीड हर चीज़ को करना. MCQ आपको याद ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है. मतलब जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. उसको एक बार ही बस रीड कर लिया तो आपके सब क्वेश्चन माइंड में वो रिटेन हो जाता है. इतना कि आप एक MCQ सॉल्व कर पाओगे उससे. ठीक है. तो रीड पर ऐसे भी नहीं करना है स्पीड से पढ़ लिया कुछ भी कर लिया. ठीक है. ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते नहीं, व्हाट इज़ दिस, ऐसे करके जल्दी जल्दी पढ़ लिया, कुछ भी मतलब नहीं. अगर कुछ आप समझ नहीं पा रहे उसको तो रिटेन नहीं होगा. तो आपको कम से ढंग से पढ़ना है. उसको ढंग से पढ़ के उसको आपके उस सब कॉन्शियस माइंड में चल जाए और आप उसके क्वेश्चन कर पाओगे. ऐसा नहीं करना, रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का. बस ढंग से पढ़ो कि थोड़ा मोटा समझ आ रहा है ना आपको. अभी तो समझ तो आ रहा है कि लॉन्ग रन की वजह थोड़ा कॉमन सेंस से भी करने पड़ेंगे आपको MCQ क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि सारा याद कर लो, तो ऐसा तो बहुत होता है सिलेबस. However, the profit maximization can be part of a wealth maximization strategy. Quite often, the two objectives can be pursued simultaneously, but the maximization of profit should never be permitted to overshadow नहीं कर सकता कभी profit maximization, the objective of wealth maximization. ठीक है. तो ये कह रहे दोनों ऑब्जेक्टिव साथ में कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो जाती है, पर वो ओवरशैडो नहीं करना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बैठा है, वेल्थ तो इसका मतलब ही नहीं है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म प्रोवाइड वेलफेयर फॉर द ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग in the area of business management. The term objective should be used in the sense of the decision criteria for taking decision involved in financial management. It means that the what is relevant is not overall objective of the business, but is operationally used criterion against which the investment, financial, dividend policy, ये वो तीनों decision are to be judged. The objective of the shareholder wealth maximization is an appropriate and operatively feasible criteria to choose among the alternative financial actions. It provides an unambiguous measure of what the financial management should seek to maximize it in making the investment and financial decision. ठीक है. अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है अपना ऑब्जेक्टिव, तो उसके बेसिस पे अपने को इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन लेना है. In other words, it implies that the focus on what a firm should achieve on the policy and that is should follow its objective are to be achieved. It should follow if the objectives are achieved, मतलब कि क्या करना चाहिए उसको अचीव करने. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयरहोल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस है ये ऊपर वाला छोड़ दो. ठीक है. ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो क्या है डिफरेंस. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है अपना, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. ठीक है. एडवांटेज के इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट उसमें करो जिससे ज़्यादा रिटर्न है और कम से कम वो करो चाहे कैसा ही हो रहा हो. और डिसएडवांटेज क्या है, एम्फेसिस शॉर्ट टर्म होता है. लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि यार अपने को बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, कस्टमर की वैल्यू करनी है, बस प्रॉफिट कमाना है. चाहे आपने फ्रॉड करके कमा रहे हो, चाहे अपने डिफ़ॉल्ट करके कमा रहे हो, या फिर अपने झूठ बोल के कमा रहे हो, कोई मतलब नहीं है. इग्नोर रिस्क अनसर्टेनिटी, कुछ मतलब नहीं. क्योंकि देखो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है ना, तो रिस्क अनसर्टेनिटी तो होगी, वो अपने ज़्यादा लेते हैं क्योंकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इग्नोर द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न, कोई मतलब नहीं है कि 1 बर्ड इन हैंड और 2 बर्ड इन बुश, तो कोई मतलब नहीं है, उसको बस रिटर्न चाहिए. रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज. शेयरहोल्डर वेल्थ में हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक, MPS है ना जो, वो हाई होगा ना, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है. एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलेगी ना फर्म तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, तो ही शेयर होल्डर की जो शेयर है उसके पैसे इंक्रीज होंगे. रिकोगनाइज द रिस्क और अनसर्टेनिटी. ठीक है. रिस्क को रिकोगनाइज करता है, अनसर्टेनिटी रिकोगनाइज द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न. देखिए देखता है कि आगे फ्यूचर में तो उसको PV करके कम करता है उसकी वैल्यू और कंसीडर करता है रिटर्न.
ठीक है, ऑफर नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन और स्टॉक प्राइसेस, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप कभी भी, इसमें दिक्कत रहेगी आपको। या कैन लीड टू मैनेजमेंट एंड एग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि देखो ये लॉन्ग टर्म होता है ना, लॉन्ग टर्म में अनसर्टिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब अपने को पक्का नहीं होता कितना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए एंग्जाइटी वगैरह रहती है, फ्रस्ट्रेशन। In other words, the conflict may emerge in the area of profit maximization and wealth maximization as an objective of financial management. Profit maximization would be measured over attaining the profit in a firm, and wealth maximization would consider the effect of earning per share, ठीक है, dividend to shareholder. The objective of wealth maximization would be fulfilled by the increasing the market price of the share through decision on future cash flow, dividend, earning per share, but the maximum profit of the finance manager may have to consider the issues like retained earning, non-payment of dividend, investment funds in the profit outlets. वही मज़ा था, सेम बात वही आ रही है। Financial manager has to try and maximize the profit without any way affecting the shareholders' wealth, because the primary goal of the financial decision making is the achieve wealth maximization. जो primary goal है ना वो wealth maximization. The profit maximization is the narrow objective of the financial management, because the profit is a test of economic efficiency, but the wealth maximization is the comprehensive objective. ठीक है, तो मतलब ये इसका कहने में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना जो, वो ऊपर है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उससे नीचे आता है प्रॉफिट, उसका सब पार्ट है प्रॉफिट। इज ए कम्प्रेंसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल, इट गोज बियॉन्ड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स as it also consider the qualitative benefits in a firm. Wealth management is the objective, therefore superior, इसको याद रखना, superior to the profit maximization concept. Wealth maximization superior है profit maximization के। Profit maximization, maintenance of liquidity, wealth maximization देखो बीच में है, ठीक है। wealth maximization एक तरीके से फादर है इनका बाप है, इसके पार्ट्स हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, ये सब कुछ होगा ना तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पे ध्यान रखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, तो मतलब ये चारों चीज़ें करोगे ना तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी तो ये चारों हो जाएगी, ठीक है। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरो वाले। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाइडर है, बाकी सब नैरो है, तो इंक्लूड करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन चारों। ईवीए ईवीए थियोरटिकली मुश्किल ही आएगा, ईवीए का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये थ्योरी आप रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है, थ्योरी रीड कर लेना। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये होता है ईवीए का मतलब, ठीक है। थ्योरी उतार रखी है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, और वो विल बी डिस्काउंटेड रेट बीइंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या है कि पीवी करते थे ना अपने, पीवी उसका कॉन्सेप्ट इसमें कैसे डाला है। नो पैट होता है, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब नो पैट क्या आता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, इसको नो पैट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कि इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, सिर्फ जो ऑपरेशन से रिलेटेड होता है ना वो प्रॉफिट होता है इसमें, मतलब इंटरेस्ट वगैरह माइनस नहीं करेंगे अभी अपने। ऐसे मान लो ईबीआईटी है ना, नो पैट कैसे निकलेगा, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा है नो पैट कैसे निकलेगा, ईबीआईटी माइनस टैक्स रेट करोगे ना तो ये नो पैट आ गया। नो पैट इज इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, तो आफ्टर टैक्स कर दोगे ना और इंटरेस्ट को माइनस करे बिना तो ये नो पैट आ गया। डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, मतलब बस ईबीआईटी में से टैक्स रेट माइनस कर दो तो नो पैट आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग मानते हैं, उसको माइनस कर दो नो पैट आ जाएगा। इंटरेस्ट नहीं माइनस करना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है कि पीवी में जैसे डिस्काउंट रेट का आपने करते थे ना, इसमें कैसे करेंगे, उस डिस्काउंट रेट से अपने फैक्टर बना के उसको पीछे की तरफ वैल्यू करते थे, ठीक है। पीवी इंटू करे पीवी आता। इस वजह से नहीं क्या है कि उसको कैसे इफेक्ट दिया इसमें, उसको इफेक्ट दिया ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कैसे, कैपिटल जितना आपने लगाया है इंटू जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिस्काउंट रेट मानते थे अपने, उससे इंटू करोगे ना तो उसकी एक साथ वैल्यू आ जाएगी, वो नो पैट से माइनस करो तो ईवी आ जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू आएगी। इसका क्वेश्चन है, ये देख लो, थ्योरी पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है।
वेल एस्टेब्लिश इन द फाइनेंशियल बट ओनली रिसेंट टाइम ये आ गया है, पहले से है पर अब ज़्यादा ध्यान देने लगे। मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ गया। It has deployed to generate that cash flow representing net profit versus a paper profit. EVA under shareholder value increasing the mean target of lead, ये कुछ भी नहीं है। The conventional approach to measure profit will deduct cost of loan capital is arriving at the profit, ठीक है, जो अपने करते हैं इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बट देर इज़ नो सिमिलर डिडक्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए प्राइस कुछ है ही नहीं, शेयर होल्डर की तो सीधा अपने प्राइस बताया था कि इतनी अर्निंग हुई है। लोन के लिए तो अपने उसका इंटरेस्ट काट देते हैं प्रॉफिट में से, पर शेयर होल्डर के लिए क्या आता है, उनका भी तो कॉस्ट है। क्रिटिक द कन्वेंशनल अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू दैट द बिजनेस विल नॉट मेक ए प्रॉफिट इन इकोनॉमिक सेंस अनलेस इट, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल काटा है इसने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डेट को भी ले लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी ले लिया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ले लिया, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी ले लिया। अगर ये सब उसने इन्वेस्टमेंट में लगाया, मतलब रिटेन अर्निंग अगर यूज़ किया, तो कैपिटल अगर यूज़ किया है, और डेट अगर यूज़ किया, मतलब ये तीनों यूज़ करते ही हैं अपने। अर्निंग को छोड़ के रिटेन अर्निंग तो कभी कभी यूज़ होती है, हर बार नहीं होती। तो कैपिटल और डेट तो यूज़ होता ही है ना, इक्विटी शेयर और डेट। तो उन दोनों की कॉस्ट को मैनेज करने का मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और डेट, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है ना तो ये इक्विटी और डेट। कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है तो सिर्फ डेट की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा रहा है तो इसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहा है। पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा रहा है तो दोनों की बात कर रहा है। इसलिए ना कभी कभी कॉस्ट ऑफ जो वो है ना थर्ड चैप्टर, उसमें बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो वो कैसे निकलेगी, वैक से निकलेगी, ठीक है। अगर सिर्फ इक्विटी है तो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगी के से, ठीक है। पर आपने क्या है, के भी किया हुआ है, के डी भी किया हुआ है, के पी भी किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी किया हुआ है। तो इन सब का एवरेज निकाल के वैक निकलता है, जिसे कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो सब सीखेंगे हमने, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया तो रीड जो कर लें यार, जो भी बोल रहा हूँ रीड करने के लिए, क्योंकि देखो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। रिटेन ऑफ एसेट मोर रियलिस्टिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बट इट इग्नोर्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लीडिंग फर्म कैन ऑब्टेन द कैपिटल एट लो कॉस्ट we have favorable interest rate and high stock prices which then can be invested in their operation at decent rate of return on asset. This tempts that them to tempts मतलब कि वो करता है एक तरीके से attract them to expand without paying attention to the real data and economic value added, real data, ठीक है। बस वो काट दो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड गलती का होगा, रीड कर लें। ये बस बता रहा है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्यों आया, ठीक है। पहले कन्वेंशनल क्या करता था कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट को कंसीडर करता, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसीडर नहीं करता था, इसलिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इस सेंस में आया कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करेगा, डेट को भी करेगा, इक्विटी को भी करेगा, उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये बता रहा है मेनली। तो इसका क्वेश्चन देख लो, प्रॉब्लम पहली, XYZ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ की है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इज XY लिमिटेड हैज़ ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल हो गया। अभी तक तो ये मानते कैपिटल, इक्विटी नहीं मानते, ना डेट मानते, भी लिखा नहीं हुआ। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, नो पैट है ये। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये नहीं बोला आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लिखा हुआ ना, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ है। द कंपनी हैज़ ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EV क्या निकलेगा, ये मैं निकाल देता हूँ, 20 करोड़ माइनस 150, 20 करोड़ माइनस 12% ऑफ 150 करोड़, ये 9 बेड है। ये देखो 12% बैक हो गया, 20 ये आ गया 2 करोड़ हो गया, सिंपल सा आएगा।
एग्जाम्पल एक और आ गया, से यू मेड इट 20,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी, ठीक है 20,000 की है मैंने, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नो पैट 10,000 है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है 10% है। मैंने कहा था इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं, डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिक्वायर्ड डेटा नहीं इंटरचेंजेबल यूज़ होंगे कहीं कहीं जाओ, तो ध्यान रखना है वो। ये देखो ठीक है, goal क्या है EVA to take into account the cost of capital invested in the company. Thus, EVA represents the value added to the shareholder by generating operating profit in excess of the cost of capital employed in the business. EVA will increase if EVA कब increase होगा, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो होता है विदाउट एम्प्लॉयमेंट एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि परसेंटेज जो इनटू कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो फॉर एग्जांपल 100 है, तो अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंशन किया है विदाउट एडिशनल लगाए तो वो 100 रुपये ही रहेगा, मतलब कि आपकी सेल बढ़ गई तो वो 100 रुपये रहेगा विदाउट एडिशनल कैपिटल लगाए, ठीक है वो 100 रुपये रहेगा। और जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट है, मतलब सेल्स है, सेल्स से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो बढ़ेगा, वो पहले था 100, पहले 120 था वो 150 हो गया, तो अब क्या है ये 50 रुपये इंक्रीज़ हुआ, पहले 20 रुपये होता था, तो मतलब 30 रुपये जो इंक्रीज़ हुआ है विदाउट कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। और अगर कैपिटल एक्स्ट्रा लगाते हैं इसके लिए तो ये कुछ मेरे ख्याल से 10 रुपये इंक्रीज़ होता क्योंकि कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती। तो ये बस ये कह रहा है कि इंक्रीज़ क्यों होगा EV इंक्रीज़ क्यों होगा, ठीक है अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट दैट गिव्स हायर रिटर्न देन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग द न्यू कैपिटल, जो जैसे वो पहले था मिनिमम कॉस्ट पे प्रोक्योर करना है और मैक्सिमम पे यूटिलाइज करना है, तो अब प्रोजेक्ट में तो 20% मिल रहा है रिटर्न, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मतलब कॉस्ट ऑफ सच डेट या इक्विटी जो भी है वो है 10%, तो भाई 10% तो एक्स्ट्रा है ना, तो सी भी इंक्रीज होगा। अनप्रोडक्टिव कैपिटल इज लिक्विडेटेड, मतलब डेट है उसको एसेट्स हैं ये इक्विटी है उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है तो उनकी अब कॉस्ट का मतलब ही नहीं है, अब उनकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। जैसे मान लो कि 100 रुपये का इक्विटी था, उस पर हर बार 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, उसको पे ही कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, पे कर दिया। अब क्या है कि 10 रुपये ही रह गया, मतलब 90 रुपये पे कर दिया, 10 रुपये इक्विटी रह गया, 10 रुपये की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10 रुपये कैपिटल रह गया, उस पर 10% देंगे तो मतलब पहले जो 10 रुपये दे रहे थे अब वो 1 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। और इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी उतना ही है 12 रुपये, तो क्या हुआ 11 रुपये आ गया, जो भी पहले 2 रुपये आता था, ठीक है वो इंक्रीज़ हो गया ना। अनप्रोडक्टिव कैपिटल इज लिक्विडेटेड कर्टेलिंग द अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल, जो अनप्रोडक्टिव था उसको हटा दिया, क्योंकि देखो मान लो कि वो कैपिटल इतना यूज़ ही नहीं आ रहा, मेरे सिर्फ 10 रुपये का काम क्या है, मेरी ये 100 रुपये का काम क्या नहीं, 90 रुपये मेरा काम का नहीं, पे ऑफ कर दिया, जैसे मेरा कॉस्ट बच गई हर बार की। एम्प्लॉयड इनकम इज मोर देन जस्ट पेटिंग वन एडिशनल रो इन द इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ एक अनदर इनकम स्टेटमेंट में एक रो नहीं बना रहा अपनी, ठीक है। रो का मतलब कि एक और पर्टिकुलर लाइन ऑफ आइटम नहीं बना रहा। It is in the course of a kind of change process which should be given some management efforts. However, it is right action. If right actions are taken straight from the beginning, then implementing of EVA should be one of the easiest change process that a company come across. Through the action might include क्या action include होंगे, gaining the shared understanding, commitment of all the members of the company group through training, discussing and using the sports of permanently during the process, training other employees, especially all the key persons, adopting EVA all the level of organization, ठीक है। ये थ्योरी है यार, खुद ही पढ़ लेना है। हाँ मतलब कि अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रीड कर लें, कुछ है नहीं ऐसा समझाने वाला। However, there are a few common mistakes that are often made in implementing on EVA. Most of them are bound up with the either misunderstanding, ठीक है, thus misusing the concept at upper level or no training at all employee to use the EVA, thus not using the full capacity of the concept.
The common mistake include the defining the capital cost intentionally wrong, using too high of some reason, using EV only for the upper management level, investing too little in the training of employees. ठीक है. Although EV is value based measuring, it gives a valuation exactly same answer as discussed in cash flow. ठीक है. कैश फ्लो में क्यों? क्योंकि कैश फ्लो कोई लेता है, पीवी करते थे, उसमें बस पीवी का इफेक्ट इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ने लिया. द periodic EVA value still have the same accounting distortion. This EV is also accounting based. देखो अकाउंटिंग में जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो कमी है, जो लिमिटेशन है, वो इसमें भी होगी. ये ईवी यूज़ किसको कर रहा है? नो पैट वगैरह इनको यूज़ कर रहा है ना, तो ये अकाउंटिंग ही मेजर है करके. अकाउंटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट ये एंड सफर फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. इन अदर वर्ड्स द historical asset value that distort ROA as well as EVA values. MVA ठीक है, सब पढ़ लेंगे यार. Market value added is a calculation that shows that the difference between the market value of a company and the capital contribution by the all shareholders. मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, पहले अपने मार्केट वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे, पहले नो पैट कंसिडर कर रहे थे. पर ये जो मार्केट वैल्यू एडिड है, ये क्या कंसिडर करता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स. वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स होगी. ठीक है. और एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल द इन्वेस्टर, बोथ द बॉन्ड होल्डर और शेयर होल्डर, मतलब डेट और शेयर होल्डर दोनों को लेके. इन अदर वर्ड इज सम ऑफ ऑल द कैपिटल क्लेम्स. सम ऑफ क्या सम करता है? सम ऑफ ऑल द कैपिटल क्लेम्स हेल्ड अगेंस्ट द कंपनी प्लस द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी इज कैलकुलेटेड. अब ये कैसे है? MVA इक्वल टू V माइनस K. V का क्या मतलब है? वेयर द MVA इज द मार्केट वैल्यू एडिड, मतलब V क्या स्टैंड क्या करता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है. मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म्स इक्विटी एंड डेट. इंक्लूडिंग मतलब कि क्या है? वैल्यूएशन कैसे होगी फर्म की? मार्केट वैल्यूएशन दो चीज़ की वैल्यू कर लोगे ना आप. जब दो चीज़ की वैल्यू कर लोगे तो मार्केट तो अब दो चीज़ की अगर आप मार्केट वैल्यूएशन कर लोगे ना, इन दोनों चीज़ की मार्केट वैल्यूएशन कर लोगे तो वो मार्केट वैल्यूएशन तो फॉर्म होगी. उन दोनों प्लस कर दोगे. जब मार्केट वैल्यूएशन कर लोगे जब आप इक्विटी की, और जो मार्केट वैल्यूएशन कर लोगे आप डेट की, इन दोनों को प्लस कर दोगे ना तो वो वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म बन जाएगी. ठीक है. तो ये कह रहा है इंक्लूडिंग द वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स इक्विटी एंड डेट. इसे एंटरप्राइज वैल्यू भी कहते हैं. ठीक है. एंड के क्या है? के इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल. पहले क्या कह रहे थे? नो पैट. पहले अपने रेवेन्यू मेजर्स में चल रहे थे. नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, परसेंटेज ऑफ कैपिटल ले लिया. अब क्या अपने एक तरह से उसमें चल रहे हैं कैपिटल मेजर में. अब क्या करेंगे आप? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एग्जाम्पल 1 लेते हैं. कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू एडेड यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं? 20 लाख के. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड एज अ ट्रेजरी स्टॉक, मतलब ये इशू नहीं किए, मतलब इशू किए पर ये हेल्ड कर ली स्टॉक 1,10,000 के. इसमें से काट दो इतना. ठीक है. करंट शेयर प्राइस कितना है? 35.5. तो जो वो अपनी मार्केट वैल्यू क्या है फॉर्म की? मार्केट वैल्यू फॉर्म की 20. और ये कैसे लिखा है इसने? ये थोड़ा अलग तरीके लिखते हैं, अपने को भी ऐसे लिखना पड़ेगा एक बार. इसमें माइनस किया, इनका जो नेट आएगा उसको कर दो 35.5 से इंटू. ठीक है. अब आंसर निकाल दो. टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग इतना है. ठीक है. और कॉस्ट टू ट्रेजरी स्टॉक इतना है. Assume that the market value of debt equals to book value. Book value of debt मतलब मार्केट वैल्यू और इक्वल टू बुक वैल्यू है. ठीक है. मतलब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू भी चल रही है. सोल्यूशन क्या? नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 20 से इतना माइनस कर दिया 18, इतना आ गया. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो गया? ये आ गया. ये आ गया इसकी मार्केट वैल्यूएशन. टोटल शेयर होल्डर इज इक्विटी. टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल 435. ठीक है. 453 है. 435 नहीं है, 453 है. ठीक है. 453 इसकी टोटल
कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें से अपने को हटाना है। देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें प्लस रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या आ रहा है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन माइनस क्लोज स्टॉक ट्रेजरी स्टॉक हटा रहा है अपने, ठीक है। ये वाला ट्रेजरी स्टॉक क्योंकि अभी तक अपने हेल्ड किया हुआ, उसको कोई किया नहीं हुआ, तो इसको हटाना। ये हटा दिया जब अपने, तो ये आ गया। पहले तो अपने निकाल ली थी मार्केट वैल्यू, ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म कहाँ गया, ये रही, ये तो थी मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म, ठीक है। और ये टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने सिर्फ इक्विटी की क्यों वैल्यू की, ठीक है, मैंने इसकी क्यों नहीं की, डेट की। अब डेट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अब क्या है इसमें, मैं ये बताता हूँ मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। वैल्यू एडेड का मतलब ये है बुक वैल्यू से ज़्यादा, ठीक है। तो अब जब बुक वैल्यू ज़्यादा जो आ गई ना वैल्यू, जो एक्सेस है उसे मार्केट वैल्यू एडेड कहते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, इन्होंने फॉर्मूला बनाया मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मान लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड की बुक वैल्यू, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया था वो 20 रुपये पे किया था, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसकी जो वैल्यू है ना मार्केट में वो होगी 30 रुपीज़। तो जो एक्सेस है ना वो 10 रुपीज़, वो मार्केट की वजह से है, ठीक है। तो अब इसने इधर क्या कहा, इधर इसने कहा अज्यूम दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्वल्स टू बुक वैल्यू। तो अब अगर आप ना, आप चाहे ऐसे कर लो, इसको एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है। अब क्या है, जब आपने मार्केट वैल्यू निकालना है, मार्केट वैल्यू आएगी 4, इस पर ध्यान दो, 453,503 नहीं, सॉरी गलत हो गया, इधर ये वाली है ना मार्केट वैल्यू, जो अभी जो निकाल ली मार्केट वैल्यू फॉर्म 6। इसको ये मान लो कि ये सिर्फ इक्विटी की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, इक्विटी की होगी प्लस अब डेट की अपन ने मार्केट वैल्यू डेट की इक्वल्स टू बुक वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू डेट की इतनी होगी 100 रुपये। ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसमें माइनस करेंगे अपने कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ट्रेजरी स्टॉक का अपने ने इसमें से भी हटा दिया था, हटाया था ना, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये ट्रेजरी स्टॉक हटाया अपन, ये वाला, ये ऊपर भी लिखा हुआ ये रहा, नंबर ऑफ स्टॉक हेल्ड इन ट्रेजरी स्टॉक, ये वाला, ये हटा दिया था। और अपन ने इधर जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिया उसमें भी हटा दिया, ये रहा, कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक इतना है। और जब इधर टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल रिटेन नहीं बनना चाहिए, तो ये नेट आ गया, नेट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक है, तो इसमें से ये हटा दो। फोर 1 4 4 5 3, ठीक है, और इसमें प्लस कर लो 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये इसमें बुक में ऐसे सोल्व नहीं किया हुआ। इसमें बुक में कैसे किया हुआ है, मार्केट वैल्यू एडेड 670, ठीक है, और 41453, ठीक है, इतना आ गया। क्यों, क्योंकि ना ये इसने देखो इधर लिखा भी हुआ है, इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट वैल्यू एडेड फॉर शेयर होल्डर निकाला है इन्होंने, तो शेयर होल्डर निकाला है तो इक्विटी का काम होगा, इक्विटी ले लिया और ये आ गया, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, ऑल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो मार्केट वैल्यू और एक्चुअली होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ इक्विटी है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो है ना, इधर अगर 100 रुपये लोगे, इधर भी 100 रुपये लोगे, तो ये ज़ीरो ही आना है, क्योंकि इसने लिख दिया ना साफ साफ कि इक्वल है, तो ये इसको ज़ीरो मान लो, इसलिए इधर ज़ीरो लिखा है। क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू भी इक्वल है और बुक वैल्यू भी इक्वल है, तो इसका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो ही है ना। और इधर ये निकाल ही दिया, तो जो मार्केट वैल्यू एडेड है ना, जो मार्केट वैल्यू एडेड है ऑल इन्वेस्टर्स का और मार्केट वैल्यू एडेड फॉर शेयर होल्डर है, वो बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डेट है ना, उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है। एग्जाम्पल टू से और समझ आएगा, कंपनी एक्सवाइज हुज शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट इज 750, कंपनीज ओन 5000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 1 लाख कॉमन शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर आउटस्टैंड। तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, अब ये तो थी कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाली, और ये है कॉमन स्टॉक की वैल्यू 12.50, ठीक है, 100 पर शेयर ऑफ प्रेफरेंस। तो अभी निकाल लो, निकाला ना, 5000 को इंटू कर दो 100 से, और 1 लाख को इंटू कर दो 12.5 से, 1 लाख को 12 से कर दिया और 5000 को इससे कर दिया, ये आ गया। इन दोनों प्लस कर दो, ये आ गया टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर।
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई है, क्योंकि डेट के बारे में बता नहीं रखा तो ये मान लें डेट आई नहीं, ठीक है। तो ये इन दोनों को प्लस करके ये जो आया, ठीक है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आंसर। आसान है बहुत, एक बार बस ध्यान होना, ठीक है। ये अब लास्ट पेज पे आ गया अपने, बस ख़त्म है अभी। ये तो सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बताया था जल्दी जल्दी, कुछ नहीं। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब कि अपने शायद तक पे कर पाएंगे अब अपनी लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, अपने शायद तक ही अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएंगे। और इंसॉल्वेंसी का मतलब कि अब अपने पे ही नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने लायक ही नहीं है, अब अपने पे ही नहीं कर सकते। ये मोटी मोटी बात होगी, अब अंदर से पढ़ते हैं। जनरली द अफेयर्स ऑफ ए फर्म शुड बी मैनेज इन सच वे दैट द टोटल रिस्क बिजनेस एज वेल एज फाइनेंशियल। बताया था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेशनल रिस्क भी बिजनेस से होता है, और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि जो इक्विटी है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मतलब रिस्क है, कम रिटर्न मिलने का, पर वो तभी होगा जब डेट या फिर प्रेफरेंस शेयर हो। डेट और प्रेफरेंस शेयर नहीं तो फाइनेंशियल रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता। किस रिलेशन में होता है फाइनेंशियल रिस्क? इक्विटी की रिटर्न से रिलेशन में होता है, ठीक है। बोर्न बाय द इक्विटी होल्डर is minimized and manageable. Otherwise, the firm would obviously face difficulty in managing business risk. The firm has to cope with the variability of the demand of its product and their prices, input prices, etc. Is also have to keep a tab on the fixed cost. ठीक है, नॉर्मल बात है। As regards the financial risk, high proportion of debt in the capital structure entails a high level of interest payment. If the cash flow inflows is inadequate, ठीक है, is inadequate, the firm will face a difficulty in payment of interest and repayment of principal. If the situation continues being long enough, ठीक है, at times will come, एक टाइम ऐसा आएगा, firm would face a pressure from the creditor. Failure of sales can also be cause difficulty in carrying out the, ठीक है, production operation. The firm would find itself in a tight spot में find करेगी. Investor would not be invest further, क्योंकि इन्वेस्टर ने देखा कि अब ये खराब हो रही है, कंपनी खत्म होने पे आ रही है, ठीक है। क्रेडिटर वुड रिकॉल देयर लोन्स, ठीक है, क्रेडिटर तो अपने पैसे वापस मांगने लग जाएंगे। कैपिटल मार्केट वुड हैवीली डिस्काउंटेड सिक्योरिटी। देखो, जब कोई जो कंपनी है ना वो अंडर परफॉर्म करने लग जाती है तो उसका जो इफेक्ट है ना, उस इंफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है, क्योंकि हर साल अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ती तो कैपिटल मार्केट में उसकी शेयर वैल्यू गिरने लग जाती है, सेल्स चालू हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब डूबेगी कंपनी। और शेयर मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई पे बेस होती है शेयर की वैल्यू, ठीक है। तो अगर सप्लाई एक्सेस हो जाएगी तो फिर प्राइसेस गिर जाएंगे। So the firm would find itself in a situation called distress. ये डिस्ट्रेस है, ठीक है। इट मे हैव टू सेल इट्स एसेट टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड एट अ प्राइस बिलो देयर इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि अब बेचना है जल्दी जल्दी तो लोग तो फिर फ़ायदा उठाते हैं इसका। रिजोर्ट टू डिस्ट्रेस सेल, मतलब कि इसको डिस्ट्रेस सेल कहते हैं जब सही वैल्यू पे नहीं बेचते, अपने कम पे बेचते हैं। सो व्हेन द सेल प्रोसीड इज इनएडुकेट टू मीट द आउटसाइड लाइबिलिटी, जब फर्म की प्रोसीड्स है ना वो इनएडुकेट हो जाती है टू मीट लाइबिलिटी, द फर्म इज सेट टू हैव फेल्ड और बिकम बैंकरप्ट, ठीक है। इधर तो था डिस्ट्रेस की, उसमें थी कि इनएडुकेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, पर जब वो अपने जो एसेट रियलाइज करके भी अपनी ऑब्लिगेशन नहीं भी कर पाती ना मेट, जो उसकी लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाती अपने एसेट को रियलाइज करके भी, वो उसे कहते हैं अपने बैंकरप्शन, बैंकरप्ट हो गए या फिर इंसॉल्वेंस हो गए। आफ्टर ड्यू द प्रोसेस ऑफ लॉ गोन थ्रू इंसॉल्वेंट हो जाती है वो, ठीक है। मतलब कि पहले तो बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट हो गया मतलब पैसा नहीं है उसके पास, ठीक है, वो अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर सकती, बेच के भी नहीं मीट कर सकती। जब वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड था जो, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, उसके हिसाब से वो उसका वाइंडिंग अप हो जाता है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप, ठीक है, वो हो जाता है ना, तो वो उसके बाद वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाती है कंपनी। तो इसलिए लिखा आफ्टर ड्यू प्रोसेस द लॉ ऑफ द लॉ गोन थ्रू, वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। मतलब उसके बाद फेलियर ऑफ ए फर्म इज अ टेक्निकल, इफ इट इज अनेबल टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन द फेलियर कुड बी टेम्परेरी एंड माइट बी रेमेडिएबल, ठीक है।
द लाइबिलिटी एक्सीड एसेट द नेटवर्थ बिकम नेगेटिव। नेटवर्थ का मतलब निकलती कैसे, एसेट माइनस लाइबिलिटी निकलती है। अब लाइबिलिटी ज़्यादा होगी एसेट से, ठीक है, एसेट कम में लाइबिलिटी ज़्यादा है तो जो नेटवर्थ है ना वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव में आएगी। Technical bankruptcy be ascertained by the comparing current assets and current liabilities, that is the working out the current ratio or quick ratio. On the other hand, solvency ratio indicates the long-term liquidity, that is the ability of the firm to discharge its term liabilities. Example of solvency ratio क्या हो सकते हैं, debt to equity ratio, debt to equity, ठीक है, ये रेशियो होगा, ठीक है, ये इसको चेक करके भी हो सकता है। अगर डेट को भी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस रेशियो, ये रेशियो को भी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट टू टोटल फंड रेशियो भी हो सकता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी होता है, ईवीआईटी वाला होता है, ऐसा जो होगा, ठीक है, इसको डिवाइड बाई इंटरेस्ट कर देते हैं। फाइनेंशियल गियरिंग में तो क्या होता है कि पूरी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लेते हैं हम, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट से लेते हैं। ट्रेंड एनालिसिस भी होता है मेड फॉर द पास्ट 3 years to 5 years टू पिकअप द सिग्नल्स ऑफ बैंकरप्सी, कैसे बैंकरप्सी निकलती है ये बता रहा है। ये एक क्वेश्चन शायद किस पे हो जाए कि बैंकरप्सी क्या होती है या फिर डिस्ट्रेस क्या होता है, किस किस सिचुएशन में होता है। नेटवर्थ नेगेटिव होगी, लाइबिलिटी भी, वो तो बैंकरप्सी होगी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, डिस्ट्रेस क्या होता है, जब अपने रिवेन्यूज़ है ना वो इनएडुकेट होने लग जाते हैं, वो डिस्ट्रेस में आ जाती है, हमें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़े जब हमें अपनी ओब्लिगेशन मेट करने के लिए। अब देखो ऊपर भी बताया था मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ साइंस एज एन आर्ट और एन आर्ट, ठीक है, ये दोनों होता है, ठीक है, ये प्योर थ्योरी है यार, ऊपर वाला जो पढ़ाया ना वो सेम इधर चक्के फेंक दिया ना, रीड कर लेना, ये मेन पार्ट है, ये पढ़ लो बस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट विद इन द कंपास ऑफ सोशल साइंस एज इट डील्स विद द पीपल, इट इज नेचर, its nature is nearest to applied science as it envisages use of classified and tested knowledge का यूज़ रहता है साइंस है इन हेल्प इन प्रैक्टिकल अफेयर्स एंड सॉल्विंग बिजनेस, ठीक है, ये साइंस भी है एज वेल एज आर्ट है, इसका करक्स है नीचे वो मेन है, ठीक है। अब ये चीज़ है ना ये मैं पढ़ाया था, बाकी जो बीच में है ना वो इसको बस डिटेल में लिखा हुआ है, ये करक्स है इसका, ऊपर वाली जितनी भी लाइन हो गई। Thus, the entire study of financial statement, whether it is related to the investment decision or financial decision, that is deciding about the sources of finance, ठीक है, sources of finance, invest किधर करना, dividend decision, there is a mixture of science as well as art. When जरूरी बात आ चुकी है, when techniques for analysis purpose are used, it is science, ठीक है, जब analysis चल रहा है वो science है। when choice in appreciation of the result is made, मतलब कि क्या अल्टरनेटिव चूज करना है, कि अल्टरनेटिव 1 के साथ जाना है, प्रोजेक्ट 1 के साथ जाना है, प्रोजेक्ट 2 के साथ जाना है, अल्टरनेटिव 2 के साथ जाना है, सोर्स में और इन्वेस्टमेंट में। when choice in appreciation of result is made, it is an art, मतलब जब आपको चॉइस करनी है अल्टरनेटिव में से तो वो आर्ट है, जब आपको एनालिसिस के लिए टेक्निक्स लगानी वो साइंस है। Thus, people will likely to call financial management as a science as well, but it is better if we say that discipline of financial management has both the aspects, दोनों aspects है, science as well as where the theory of systematic knowledge, where there is a theory of systematic knowledge, जब जहाँ पे systematic knowledge है वो science है, और जहाँ पे application है वो art है, ठीक है, जहाँ पे knowledge का यूज़ ले रहे हैं वो science है, और जहाँ पे अपने अल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे अपने नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज है वो साइंस है, जहाँ पे अपने एप्लीकेशन कर रहे हैं उस नॉलेज का, मतलब एक नॉलेज है अपने पास, उसका यूज़ करके कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो वो साइंस है, उस नॉलेज का नॉलेज का यूज़ करके एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आर्ट है, ठीक है। ऊपर पढ़ोगे तो आज समझ आ जाए, पर मेन करक्स यही है। और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इमर्जिंग रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर का इमर्जिंग रोल क्या है, ठीक है। ऊपर इधर जो है ना ये बकवास लिखी हुई है, मतलब बकवास इन द सेंस कि कुछ भी थ्योरेटिकल है, कोई मतलब नहीं है बात का, ठीक है। जो मेन अपना काम क्या है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये, आप एक बार रीड जरूर कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई काम का नहीं है तो वो काम का ही नहीं है, रीड जरूर कर लें, क्योंकि MCQ में यही होता है, कहीं से भी आ सकता है, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है,
कहाँ का फाइनेंशियल मैनेजर का काम बढ़ रहा है वो पूछ रहा है। फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लोज का, फोरकास्टिंग कैश फ्लोज की फोरकास्टिंग करवाता है अभी। देयर इज ए नेसेसिटी फॉर द there is a necessity for the successful day-to-day operation of the business, so that फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो जरूरी है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। ये कह रहा है दिस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस सो दैट इट कैन डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन एंड व्हेन दे अराइज। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग ऑफ द कैश इनफ्लोज अगेंस्ट द कैश आउटफ्लो। द मैनेजर मस्ट फोरकास्ट द सोर्सेज एंड टाइमिंग ऑफ इनफ्लो फ्रॉम द कस्टमर एंड यूज देम टू पे लाइबिलिटी। अब क्या है कि अपने फोरकास्ट कर लेंगे ना कि कब अपने को पैसा मिलने वाला है, तो उससे अपने ना जो क्रेडिटर है ना अपना, उससे उतने टाइम का क्रेडिट पीरियड मांग लेंगे, जिस दिन अपना मिलेगा उससे पे कर देंगे, ना अपने को लोन उठाना पड़ेगा ना उसका इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। ठीक है, क्रेडिटर से बात कर लेंगे यार हमें क्रेडिट पीरियड दे दे 30 दिन का, ठीक है, डेज का पीरियड, जिससे क्या होगा आपको पीरियड उससे क्या होगा कि आपको जो अपने कस्टमर से पैसा मिलना है वो 30 दिन बाद मिलना है, और 30 दिन का क्रेडिट पीरियड हो, जैसे 30 दिन बाद मिलेगा वो दे दो। फोरकास्ट करना है ना आपको। ठीक है, एक तो ये होता है रेजिंग ऑफ फंड, ये एक फाइनेंशियल मैनेजर का वो हो गया। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू प्लान द मोबिलाइजिंग ऑफ फंड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज सो दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड आर अवेलेबल टू द बिजनेस एंटरप्राइज टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज को मोबिलाइज करना होता है कि इधर से लें इधर से लें, कौन सा इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे चकना है, तो इसलिए मैनेजिंग द फ्लो इन इंटरनल फंड्स एट द मैनेजर हैज़ टू कीप द ट्रैक ऑफ सरप्लस इन वेरियस बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में कहाँ का अपने पास सरप्लस पैसा पड़ा है, ठीक है, इंश्योर दैट दे आर प्रॉपरली यूटिलाइज। मतलब जहाँ अगर पैसा 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ अपने इधर उधर पड़ा है तो उसको अच्छी तरह यूज़ कर लो ना, उसको मतलब उसको पड़े रहने दो, उसमें 5% का इंटरेस्ट मिले, ऐसे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है अच्छी इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्ट करो। इसलिए कह रहे हैं प्रॉपरली यूटिलाइज टू मीट द, कोई नई मशीन चाहिए तो कर लो, खरीद लो, अभी मौका है। ठीक है, कोई अगर ऐसा लग रहा है कि लोन पड़ा है उसके भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको पे ऑफ कर दो। दिस विल इंश्योर दैट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज मेंटेन इंटैक्ट विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है, फोर्थ, facilitate cost to control. Cost control. The financial manager is generally the first person to recognize when the cost for the supplies or production process are exceeding the standard cost budget figure. Standard costing पढ़ा हुआ है आपने? नहीं, standard costing हम पढ़ा नहीं हुआ, 11th-12 में होता नहीं था। Standard costing आप पढ़ोगे भी नहीं, इसमें नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, मैं ऊपर से बताऊँ कि ज़्यादा आपको लेके जाने का कोई फायदा नहीं है तो है नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कहता है क्या करते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बना लेते हैं कि जो प्रोडक्शन में इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगी इससे ज़्यादा नहीं लगी, वो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, बजटेड फिगर सेट कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये कॉस्ट कंट्रोल कैसे करता है, इसको पता चल जाता है, मतलब ये देखता रहता है कहाँ कहाँ कितना पैसा चाहिए, तो इसको ये जब ये देखते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो ये उसको फिर कंट्रोल करता है। ये देखो इधर फर्स्ट पर्सन ये होता है क्योंकि ये फाइनेंस पे ध्यान रखा होता है इसमें, कंपनी का कहाँ कहाँ कितना पैसा चाहिए। जब उसको पता चलता है कि ये ज़्यादा लगने लग गया कॉस्ट में प्रोडक्शन में, तो चेक करता है कि स्टैंडर्ड से इतना ज़्यादा लग रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो रिकॉग्नाइज व्हेन द कॉस्ट ऑफ द सप्लाईज, ठीक है, रॉ मटेरियल और द प्रोडक्शन प्रोसेस आर एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड को बजटेड फिगर। कंसिक्वेंटली ही मेक्स द रिकमेंडेशन टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ठीक है, उनको कहता है जो इसके लिए होता है प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, प्रिक्योरमेंट मैनेजर वगैरह जो परचेज मैनेजर होता है वो फिर चेक करते हैं। बस इतना ही रहेगा। टू फैसिलिटेट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन्स एंड सर्विस, की प्राइसिंग करेंगे तो ये तो पैसा आएगा। द फाइनेंस मैनेजर कैन इंश्योर द सप्लाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ चेंजेस, कॉस्ट ऑफ द वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, द प्रॉफिट मार्जिन नीडेड टू कैरी। ठीक है, अब क्या प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट भी ये थोड़ी हेल्प करता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसको पैसा चाहिए, प्रॉफिट अगर कम होगा तो फिर ये फाइनेंशियल नीड्स है कंपनी को कैसे मीट होगी, कैरी ऑन द बिजनेस सक्सेसफुली। इन फैक्ट फाइनेंशियल मैनेजर प्रोवाइड टूल्स एनालिसिस इन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग एक्यूरेटली होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी एडुकेट होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी जॉइंटली विद द मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के साथ में बैठ के ये होता था कि प्रॉफिट इतना तो रखना चाहिए आपको कि जिससे अपन जो कंपनी की नीड्स है ना वो फुलफिल हो। फॉरकास्टिंग प्रॉफिट, द फाइनेंशियल मैनेजर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रिलेवेंट डाटा टू मेक फॉरकास्ट ऑफ प्रॉफिट लेवल इन फ्यूचर। ठीक है,
Financial manager is usually financial manager is usually responsible for collecting the relevant data to make the forecast of profit level in future. ठीक है, उसको फोरकास्टिंग करता है फ्यूचर के लिए भी, प्रॉफिट की। पहले तो कैश फ्लोज की कर रहा था कि पे ऑफ करने के लिए, अब ये इसके लिए भी होता है, प्रॉफिट के भी। मेजरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिपेंड ऑन वेदर। आपको क्या करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है ना, तो उस प्रोजेक्ट की जो रिटर्न मिल रही है ना, रिटर्न उस प्रोजेक्ट से जो मिल रही है, और जो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न है, उसको कंपेयर करना है। रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है, रिटर्न उसमें मिल रही है, तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, सीधी बात है। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिपेंड ऑन वेदर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ई आर लिखते हैं इसको, पोर्टफोलियो में देखना आप, इसको ऐसे लिखते हैं ई, फिर इसको ब्रैकेट में आर, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है, आर ई। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिपेंड ऑन वेदर द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू और मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इससे ज़्यादा होगा या फिर इसके बराबर होगा, बराबर में तो नहीं करते, ज़्यादा होता है तो भी लेते हैं प्रोजेक्ट। एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, इफ़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल और मोर देन द रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है, तब भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मोर देन में ही होता है, पर लिखा ऐसे हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना जो फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए हो, तो फाइनेंसिंग डिसीजन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग डिसीजन की पार्ट है ना, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर ये उसकी ड्यूटी है फाइनेंशियल मैनेजर की, कि चेक करना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है और वो रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है कि नहीं। क्योंकि इसने क्या क्या गया, इमर्जिंग रोल्स का है कि रोल क्या है उसके, तो ये रोल थी है ना उसमें। मैनेजिंग ऑफ एसेट्स, the function of asset management focuses on the decision making role of the financial manager. Financial personnel meets with the other officers of the firm and participate in making decisions affecting the current asset and future utilization of firm's resources. As an example, manager may discuss the total amount of asset needed by the firm to carry out its operation. They will determine the composition of the mix of assets, कौन सी चाहिए, ठीक है, that will help the firm best achieve its goal. They will identify ways to use existing assets more efficiently and reduce waste and unwanted expenses. ठीक है। The decision making role across the लिक्विडिटी का और प्रॉफिटेबिलिटी लाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कन्वर्टिंग द आइडियल इक्विपमेंट इनटू कैश इम्प्रूव्स द लिक्विडिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो लिक्विडिटी है, अगर अपने इक्विपमेंट को बेच देंगे तो लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी, और अगर अपने कॉस्ट को इम्प्रूव कर देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ये लास्ट है। मैनेजिंग अ फंड, फंड्स में बी व्यूड एज द लिक्विड एसेट ऑफ द फर्म। In the management of fund, the financial manager acts as a specialized staff officer to the chief executive of the company. The manager is responsible for having sufficient fund for the firm to conduct its business and to pay its bill. Money must be allocated to finance receivables and inventories to make the arrangement for the payment of assets. To identify the resources of long-term financing, कैश मस्ट बी अवेलेबल टू पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो डिक्लेयर होने का तो करना ही पड़ता है। द मैनेजमेंट ऑफ द फंड हैज़ टू बी देयर फॉर बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, मैनेजिंग फंड कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है मैनेजर की अगर जिस टाइम पैसा चाहिए उस टाइम पैसा होना चाहिए वह। इफ द फर्म्स फंड आर इनएडुकेट, द फर्म मे डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड मे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट होता है, पीनल इंटरेस्ट वो पे करना पड़ता है। इफ द फर्म डज नॉट, पेनल्टीज लग जाती हैं, उसमें पीनल इंटरेस्ट रहता है। इफ द फर्म डज नॉट केयरफुली चूज इट्स फाइनेंसिंग मेथड, इट मे पे एक्सेसिव इंटरेस्ट कॉस्ट विद द सब्सिक्वेंट डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मैनेजिंग फंड जरूरी है कि किस सोर्स से आप फाइनेंस कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। ये बता रहा है बस। ठीक है, तो ये एक बार रीड कर लें, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब कि ऐसे रट्टा नहीं मारना, सिर्फ पढ़ लेना काम हो जाएगा। बाकी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, वो कुछ भी डाउट और कमेंट्स पूछ लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।